अध्याय 21 एक आदमी 10 बैंगनी हवेली से लड़ता है। अध्याय 21 एक आदमी 10 बैंगनी हवेली से लड़ता है। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ। विमानयान थोड़ा हिल रहा था, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिल रहा था कि कोई उस पर हमला कर रहा था। दुश्मन का हमला, युवा स्वामी की रक्षा करो। कुछ ही देर में एक पहरेदार ने प्रतिक्रिया दी और चिल्लाया, दाव! उद्धरण चिन्ह। दो आकृतियां पीछे से निकली और नांगोंग चेन के सामने आकर रुक गई। युवक स्वामी, यह खतरा है, हमें जल्दी से पीछे की ओर जाना चाहिए और सैन्य गठन को सक्रिय करना चाहिए, एक बुजुर्ग ने चिंता से भरे चेहरे के साथ धीमी आवाज में कहा। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई त्यानीवान मनों के युवा स्वामी की हत्या करने का प्रयास करेगा। बहुत देर हो गई, तभी बादलों के सागर से एक घमंडी आवाज आई। इसके तुरंत बाद दर्जनों काली आकृतियां धीरे धीरे सभी की आंखों के सामने प्रकट होने लगी। वे पूरी तरह से काले वस्त्रों में लिपटे हुए थे, जिनसे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रही थी कि वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। वक्ता स्वयं नेता थे, जिनकी ठंडी निगाहें विषैले सांप की तरह भीड़ पर घूम रही थी। साथ ही उनके शरीर से निकलने वाली आभा उन 10 में सबसे शक्तिशाली थी। पर्पल मेंशन रीम के पूरे 10 एजेंट नांगोंग चेन की हत्या करने आए थे। ये देखकर तीनों गार्डों के चेहरे के भाव बदल गए, उनकी आंखों में गंभीरता छा गई। पर्पल मेंशन दायरे में वास्तव में 10 सदस्य हैं, बुजुर्ग ने हैरानी से कहा। उस समय पीछे से निकले वांग युक्सुआ ने ये दृश्य देखकर अपनी आंखों की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ ली। क्या कोई उस मीने की हत्या करने की कोशिश कर रहा है? ये सोचकर उसे नांगोंग चेन के बारे में अजीब तरह से घबराहट और चिंता महसूस हुई। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एशियन पर सचमुच केवल 3 ही पर्पल मेंशन रीम्स होंगे। लगता है खुफिया जानकारी सही थी। जब नेता ने अंतिम दाव आकृति को प्रकट होते देखा तो उसे राहत मिली और वो दिल खोलकर हंसा। इससे बहुत पैसा कमाया जा सकेगा। इस समय वे हंसे बिना नहीं रह सके, मानो उन्होंने नांगोंग चेन और उसके समूह को पहले ही समझ लिया हो। ये सुनकर तीनों गार्डों का चेहरा और भी पीला पड़ गया। दूसरी पार्टी को उनकी जानकारी इतनी अच्छी तरह से पता थी कि उनका बचना नामुमकिन था। तुम कौन हो? त्यानीवान हवेली के युवा स्वामी की हत्या करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें प्रतिशोध का डर नहीं है? वन ऑफ द गार्ड्स स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड शाउटेड, दाव! एक गार्ड आगे बढ़ा और त्यानीवान मनों का नाम लेकर दूसरे पक्ष को डराने की कोशिश में दाव चिल्लाया। हाँ, मैं तुम्हें मारने आया हूँ और मेरे पास इसके कारण है। तुम्हें लगता है कि तुम हमें सिर्फ त्यानीवान मनों से डराकर भगा सकते हो? कितनी हास्यास्पद बात है। नेता ने दाव चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें मारने का कारण यह है कि तुम्हारे युवा स्वामी ने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया जिसे उन्हें नहीं करना चाहिए था। महान जोहू राजा ने तुम्हें मुझे मारने का आदेश दिया था, है ना? तभी नांगोंग चेन ने बोलना शुरू किया। उनका चेहरा शांत था, उनकी आंखों में चंचलता थी और उनका व्यवहार सौम्य था। ये सुनकर नेता का चेहरा बदल गया और फिर वो जोर से हंसा। चूंकि तुमने सही अनुमान लगाया है तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि हमें महान जोहू राजा ने भेजा है। तो क्या हुआ? वैसे भी आज तुम यही मरने वाले हो। ये सुनकर पहरेदार चौंक गए, कुछ हद तक हैरान भी हुए। क्या महान जोहू राजा वास्तव में युवा स्वामी को मारना चाहता है? उसके पीछे वांग युक्सुआन की खूबसूरत आंखें और भी चौड़ी हो गई, मानो उसने कोई विस्फोटक आवाज सुनी हो। फिर उसकी आंखों में तनाव भराया। क्या इसका मतलब यह था कि ये हत्यारे बहुत ताकतवर नहीं थे? इस कमीने का क्या करें? लेकिन ऐसा लगता है कि आपको मेरी जानकारी भी गलत है। कितना अफसोस की बात है। नांगोंग चेन ने आंख भरी, मानो वो उनके लिए शोक मना रहा हो। नकली का क्या मतलब है? आपके उड़ने वाले जहाज में तो सिर्फ 3 पर्पल मेंशन रीम्स हैं। क्या आप मेरे लिए एक और बना सकते हैं? नेता कुछ हद तक अचंभित हुआ, फिर उसने उपहास किया। मालिक, इनसे बात करके समय क्यों बर्बाद करें? ये सब तो वैसे भी मरने वाले हैं। चलो इन्हें जल्दी से खत्म कर देते हैं। मुझे इस लड़के का रवैया बहुत परेशान कर रहा है। मैं बाद में इसे हताश देखना चाहता हूँ। काले वस्त्र पहने एक अन्य व्यक्ति ने गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया। ये सुनकर नेता ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ दूसरे भाई, आप बिल्कुल सही हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उन सभी 10 ने अपनी साधना शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे बैंगनी हवेली क्षेत्र का असली स्वरूप बिना किसी संकोच के सबके सामने प्रकट हो गया और फिर उन सभी ने अपनी अपनी चालें चलना शुरू कर दिया। टुडे वी विल फाइट टू द डेथ टू प्रोटेक्ट यंग लॉर्ड। आज हम युवा स्वामी की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देंगे। युवा स्वामी, आपको भागना होगा। बूढ़े पहरेदार ने तुरंत फैसला लिया और चिल्लाया। ये सुनकर अन्य 2 रक्षकों ने भी अपनी साधना शक्ति का प्रयोग किया। उनकी आंखें रक्त की तरह लाल हो गई। वे उनसे मृत्यु तक लड़ने के लिए तैयार थे। आप सही कह रहे हैं, मैं वास्तव में आपके लिए एक बैंगनी हवेली जैसा लोग बना सकता हूँ। नांगोंग चेन ने व्यंग्य किया और फिर पहरेदारों को रोक दिया। उसकी आभा छिपी नहीं थी और उसकी आंखों से एक भयानक काली रोशनी फूट पड़ी। तुम सचमुच पर्पल मेंशन से हो? यह महसूस करके काले कपड़ों वाला नेता चौंक गया और भयभीत हो गया। शून्य लोक में शांत से खड़े नांगोंग चेन मौन रहे। उनके सफेद वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। उनकी दोनों पुतलियों में मंत्र गूंथे हुए थे और उनकी ऊर्जा चरम सीमा तक बढ़ गई थी, जो किसी युवा राजा की तरह बेहद भयावह लग रही थी। मैं तुम 10 का अकेले ही सामना कर सकता हूँ, उसने तिरस्कार भरी आंखों और अजयता के भाव से कहा। ये सुनकर काले वस्त्र पहने पुरुषों के चेहरे बदल गए। वे बेहद बदसूरत हो गए, मानो उनका अपमान हुआ हो। नीचे कई गार्डों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे। क्या युवा स्वामी अकेले ही 10 बैंगनी हवेली से लड़ने जा रहा है? हे भगवान, क्या वो सचमुच ऐसा कर सकता है? वांग युक्सुआन की खूबसूरत आंखों में एक अजय आभा झलक रही थी, जो पूरे ग्रेट जोहू में युवा पीढ़ी के बीच शायद ही कभी देखने को मिलती है। उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि उस समय नांगोंग चेन वास्तव में बहुत आकर्षक लग रहा था। बहुत खूब, अभिमानी बच्चे, आज तुम्हारा मृत्यु दिवस है। काले वस्त्र पहने नेता भी क्रोधित था। उसकी आंखें ठंडी और हत्या की मंशा से भरी हुई थी। अचानक वो समूह शून्य लोक में विलीन हो गया, मानो वे उस स्थान से गायब हो गए हों। यह उनकी शैडो गार्ड की एक गुप्त तकनीक थी, शून्य से पलायन। घुमावदार तलवारें पकड़े हुए उन्होंने अपनी आभा को छिपा लिया। उनके चेहरे हत्या के इरादे से भरे हुए थे। वे नांगोंग चेन पर एक जोरदार प्रहार करने की तैयारी कर रहे थे। ये चिंताजनक है। शैडो गार्ड अपने परिवेश में छिपने में माहिर होते हैं, मानो उनकी सांस ही गायब हो गई हो और महत्वपूर्ण क्षण में अचानक हमला करके आपको चौंका देते हैं। इसके अलावा यह एक संयुक्त आक्रमण तकनीक है। महान शक्ति क्षेत्र का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ भी आसानी से इससे अचंभित हो सकता है। नीचे खड़े बुजुर्ग ने गंभीरता से भरी आंखों से बात की। तो फिर यंग लॉर्ड को क्या करना चाहिए? समूह के लोग ऊपर फैले जानलेवा बादलों के विशाल सागर को देखते हुए चिंतित दिख रहे थे। ये देखकर नांगोंग चेन ने भी उपहास किया। चोंटों के सामने छिपने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? फिर उसकी आंखों में तीव्र गर्मी की ज्वाला भड़क उठी, मानो प्रकाश की एक किरण आकाश को चीरती हुई आगे बढ़ रही हो। पल भर में दर्द भरी चीखें हवा में गूंज उठी। दाव का रक्त धुआं प्रकट हुआ। नीचे खड़े पहरेदार अविश्वास भरी निगाहों से देखते रह गए। पल भर में पर्पल मेंशन रीम के 4 सदस्यों का सफाया हो गया। इसी क्षण हवा में छिपा हुआ काले वस्त्रधारी नेता ने ये देखा और उसकी आंखें रक्त की तरह लाल हो गई और वह भयंकर हत्या के इरादे से भड़क उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बदमाश? वह मन ही मन रहा, लेकिन वह अभी कोई हरकत नहीं कर सका, क्योंकि वह अपने सबसे शक्तिशाली हमले की तैयारी कर रहा था। ये देखकर काले वस्त्र पहने अन्य लोग पसीने से तरबतर हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नांगोंग चेन उनकी भेदन क्षमता को पहचान लेगा। इसी क्षण काले वस्त्रों में लिपटा एक व्यक्ति ऊपर से नांगोंग चेन की ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक मुड़ा हुआ चाकू था और वह उसकी पीठ पर जोरदार प्रहार करने के लिए तैयार था। जैसे जैसे वो करीब आता गया, वो सीधे बादलों से प्रकट हुआ। उसकी घुमावदार तलवार से एक भयानक आभा निकल रही थी और वह सीधे नांगोंग चेन की ओर निशाना साध रहा था। उसकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। तो यही है त्यानीवान हवेली के युवा स्वामी का असली सार। नीचे खड़े लोगों ने ये देखकर अपनी आंखें सिकोड़ ली और चिंतित दिखने लगे। युवक स्वामी, सावधान रहो। डॉट डॉट डॉट। अध्याय 22 चांदनी रात में छेड़छाड़। अध्याय 22 चांदनी रात में छेड़छाड़।
वांग युक्सुआन भी घबरा गए और नांगडोंग चेन के लिए चिंतित हो गई। अगले ही पल नांगडोंग चेन के शरीर से समुद्र के समान विशाल सुनहरा रक्त फूट पड़ा। उसके पीछे एक अतुलनीय रूप से भयानक प्राणी का आभास हुआ, जो अजगर और हाथी दोनों से मिलता जुलता था, आकाश की ओर दहाड़ता हुआ और पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता था। तलवार लिए हुए वह व्यक्ति इस शक्तिशाली बल के कारण सीधे पीछे की ओर जा गिरा। उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थी। ये किस प्रकार की खेती की तकनीक है? फिर इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया कर पाता, एक सुनहरी मूर्ति प्रकट हुई और एक ही मुक्के से उसे मार डाला। फुफकार। शून्य लोक में छिपे हुए शेष हत्यारे इस दृश्य को देखकर कांपने लगे और पीछे हटने पर विचार करने लगे। ये किस तरह का राक्षस है? यह न केवल उनके भेष को पहचान सकता है, बल्कि इसका शारीरिक रूप से भी इतना शक्तिशाली है कि यह एक ही मुक्के से पर्पल मेंशन दायरे के किसी भी प्राणी को मार सकता है। किसने कहा कि यह युवान मनों का निकम्मा युवा स्वामी है? वो रोल जो ऊपर से अपना हमला करने की तैयारी कर रहा था, इसे देखकर काफी हैरान रह गया। युवा प्रभु वास्तव में अथाह है। किसी भौतिक शरीर का साधारण घटनाओं को प्रकट करने के स्तर तक विकसित होना अभूतपूर्व है। पूरे महान जोह काल में उन्होंने ऐसा विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति कभी नहीं देखा था। वाकई भयानक, दोहरी पुतलियों और अजय शारीरिक शक्ति के साथ वह निश्चित रूप से भविष्य में अभूतपूर्व ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। बाकियों को पीछे हटते देख काले वस्त्रधारी नेता ने गुस्से से दाव को फटकारा। तुम एक मामूली सुनहरे बालों वाले लड़के से डर गए, क्या भागने की हिम्मत है? अब जबकि येलो स्प्रिंग्स में हमारे 5 भाई मारे जा चुके हैं, हमें इस लड़के को उनकी मौत का बदला चुकाना होगा, अन्यथा न तो शाही दरबार और न ही युवान मनो हमें जाने देंगे। ये सुनकर काले वस्त्र पहने अन्य लोगों ने अपनी योजनाएं छोड़ दी। बिल्कुल सही, उसे मार डालो और हमारे भाइयों के लिए बलिदान के रूप में उसकी जान की कीमत चुकाने को मजबूर करो। उनकी आंखें लाल हो गई थी और उन्होंने पहले से भी अधिक शक्तिशाली साधना का प्रदर्शन किया, जिससे स्पष्ट रूप से उनकी रक्त शक्ति जल रही थी। हथियार लहराते हुए वे नांगडोंग चेन की ओर दौड़े। अपॉन सीइंग दिस, नांगडोंग चेन स्नीयर्ड, यू गाइस आर। ये देखकर नांगडोंग चेन ने उपहास करते हुए कहा, तुम लोग तो बड़े ही धर्मनिष्ठ हो, तुम सबको फिर से एकजुट करने का यह अच्छा अवसर है। फिर उसकी आंखें तीव्र चमक से भर उठी। उसकी दोहरी पुतलियां भयावह रूप से शक्तिशाली हो गई, जो आकाश और पृथ्वी को चीरने और सभी चीजों को नष्ट करने में सक्षम थी। अचानक एक तीव्र प्रकाश की किरण फूट पड़ी और एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ उसने उनमें से 2 को चकनाचूर कर दिया और उन्हें खून से लथपथ धुंध में बदल दिया। उसकी आंखें, बाकी दोनों ने घबराकर चिल्लाया। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, उन्हें ये भी पता चला कि नांगडोंग चेन की आंखों में कुछ समस्या थी, उन्हें कुछ अजीब सा था। वे भागने के लिए मुड़े, लेकिन दूरी बहुत अधिक थी और वे उनका मुकाबला नहीं कर सके। अगले ही पल उनके शरीरों पर एक कलिज्वाला भड़क उठी, जो भयंकर रूप से जल रही थी और उन्हें पूरी तरह से जलाकर राख कर रही थी। ये दोहरी पुतलियों की दूसरी क्षमता है, अधोलोक दिव्य अग्नि। इस क्षण पूरा दर्शक वर्ग आक्रोश से भर उठा। तुम ही आखिरी बचे हो। नांगडोंग चेन ने आखिरी बचे व्यक्ति की ओर देखा, जो उनका नेता भी था। काले वस्त्रधारी नेता की आंखों में भय व्याप्त था, मानो वह किसी राक्षस को देख रहा हो। तभी उसे समझ आया कि नांगडोंग चेन ने खुफिया जानकारी को झूठा क्यों कहा था। यह न केवल फर्जी है, बल्कि पूरी तरह से फर्जी है। खुफिया रिपोर्ट में उल्लिखित तीनों लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय नांगडोंग चेन, जिसकी रक्षा करने का दायित्व उन पर था, ने अकेले ही पर्पल मेंशन दायरे के 9 सदस्यों को मार डाला और अब वही अकेला बचा था। क्या यह संभव है कि महान जोहू राजा जानबूझकर उन्हें मारने की कोशिश कर रहा हो? उसी क्षण उनके मन में एक संभावना उत्पन्न हुई। ये सोचकर उसका चेहरा उतर आया और उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। नीचे कई पहरेदार भी बेहद उत्साहित थे और अपने युवा स्वामी पर गर्व महसूस कर रहे थे। अब से अगर कोई ये कहने की हिम्मत करेगा कि त्यानिवान हवेली का हमारा युवा स्वामी किसी काम का नहीं है, तो हम उसके चेहरे पर कई थप्पड़ मारेंगे। वांग युक्सुआन की खूबसूरत आंखें भी सदमे से भर गई। उसने नांगडोंग चेन के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। इसका वर्णन करना असंभव है, ये प्रोडिजी से भी कहीं ज्यादा पागलपन भरा है। यहाँ तक कि देवी सूर्य भी इतनी भयानक नहीं है। 18 वर्षीय पर्पल मेंशन दायरे के इतने शक्तिशाली होने का तथ्य ही कई लोगों को भयभीत कर देगा। उसकी युद्ध क्षमता के स्वर विरोधी स्तर का तो जिक्र ही नहीं। इट सीम्स लाइक आई एम नॉट लूजिंग आउट बाय फॉलोइंग दिस बास्टर्ड। ऐसा लगता है कि इस कमीने का पीछा करने से मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इस समय यह विचार उसके मन में स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। ये देखकर कि वह चुप रहा, नांगडोंग चेन की भी रुचि खत्म हो गई और उसने आखिरी व्यक्ति को भी विदा करने की तैयारी कर ली। अगले ही पल काले वस्त्रधारी नेता ने अपनी साधना शक्ति का प्रयोग करते हुए अपनी जीवन शक्ति को जला दिया और विश्वसनीय रूप से तेज गति से नीचे की ओर उड़ गया। उसके बाद स्पष्ट रूप से तेजी से सफेद होते जा रहे थे। उनकी साधना का स्तर मूल रूप से पर्पल मेंशन पीक था, लेकिन अपनी जीवन शक्ति को पूरी तरह से व्यतीत करने के बाद वे ग्रेट पावर दायरे में पहुंच गए हैं। यह अभी प्रारंभिक अवस्था में है। चूंकि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, इसलिए मैं इस महिला का अपहरण कर लूंगा और फिर देखूंगा कि तुम क्या कर सकते हो। जी हाँ, उसका निशाना वांग युक्सुआन थी और वह उसकी जान का इस्तेमाल नांगडोंग चेन को धमकाने के लिए करना चाहता था। जब वांग युक्सुआन ने दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा, तो उसका सुंदर चेहरा एकदम पीला पड़ गया और उसकी खूबसूरत आंखें भय से भर गई। पास में मौजूद पहरेदारों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन वे महान शक्ति साम्राज्य के काले वस्त्रधारी नेता के सामने शक्तिहीन थे। ये देखकर नांगडोंग चेन ने उपहास उड़ाते हुए कहा, गति के मामले में प्रतिस्पर्धा? क्या आप वर्ड सीक्रेट से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? शब्द रहस्य। अगले ही पल नांगडोंग चेन अत्यधिक गति से नीचे की ओर उड़ गया, इतनी तेज गति से कि वह शून्य लोक को चीर सकता था। जैसे ही काले वस्त्रधारी नेता वांग युक्सुआन को पकड़ने ही वाले थे, हवा का एक झोंका आया और पलक झपकते ही वांग युक्सुआन वहां से गायब हो गए। काले वस्त्रधारी नेता की मुस्कान पल भर में जम गई, उनकी पुतलियां सिकुड़ गई और उनका चेहरा अविश्वास से भर गया। क्या? चमकीली चांद के सामने नांगडोंग चेन अद्वितीय सफेद वस्त्र पहने वांग युक्सुआन को बाहों में लिए शांत भाव से खड़े थे। चांदनी उनके शरीर पर पड़ रही थी, जिससे वे एक सच्चे अमर व्यक्ति की तरह दिख रहे थे। जब वांग युक्सुआन ने अपनी आंखें खोली, तो उसने उस अतुलनीय रूप से सुंदर चेहरे को देखा और क्षण भर के लिए मोहित हो गया। क्या उसने मुझे बचाया? इसलिए मुझे अब यह सहज महसूस नहीं हुआ, बल्कि मुझे गर्माहट और आराम महसूस हुआ। ये सोचते ही उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नांगडोंग चेन ने काले वस्त्रधारी नेता की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। फिर एक अकेली निगाह नीचे उतरी, जिसमें अद्वितीय शक्ति थी, मानो वो स्वर्ग और पृथ्वी को चीर-फाड़ करने में सक्षम हो, और सीधे काले वस्त्रधारी नेता को भेद गई। तुम इतने तेज क्यों हो? काले वस्त्रधारी नेता की आंखों में संदेह भरा हुआ था और उसकी आंखों में आक्रोश झलक रहा था। अपनी आंखों की दोहरी पुतलियों से प्रकाश निकलने के बाद नांगडोंग चेन के चेहरे पर कमजोरी के लक्षण दिखाई देने लगे। स्पष्ट है कि दोहरी पुतलियों के गहन उपयोग की कुछ लागतें भी हैं। कुछ ही देर में दोनों हवाई जहाज में लौट आए। आकाश में हुरोल की पुतलियां कांप उठी, उसकी दोहरी पुतलियां भयावह थी, जो किसी भी लोग को पल भर में मार डालने में सक्षम थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्राचीन काल के लोग कहते थे कि दोहरी पुतलियों का दिखना अजयता की शुरुआत का प्रतीक है। ऐसा लगता है कि नांगडोंग परिवार ने सचमुच ट्रू ड्रैगन को रिलीज कर दिया है। शून्य लोक में छिपी हुई खूबसूरत महिला भी दोनों शिष्यों की शक्तिशाली युद्ध शक्ति को देखकर स्तब्ध रह गई। जैसा कि प्राचीन दोहरी पुतलियों से उम्मीद थी, यह शायद परिवार के विलक्षण प्रतिभाव से भी अधिक शक्तिशाली है। ये सचमुच भयानक है, उसने मन ही मन सोचा। फिर उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई, जिससे पूरी दुनिया कुछ उदासी लगने लगी। उसकी फ्लिप करने की क्षमता भी बेजोड़ है। डॉट डॉट डॉट। अध्याय 23 मध्य दिव्य महाद्वीप में प्रसिद्ध 9वें स्थान से भी ऊपर। अध्याय 23 मध्य दिव्य महाद्वीप में प्रसिद्ध 9वें स्थान से भी ऊपर। त्यानिवान मनो, हाँ, मेरे बेटे से यही उम्मीद थी, उसमें सचमुच एक सब जैसा व्यवहार है। अपने अधीनस्थ का संदेश पढ़ते हुए नांगडोंग जहां जोर से हंस पड़ा। उसने अकेले ही 10 पर्पल मेंशन से भीषण शक्ति के साथ लड़ाई लड़ी। 18 साल की उम्र में भी वह इतना बहादुर नहीं था।
ये सुनकर पास में खड़े नांगोंग यू और नांगोंग वेंटिन ने भी संदेह का एक संकेत दिखाया। ये देखकर नांगोंग झान ने अपने पास मौजूद खुफिया जानकारी सौंप दी। इसे स्पष्ट रूप से देखने के बाद दोनों के चेहरे पर भय के भाव प्रकट हुए। हे भगवान, नांगोंग वेंटिन ने गुस्से में कहा। उसका परिष्कृत चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। नांगोंग यू ने अपनी दाढ़ी सहलाई, उसकी आंखों में घोर सदमा झलक रहा था। एक व्यक्ति ने अकेले ही 10 पर्पल मेंशन से लड़ाई लड़ी और उनमें से एक ने तो ग्रेट पावर दायरे में प्रवेश भी कर लिया। तो क्या इसका मतलब यह है कि नांगोंग चेन की वास्तविक युद्ध क्षमता ग्रेट पावर दायरे के स्तर पर है? प्रारंभिक चरण। दोनों विद्यार्थियों की प्रतिभा वाकई चौंका देने वाली है। इसने शायद इतिहास में 9वीं कक्षा की सभी योग्यताओं को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ तक कि देवी सूरी का भी ऐसा प्रभावशाली रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारे नांगोंग परिवार ने सचमुच एक सच्चा ड्रैगन पैदा किया है। नांगोंग यू ने दाव की बार-बार प्रशंसा की। बिल्कुल, लेकिन महान झूहू राजा द्वारा नांगोंग चेन की हत्या के लिए छाया रक्षक भेजने का मामला अनसुलझा नहीं छोड़ा जा सकता। नांगोंग झान का लहजा बदल गया, उसकी आंखों में ठंडी चमक आ गई। तो चलिए शैडो गार्ड का सफाया कर देते हैं और साथ ही साथ इस खबर को फैला देते हैं ताकि पूरी दुनिया दाव के बारे में जान सके। महान झूहू राजा ने मेरे पोते को मारने के लिए 10 पर्पल मेंशन क्षेत्र के हथियारों को भेजा था, लेकिन वे मेरे पोते के हाथों मारे गए, जिससे पूरी दुनिया हंसी का पात्र बन गई। नांगोंग यू ने कुछ देर सोचा और गहरी आवाज में कहा, ऑलराइट, इफ द शैडो गार्ड एज द फैंग्स ऑफ द इंपीरियल कोर्ट। ठीक है, अगर शाही दरबार के दांत कहे जाने वाले शैडो गार्ड को नष्ट कर दिया जाए तो दरबार शायद निंदा से भर जाएगा। नांगोंग वेंटिन ने दोनों हाथों से सहमति जताते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये चाल तो बेहद निर्मम है। जब महान राजा झूहू को पता चलेगा तो वह ईर्ष्या से हरे हो जाएंगे। उन्होंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, अब तो वे बस मेरे बेटे को खुश कर रहे हैं। नांगोंग झान ने दाव की बात दोहराई। तीनों की हंसी और उल्लास के बीच ग्रेट झूहू की शीर्ष हत्यारी इकाई शैडो गार्ड को मौत की सजा सुनाई गई थी। डॉट डॉट डॉट। शाही दरबार। अपने हाथ में मौजूद जानकारी को देखकर महान झूहू राजा का चेहरा हरा पड़ गया। ये कैसे संभव है? 10 बैंगनी हवेली क्षेत्र और एक मामूली सी शोधन करने वाला बच्चा भी उन्हें संभाल नहीं सकता। वो किस काम का है? उसने अपने सामने खड़े काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को गुस्से से घूरकर देखा। ये सुनकर उसके सामने काले वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और बोला, तुम हमारे बारे में बकवास करते हो। तुमने हमें क्या जानकारी दी? तुम कहते हो कि पर्पल मेंशन रील में प्रशिक्षण मैदान है। मुझे लगता है कि तुम बूढ़े हो गए हो। ये सुनकर महान झूहू राजा स्पष्ट रूप से अचंभित हो गए। आपने क्या कहा? आपका क्या मतलब है कि क्यों रिफाइनिंग पर्पल मेंशन में बदल गया? क्या उन 10 हथियारों से निपटने का काम त्यानेवान मनो और अन्य लोगों ने नहीं किया था? काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, शाबाश शाबाश, तुम्हारी तो दोनों पुतलियां पहले ही खो चुकी हैं और तुम्हें भी नहीं पता कि बैंगनी हवेली क्षेत्र में प्रवेश करने वाला कौन है, फिर भी तुम हमें उसे मारने के लिए कह रहे हो। तुम सच में कुछ अलग ही हो, इसलिए तो तुम नांगोंग झान को हरा नहीं पाए। ये सुनकर महान झूहू राजा अवाक रह गए, क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गए। उस निकम्मे ने दोहरी पुतलियों के साथ जागृति प्राप्त कर ली और बैंगनी हवेली क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। असंभव, बिल्कुल असंभव, बेवकूफ कुत्ता। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, फिर निराशा में सिर हिलाया और गायब हो गया। डॉट डॉट डॉट। केंद्रीय दिव्य महाद्वीप। दिस इज द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन द शैंशन डोमेन लोकेटेड एट द। ये शुवानटियन क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राज्य है जो पूरे क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। ये स्थान प्रतिभा और संसाधनों से समृद्ध है, जिसने कई प्राचीन शक्तियों को जन्म दिया है। साथ ही ये प्रतिभा से भरपूर राज्य भी है जहां सबसे अधिक प्रतिभाएं पाई जाती है और कई जुवानटियन डोमेन वो स्थान है जहां साधु जाने का सपना देखते हैं। आज क्रांति पवेलियन के ऊपर लटका हुआ लीडरबोर्ड टिमटिमा रहा है, जिस पर प्रकाश की एक धारा बह रही है। रैंकिंग में इस प्रत्याशित बदलाव का मतलब है कि एक और विलक्षण प्रतिभा उभरकर सामने आई है। अरे बाप रे, एक और विलक्षण प्रतिभा प्रकट हुई। ये कौन हो सकता है? मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी दूसरे राज्य का उत्पाद रैंकिंग में शामिल हो गया है, क्योंकि रैंकिंग में हर दिन नए उत्पाद शामिल हो रहे हैं। ये कहना मुश्किल है। क्या होगा अगर कोई सचमुच स्वर्गीय रैंकिंग के शीर्षों में जगह बना ले? ये कैसे संभव है? मौजूदा लीडरबोर्ड पर शीर्षों में सभी जाने माने प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। शिष्य, यह इतनी आसानी से कैसे बदल सकता है? अगर कोई प्रतिभाशाली खिलाड़ी होता तो वह बहुत पहले पैदा हो गया होता। ये लोग धीरे धीरे और सोच समझकर बोल रहे थे, उनकी दिल जिज्ञासा से भरे हुए थे। सुनहरी रोशनी की एक चमक दिखाई दी और स्वर्गीय रैंकिंग में 100वां स्थान बदल गया। ये देखकर सबकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। स्वर्गीय रैंकिंग पूरे जुवानटियन डोमेन में सबसे शक्तिशाली विलक्षण प्रतिभा रैंकिंग थी और इसमें भाग लेने वालों की आयु 1000 वर्ष से कम होनी चाहिए थी। जो लोग स्वर्गीय रैंकिंग के शीर्षों में स्थान पाते हैं उन सभी के पास महान शक्ति स्तर की साधना होती है और उनकी योग्यता का स्तर 8वीं रैंक से शुरू होता है। यदि आपकी प्रतिभा और शक्ति दोनों में कमी है तो आपके लिए स्वर्गीय रैंकिंग में प्रवेश करना बहुत मुश्किल होगा। यही कभी सच्चाई है। चू जिन, जो मूल रूप से स्वर्गीय रैंकिंग में 100वें स्थान पर थे, अब नांगोंग चेन बन गए हैं। हे भगवान, ये नांगोंग चेन आखिर कौन है? ये तो पूर्वी दिव्य महाद्वीप का एक विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति है। हिस, उसकी साधना का स्तर देखो, ये तो केवल पर्पल मेंशन दायरे का है। मध्य चरण के दौरान वह इस सूची में कैसे शामिल हो गया? यस, द प्रोडिजी ऑन द हेवनली रैंकिंग ऑल स्टार्ट एट। हाँ, स्वर्गीय रैंकिंग में सभी विलक्षण प्रतिभाएं महान शक्ति क्षेत्र से शुरुआत करती हैं, लेकिन अब एक बैंगनी हवेली क्षेत्र भी है। ये वास्तव में अभूतपूर्व है। हेवनली रैंकिंग पर नांगोंग चेन की सूचना पैनल पर सुनहरी रोशनी अभी गायब नहीं हुई थी और अक्षर धीरे धीरे उत्पन्न हो रहे थे। इसका मतलब यह है कि अभी जो नाम सामने आया है वो तो बस हिम्मत का एक छोटा सा हिस्सा है और पूरी जानकारी सामने आने में अभी कुछ समय लगेगा। कुछ सांसों के बाद जैसे ही नांगोंग चेन की कॉलम में सारी जानकारी प्रदर्शित हुई, सब लोग चुप हो गए। स्वर्गीय रैंकिंग में 100वां स्थान, पूर्वी दिव्य महाद्वीप, नांगोंग चेन। प्रतिभा योग्यता 9वीं श्रेणी में उत्कृष्ट। शारीरिक बनावट, दोहरी पुतलियां। साधना स्तर, बैंगनी हवेली क्षेत्र, मध्य चरण। स्थिति, एक खिलाड़ी ने 9 पर्पल मेंशन दायरे के खिलाड़ियों को भारी बहुमत से हराया। अंतिम चरण, एक महान शक्ति दायरे का प्रारंभिक चरण। हे भगवान, ये किस तरह का राक्षस है? इसकी क्षमता तो वाकई 9वीं कक्षा से भी ऊपर है। क्या 9वीं रैंक से भी आगे? क्या इसका मतलब 9वीं रैंक को पार करना है? दोहरी पुतलियां, क्या ये वही पौराणिक दोहरी पुतलियां हो सकती हैं? हे भगवान, इस रिकॉर्ड को देखो, ये तो सचमुच चौंकाने वाला है। जब सभी ने इसे स्पष्ट रूप से देख लिया तो उनकी पुतलियां तो इसी को गई और वे घोर सदमे में बोलने लगे। जल्द ही 9वें स्थान के इस प्रतिभा ने अधिकाधिक दर्शकों को आकर्षित किया, जिनमें स्वर्ग और पृथ्वी रैंकिंग के कई विलक्षण प्रतिभावान लोग भी शामिल थे। सुपर 9th ग्रेड त्यांजी पवेलियन को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। सुपर 9th ग्रेड त्यांजी पवेलियन को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। भला किसी की योग्यता 9th ग्रेड से कैसे आगे निकल सकती है? यहाँ तक कि इस तथाकथित दोहरी प्रतिभा वाले छात्र की भी। नीचे युद्ध वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने दाव कहा। उसका चेहरा दृढ़ था, शरीर तक पर्वत के समान बलवान था और उसकी आभा विश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। उसने अपनी पीठ पर एक सुनहरा भाला रखा हुआ था। कुछ लोगों ने उस व्यक्ति को पहचान लिया और आश्चर्य से चिल्ला उठे, हे भगवान, क्या ये युवेरुशान नहीं है जो स्वर्गीय रैंकिंग में 100वें स्थान पर है? वो वास्तव में एक सवाल उठा रहा है। युवेरुशान के नेतृत्व में अधिक से अधिक लोग उनके नक्शे कदम पर चलने लगे। बिल्कुल, किसी की योग्यता 9वें स्थान से ऊपर कैसे हो सकती है? पूरे शुवानटियन क्षेत्र में देखें तो किसी के पास भी 9वें स्थान से ऊपर की प्रतिभा नहीं रही है। क्या त्यांजी पवेलियन ने कोई गलती है? इसी क्षण एक अलौकिक आभा लिए एक वृद्ध व्यक्ति त्यांजी मंडप से बाहर निकला और शून्य लोक में खड़ा हो गया। उसकी आंखें गहरी थी और उसके शरीर से निकलने वाली आभा अत्यंत शक्तिशाली थी, जिससे सभी के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जब त्यांजी पवेलियन के प्रमुख बाहर आए तो सभी लोग चुप हो गए। क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, या त्यांजी मंडप से, या शायद इस अमर कलाकृति से? बायुराव ने दाव के प्रकट होते ही उससे पूछा। उसकी आंखों में क्रोध भरा हुआ था।
ये सुनकर किसी ने भी जवाब देने की हिम्मत नहीं की। वे समझ गए थे कि बाई बुडाओ में अब जीवन शक्ति लगभग न के बराबर ही थी। युवी रुशान चुप हो गया। उसके जैसे कनिष्ठ के लिए इन 3 सवालों का जवाब देना वाकई मुश्किल था। नागोंग चेन की प्रतिभा में कोई संदेह नहीं है। उनके दोनों शिष्य 9वीं कक्षा से भी ऊपर के स्तर के हैं। यदि आप लोग, चाहे आप स्वर्गिक स्तर पर हो या सांसारिक स्तर पर, आश्वस्त नहीं है, तो आप पूर्वी दिव्य महाद्वीप जाकर उनसे मुकाबला कर सकते हैं। बेशक मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब तक कि आप में से कोई कमजोरों को धमकाना न चाहे। अभी तो वह महज एक साधारण पर्पल मेंशन दायरे का प्राणी है और हमें उसमें कोई वास्तविक शक्ति नजर नहीं आती। बाई बुडाओ बोलते रहे। उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, मानो उन्हें कोई चेतावनी छिपी हो। ये सुनकर सभी को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है और सबने कहा, हम समझ गए। यहाँ तक कि युवी रुशान, जो कुछ देर पहले तक काफी घमंडी लग रही थी, वह भी वैसी ही हो गई थी। डॉट 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 डॉट। अध्याय 24 हीन और यानद्वैत साधना। अध्याय 24 हीन और यानद्वैत साधना। सिल्वर मून पर्वत। ये पर्वत श्रृंखला, जो महान जुहू की 36 पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, एक दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है जहाँ कम लोग रहते हैं और जंगली जानवरों की भरमार है, लेकिन ये एक दुर्लभ सांस्कृतिक धरोहर है। पवित्र भूमि। ये स्थानीय स्तर पर काफी प्रसिद्ध है और पास का विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति अक्सर याव जानवर का शिकार करने या अवसरों की तलाश में आता है। लाल वाला ड्रैगन पंजा। पास ही से एक चीख सुनाई दी और एक आकृति तेजी से बाहर निकली। उसने अपनी हथेलियों को पिंजों में बदल लिया और अपने सामने मौजूद एक विशाल नीले सांप के पंजे पर वार किया। पग भर में गहरे लाल रंग की लपटें फूट पड़ी, जो एक विशाल गायगर के पंजे में बदल गई, जो बेहद गर्म था और सीधे लिंगाई क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। शिखर का याव दानव चूर चूर हो गया। पलक झपकते ही याव 20 के टुकड़े टुकड़े हो गए। खून और मांस चारों ओर उड़ने लगे और भुने हुए मांस जैसी गंध आने लगी। लाल रंग की आकृति पर लगी ज्वालाएं धीरे धीरे गायब हो गई, जिससे सु आउटियन नाम का एक सुंदर युवक प्रकट हुआ। लगभग 1 महीना बीत चुका है। इस दौरान सु आउटियन सिल्वर मून पर्वत पर आया और उसने एक कीमती जड़ी बूटी का सेवन किया जो लंबे समय से दबी हुई थी। इससे न केवल उसकी नसें ठीक हुई, बल्कि उसके लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि इससे उसकी एक अजीब सी पीड़ा शांत हो गई। इससे उनकी योग्यता का स्तर सीधे 6 स्थान से बढ़कर 7वें स्थान पर पहुंच गया। जी हाँ, उनकी साधना तकनीक को जलन तकनीक कहा जाता है, जो विचित्र तकनीक को अवशोषित करके किसी की शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकती है, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से अलौकिक बन जाती है। नागोंग चेन, मेरे गुरु और युक्सुआन के साथ कुछ भी मत करना, वरना जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दूंगा तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार का कत्ल कर दूंगा और तुम्हें 10,000 लिप्टों से तिलपाऊंगा, जिससे तुम मरने की कामना करोगे। अपने स्वामी और उनकी पत्नी को नागोंग चेन द्वारा बंदी बनाए जाने के विचार से सु आउटियन क्रोध से भर गया और वह चाहता था कि वह तुरंत यानिवान हवेली जाकर उसे मार डाले। नदी के पूर्व में 30 साल, नदी के पश्चिम में 30 साल और तुम्हारा वान परिवार मुझे मजाक समझता है। बस इंतजार करो, नागोंग चेन से निपटने के बाद मैं तुमसे निपटूंगा। सु आउशन सीम्ड टू हैव थॉट ऑफ समथिंग एंड देन सेड। सु आउटियन को कुछ सूझा और फिर उसने क्रोध से भरी आंखों से दाव कहा। सबसे जरूरी काम यानिवान अकादमी जाना है। आखिर गुरुजी द्वारा बताए गए बर्निंग फ्लेम स्किल का दूसरा भाग वही है। अगर मैं बर्निंग फ्लेम स्किल का दूसरा भाग प्राप्त कर लूं और योग्यता के 9वें स्तर तक पहुंच जाऊं, तो मैं दुनिया के सभी प्रतिभाशाली लोगों से बेखौफ हो जाऊंगा। जब समय आएगा, नागोंग चेन, क्या आपको लगता है कि मैं सूरी को चुरा कर ले जा सकती हूं और आपको यह एहसास दिला सकती हूं कि पत्नी को चुराए जाने पर कैसा लगता है? हाँ हाँ। और सूरी, मैंने उस दिन तुम्हारी इतनी मदद की, फिर भी तुम निर्दयी और कृतघ्न थी। अगर भविष्य में कभी तुम मेरे हाथ लगी, तो मैं तुम्हें बुरी तरह अपमानित करूंगी और खिलौने की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगी। सु आउटियन ने मन ही मन सोचा, फिर एक शरारती हंसी हंस पड़ी। हाँ हाँ, यानिवान अकादमी, मैं आ रहा हूँ। डॉट डॉट डॉट। दूसरी ओर हवायान में सवार नागोंग चेन को चीख आई और उनकी सुंदर लगभग अलौकिक चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। मुझे कौन याद कर रहा है? क्या यह मेरी प्यारी सु आउटियन हो सकती है? ये सोचकर नागोंग चेन की आंखों में थोड़ी सी मस्ती झलक उठी। संभवतः सु आउटियन ने अब अपनी साधना पुनः प्राप्त कर ली है और उसे एक नया अवसर मिला है। वे शायद अभी भी यानिवान अकादमी के रास्ते में ही हो। वह निश्चित रूप से दाव को जानता था। सु आउटियन के यानिवान अकादमी जाने का उद्देश्य क्या था? क्या ये बर्निंग मैनुअल का दूसरा भाग प्राप्त करना नहीं था? लेकिन क्या मैं तुम्हें इतनी आसानी से सफल होने दूंगा? इसके अलावा ऐसा लगता है कि आपका गुरु आपसे कुछ छिपा रहा है। नागोंग चेन के यानिवान अकादमी जाने का उद्देश्य इतना सरल नहीं था। उसे पता चला था कि टोंटियन टावर के भीतर एक खजाना छिपा हुआ है, जिसमें न केवल बर्निंग फ्लेम स्किल का दूसरा भाग है, बल्कि यानिवान स्पिरिट टैबलेट नामक एक वस्तु भी है। इस चीज का इतिहास बहुत ही रोचक है। एवरीवन बिलीव दैट यानिवान अकादमी वाज फाउंडेड। सभी का मानना था कि यानिवान अकादमी की स्थापना कन्फ्यूशियस ने की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। यानिवान अकादमी प्राचीन काल से अस्तित्व में थी। उस समय यानिवान अकादमी अत्यंत समृद्ध थी और पूर्वी दिव्य महाद्वीप में एक महाशक्ति थी। हालांकि ऐसा लगता है कि इसे एक बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा और तब से यह गायब है। लगभग उसी समय पूर्वी दिव्य महाद्वीप का पतन शुरू हुआ। बेशक आज के समय में बहुत कम लोग दाव के बारे में जानते हैं और उसने इसके बारे में केवल हम्त्यान की यादों से ही सीखा था। किंवदंती के अनुसार यानिवान अकादमी के लुप्त होने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि इसने 2 विरासतें छोड़ी हैं। मुख्य विरासत यानिवान स्पिरिट टैबलेट पर अंकित विरासत है, जबकि दूसरी कम महत्वपूर्ण विरासत संभवतः कन्फ्यूशियस द्वारा प्राप्त की गई थी। कन्फ्यूशियस की वर्तमान साधना क्षमता निसंदेह उनकी विरासत में निहित साधना तकनीक के कारण है। इसलिए स्वाभाविक रूप से उन पर यानिवान अकादमी को पुनर्जीवित करने और साथ ही यानिवान अकादमी द्वारा छोड़ी गई मूल विरासत यानिवान स्पिरिट टैबलेट की खोज करने की जिम्मेदारी है। कई युग पहले यानिवान अकादमी की ताकत और समृद्धि की कुंजी यही थी, लेकिन शायद वह कभी अनुमान भी नहीं लगा पाएगा कि यानिवान स्पिरिट टैबलेट टोंटियन टावर की असली मंजिल पर स्थित है। हाँ हाँ हाँ, ये सोचकर नागोंग चेन मुस्कुरा उठी। कन्फ्यूशियस ने एक बार घोषणा की थी कि जो कोई भी यानिवान स्पिरिट टैबलेट प्राप्त कर लेगा, उसे संपूर्ण यानिवान अकादमी द्वारा सम्मान और आज्ञापालन प्राप्त होगा। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि बिना कुछ यही संस्तर की शक्ति प्राप्त हो जाएगी? सौभाग्य से मुझे ये सब पहले से ही पता था। हम्त्यान ने सु आउटियन को केवल इतना बताया था कि बर्निंग फ्लेम स्किल का दूसरा भाग टोंटियन टावर में है, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि यानिवान स्पिरिट टैबलेट भी टोंटियन टावर में ही है। लगता है हम्त्यान की कुछ गुप्त इरादे थे। डिंग, अराइव्ड इन द लैंड ऑफ क्लाउड्स, चेक इन। डिंग, बादलों की धरती पर पहुंच गए, चेक इन करें। कुछ ही देर में एक ठंडी धातु जैसी प्रणाली की आवाज सुनाई दी। नागोंग चेन ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे केवल अंधेरा, घना कोहरा और भूमि हुई निहर ही दिखाई दी। ये स्थान उड़ने वाली नाव का अंतिम पड़ाव है, बादलों में स्थित एक जगह। इस स्थान को पार करने पर आप यानिवान अकादमी पहुंचेंगे। ये सोचते हुए उसने चुपचाप इसे मन ही मन दोहराया। दाखिल करना। डिंग, दिव्य रंग पुरस्कार, साधना तकनीक, यिन और यान साधना। जल्द ही नागोंग चेन के मन में एक गहन और समझ से परे स्मृति प्रवेश कर गई। प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद नागोंग चेन की आंखों में कुछ रहस्यमय भाव दिखाई दिए। यह एक विशिष्ट द्विविध साधना तकनीक है। सामान्य द्विविध साधना तकनीकों में एक पक्ष को पोषण मिलता है जबकि दूसरे को हानि पहुंचती है, लेकिन इस पुस्तक में यिन और यान द्विविध साधना का अर्थ है कि दोनों पक्ष एक ही समय में मजबूत होते हैं। यिन और यान एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस समय नागोंग चेन को अपने मन में उभर रही छवियों को देखते हुए गर्मी की एक लहर महसूस हुई। वो शांत हो सकता है, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आखिरकार दिल से इच्छाएं उत्पन्न होना ही बेहतर है। दस्तक दस्तक। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। प्रवेश करना। गुरुजी, क्या आप ठीक हैं? वांग युक्सुआ ने अंदर आने के बाद कुछ चिंता के साथ दाव से पूछा। आखिरकार उसने नागोंग चेन को किसी को मारकर उसकी रक्षा करते हुए पीला पड़ते देखा था, जिससे वह बहुत चिंतित हो गई थी और वह बहुत भावुक भी हो गई थी। अगर कोई और होता तो शायद वह एक मामूली नौकर को नहीं बचाता।
कुछ गड़बड़ है, नागोंगचेन ने बिस्तर पर लेटे हुए चेहरे पर पीलापन लिए हुए बनावटी भाव दिखाते हुए कहा। ये देखकर वांग युक्सुआन जल्दी से दौड़कर आया और कुछ क्षमा याचना का भाव प्रदर्शित करते हुए बोला, गुरुजी, अब हम क्या करें? ये सब मेरी गलती है। आज उसने काले और सफेद रंग की नौकरानी की पोशाक पहनी थी और सिर पर बिल्ली के कान लगे थे। उसके छोटे बाल उसे बेहद मासूम और प्यारी दिखा रहे थे और उसके सिर के नीचे काले रंग की नाजुक और चमकदार मोजे थे। ये पोशाक बिल्कुल विपरीत है, जिसे देखकर हर कोई ही कहता है कि वह बेहद खूबसूरत है। नागोंगचेन ने उसे पास बुलाया और उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। बोलने के बाद वांग युक्सुआन का चेहरा लाल हो गया और वो कुछ अवाक सी हो गई। क्या आपके लिए ठीक होना वाकई जरूरी है? हाँ, सही है, वरना शायद मैं कभी जीवन में बेहतर नहीं हो पाता। नागोंगचेन ने बेबसी से आह भरी। ये सुनकर वांग युक्सुआन एक पल के लिए हिचकिचाए, ये सोचकर कि दूसरे पक्ष को उसकी वजह से चोट लगी है और सहमत न होना निर्दयता और कृतज्ञता होगी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, वांग युक्सुआन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसका चेहरा पके हुए सेब की तरह लाल हो गया था। इससे भी आपको मदद मिलेगी, शायद इसके बाद आप आध्यात्मिक सागर के प्रारंभिक चरण से बाहर निकल सकेंगे। सफलता आध्यात्मिक सागर के मध्य चरण तक पहुंच चुकी है। नागोंगचेन ने गंभीरता से दाव कहा और फिर अपने मन से साधना तकनीक को प्रसारित किया। वांग युक्सुआन अपने मन में उमड़ रही यादों से भावुक हो गई और उसका चेहरा और भी लाल हो गया। फिर मोमबत्ती की रोशनी बुझ गई और एक भयंकर युद्ध शुरू होने वाला था। डॉट 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 20,000 शब्द यहाँ से हटा दिए गए हैं। अध्याय 25 त्यानेवान अकादमी। अध्याय 25 त्यानेवान अकादमी। अगले दिन नागोंगचेन सुबह जल्दी उठ गया, लेकिन उसके बदन में मौजूद खूबसूरत आकृति पहले ही गायब हो चुकी थी। बिना ज्यादा सोचे समझे नागोंगचेन ने अपने शरीर के भीतर हो रहे परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक महसूस किया और उसकी आंखों में हैरानी की चमक आ गई। जैसा कि दिव्य श्रेणी की साधना तकनीक से अपेक्षित है, इसके प्रभाव वास्तव में स्वर को चुनौती देने वाले हैं और अब इसके लाभ स्पष्ट होने लगे हैं। नागोंगचेन की साधना का स्तर सीधे बैंगनी हवेली से बढ़कर मध्य अवस्था से बैंगनी हवेली में पहुंच गया है। यह अंतिम अवस्था है और शिखर से ज्यादा दूर नहीं है। इसके अलावा उसने वांग युक्सुआन की आदिम ऊर्जा भी छीन ली। आपको यह जानना चाहिए कि वांग युक्सुआन जन्म से ही आध्यात्मिक शरीर के साथ पैदा हुआ था और उसके भीतर की आदिम ऊर्जा साधना के लिए अत्यंत लाभकारी थी। उदाहरण के लिए बेहतर समझ क्षमता और तेजी से विकास जैसी विशेषताएं। तभी कदमों की आहट सुनाई दी। गुरुजी, आप जाग गए हैं, वांग युक्सुआन ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा। उसके हाथ में कमल की दलिया का कटोरा था। उसकी शुद्ध और मासूम चेहरे पर परिपक्वता की झलक थी। स्पष्ट है कि अब वह लड़की नहीं रही। वांग युक्सुआन के संदेश को भांपते हुए नागोंगचेन की आंखों में नमी आ गई और उन्होंने चुपचाप से हिलाया। अच्छा, हम आध्यात्मिक सागर के मध्य चरण में पहुंच गए हैं। ये सुनकर वांग युक्सुआन का गोरा चेहरा थोड़ा लाल हो गया, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। ये सब मास्टर की बदौलत है। नागोंगचेन हल्के से मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि उसने उस जगह जाने के बारे में सोचा भी नहीं था। वांग युक्सुआन हिचकिचाते हुए लग रहे थे, मानो उन्हें नागोंगचेन से कुछ कहना हो। ये देखकर नागोंगचेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और दाव से पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तुम गुरुजी, क्या आपकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ है? यदि नहीं, तो क्या आपको कुछ और दिनों तक उपचार जारी रखने की आवश्यकता है? वांग युक्सुआन ने कुछ चिंता के साथ साथ अपने दिल में कुछ लालसा भी व्यक्त की, हालांकि उसने इसे दिखाया नहीं। ये सुनकर नागोंगचेन अचंभित रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो सचमुच इस पर विश्वास कर लेगी। नागोंगचेन pondered for a moment, then got slightly a few times. नागोंगचेन ने कुछ देर सोचा, फिर हल्की खांसी करते हुए कहा, हाल ही में हालत काफी बेहतर लग रही है। अगर ये ऐसे ही बनी रही तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर मास्टर को दौरा पड़े तो आपको मुझे जरूर बताना होगा। वांग युक्सुआन ने पूरी गंभीरता से दाव कहा। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। ओह हाँ, ये 3 फूलों वाली लिली आपके शरीर विज्ञान के लिए काफी मददगार होगी, इसे ले लीजिए। नागोंगचेन को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा। फिर दिव्याभा बिखेरता हुआ 3 रंगों का कमल का फूल वांग युक्सुआन की ओर उड़कर आया। ये देखकर वांग युक्सुआन की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से चमक उठी। उसने चुपचाप उसे एक तरफ रख दिया और मनी मनी प्रतिज्ञा की कि भविष्य में वह अपने स्वामी की अच्छी सेवा करेगी। वांग युक्सुआन की प्रेम भरी निगाहों को देखकर नागोंगचेन ने अनजाने में अपनी किडनी को छू लिया। डॉट 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 त्यानेवान अकादमी। इस समय अकादमी के द्वार चहल पहल से भरे हुए हैं, लोगों का हुजूम उमड़ रहा है और अनगिनत युवा प्रतिभाएं यहाँ एकत्रित हैं। उनमें से कुछ भव्य वस्त्र धारण किए हुए थे और राजघराने से थे, जबकि अन्य साधारण वस्त्र पहने हुए थे और आम परिवारों से थे। लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी महान जुहू काल के सबसे प्रतिभाशाली और विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति थे। क्या ये ग्रेट जुहू का शीर्ष विश्वविद्यालय त्यानेवान अकादमी है? ये वाकई अद्भुत है। बिल्कुल सही, यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा अन्य स्थानों की तुलना में कहीं अधिक प्रबल है। यदि मैं भविष्य में यहाँ साधना कर सकूं, तो मेरी साधना में निश्चित रूप से बहुत तेजी से प्रगति होगी। जी हाँ, हमें कन्फ्यूशियस को इस अकादमी की स्थापना के लिए धन्यवाद देना चाहिए, जिसने हम जैसे गरीब शिक्षित छात्रों को अलग पहचान बनाने का मौका दिया। मुझे आश्चर्य है कि मूल्यांकन कब शुरू होगा। ये युवक जिस तरह से बोल रहे थे, उनकी आंखों में त्यानेवान अकादमी के लिए गहरी लालसा झलक रही थी। कुछ ही देर में अकादमी के द्वार खुल गए और अंदर से एक आकृति बाहर निकली। वह अकादमी के एक वरिष्ठ शिष्य थे, जिन्होंने सफेद वस्त्र धारण किया हुआ था और उनकी अमर ऊर्जा हवा में लहरा रही थी। उनमें गहन साधना शक्ति थी और उनके द्वारा उत्सर्जित आभा इतनी तीव्र थी कि वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे बदल गए। इतना जबरदस्त दबाव केवल महाशक्ति क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा ही डाला जा सकता है। माय नेम इज ये किंग फेंग, यू मे कॉल मी अगर ये। मेरा नाम ये किंग फेंग है, आप मुझे अगर ये कह सकते हैं, और मैं इस मूल्यांकन का प्रभारी रहूं। ये किंग फेंग ने कहा। उनकी आवाज घंटी की तरह गूंजी, पूरी दुनिया में गूंज उठी। शक्तिशाली बुजुर्ग को कार्यभार संभालते देख उनके प्रति सबकी लालसा और भी प्रबल हो गई। अकादमी के प्रमुख गुरु भी इतने शक्तिशाली हैं कि इसे वास्तव में ग्रेट जुहू की नंबर 1 अकादमी कहलाने का हकदार माना जा सकता है। इस मूल्यांकन में 2 भाग हैं। पहला भाग प्रतिभा परीक्षण है। इस योग्यता चिन्ह को अपने हाथ से स्पर्श करें और आपकी योग्यता इस पर प्रदर्शित हो जाएगी। योग्यता परीक्षण में चौथा स्थान प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति मूल्यांकन उत्तीर्ण कर लेगा और दूसरे परीक्षण में भाग ले सकेगा। बेशक अगर आप पास नहीं होते हैं तो त्यानेवान अकादमी आपको सिर्फ इतना बता सकती है कि आप इसके लिए नहीं बने हैं। आपको भविष्य में दोबारा मूल्यांकन में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह बिल्कुल अनावश्यक है। ये किंग फेंग ने धीरे से दाव कहा, फिर अकादमी के अंदर एक विशाल पत्थर की पट्टिका की ओर इशारा किया। ये सुनकर सभी ने सिर हिलाया। जाहिर है कि उन्होंने पहले ही इसके बारे में पूछताछ कर ली थी। फिर भी कुछ लोगों को ये सुनकर असहजता महसूस हुई। शुभान अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश लोग योग्यता स्तर 3 से नीचे हैं। केवल योग्यता स्तर 3 से ऊपर वाले ही विलक्षण प्रतिभावान कहला सकते हैं। इससे ऊपर प्रत्येक योग्यता स्तर के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, जिससे अब अधिक लोग बाहर हो जाते हैं। यही इस दुनिया की क्रूरता है। दूसरी परीक्षा अखाड़े की रक्षा करना है। कुल मिलाकर 100 अखाड़े हैं। 3 घंटे के भीतर आप 5000 लोग इन 100 अखाड़ों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। जो भी अखाड़े की सफलतापूर्वक रक्षा कर लेगा वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। ये किंग फेंग बोलते रहे, उनकी नजरें नीचे की ओर टिकी हुई थी। जितने लंबे समय तक आप अपने पद का बचाव करेंगे, आपका स्कोर उतना ही अधिक होगा। उच्च स्कोर वाले छात्रों पर अकादमी के वरिष्ठों पर ध्यान जाने की संभावना अधिक होती है और उन्हें डीन के शिष्य बनने का अवसर भी मिल सकता है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, भीड़ उत्साह से भर उठी। उनकी आंखों में जोर झलक रहा था। किसी संत का शिष्य बनने का अवसर मिलना सत्ता में तेजी से वृद्धि करने जैसा है, जो भविष्य में संसाधनों तक पहुंच और संत के मार्गदर्शन की गारंटी देता है। बेशक कुछ लोगों को लगता है कि यह असंभव है। आखिरकार ये सेंध है और इससे पहले उनके द्वारा प्रशिक्षुओं को लेने की कोई खबर नहीं आई है, इसलिए ये सिर्फ एक चलावा हो सकता है।
जूनियर ने तो पहले कभी कन्फ्यूशियस के शिष्यों को रखने के बारे में नहीं सुना। क्या रही हमें धोखा दे रहे हैं? किसी ने सवाल किया। ये सुनकर बिना किसी जीवन शक्ति के ही किंगफेंग मुस्कुराया। मैं तुम जूनियर से झूठ क्यों बोलूं? अभी कुछ देर पहले ही सुपरिवार की देवी हमारे अकादमी में आई थी और प्रधानाध्यापक की शिष्या बन गई। जाहिर है यह मत पूछो कि सुपरिवार की देवी सीधे हमारी अकादमी में कैसे आ सकती है। अगर तुम्हें 9वीं कक्षा की योग्यता है तो तुम भी आ सकते हो। ये शब्द बोलते ही पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। सुपरिवार की पौराणिक देवी सचमुच इसी अकादमी में थी। ये सोचकर सबकी आंखों में उत्साह की ज्वाला भड़क उठी। देवी का नाम पूरे महान झोल साम्राज्य में प्रसिद्ध था और लोग उन्हें एक देवी के समान मानते थे। कुछ समय पहले फैली अफवाहों के बारे में कि देवी ने त्यानीवान हवेली के युवा स्वामी से शादी कर ली है, उन्होंने उनका उपहास किया और उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये दोनों एक साथ आ सकते हैं। ये किसी द्वारा जानबूझकर फैलाई गई अफवाह ही होगी। यहाँ आने वाले अधिकांश प्रतिभाशाली बच्चे बीजिंग से नहीं है, इसलिए ये धारणा काफी सामान्य है। डॉट डॉट डॉट। अध्याय 26वां आउटयान का आगमन। अध्याय 26वां आउटयान का आगमन। कुछ ही देर में भीड़ में हंगामा मच गया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हम कन्फ्यूशियस के शिष्य बन जाएं तो हम देवी के दर्शन कर सकते हैं? अगर मुझे देवी के साथ साधना करने का अवसर मिले तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश होऊंगा। मैं इस मूल्यांकन में अपना पूरा जोर लगाऊंगा, किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि देवी के लिए। भीड़ की आंखों में जोश और उत्साह की आग जल रही थी। इन शब्दों ने मानो उनके लड़ने के जज्बे को और भी जगा दिया। बेशक भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने इस बात को खारिज कर दिया। तुम निकम्मे लोगों का झुंड, क्या तुम्हें लगता है कि तुम देवी के साथ साथ साधना कर सकते हो? तुम मिनट की तरह हो जो हंस का मार खाने की कोशिश कर रहा हो। तुम भ्रम में हो। जोडुआ ने मन ही मन उपहास किया और ठंडेपन से उनकी ओर देखा। आकाश में खड़े किंगफेंग मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी सहला रहे थे। उनकी आंखों में एक अटपूर्ण भाव था। मैं तो बस आप लोगों को हौसला देने आई थी और आपने सच में मेरी बात मान ली। क्या आप सच में खुद को देवियां समझते हैं? मेरे पास आपके लिए एक और खुशखबरी है। शिष्य और वरिष्ठ समेत पूरी अकादमी आपका मूल्यांकन देखेगी। न केवल डीन बल्कि देवी भी वहां मौजूद रहेंगी। ये किंगफेंग ने एक और चौंकाने वाली बात कहते हुए अपनी बात जारी रखी। पल भर में पूरा चौक सन्नाटे में डूब गया। सबकी आंखें चौड़ी हो गई, पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई और कुछ तो काम भी रहे थे। यह अत्यधिक उत्तेजना का संकेत था। कुछ देर की खामोशी के बाद और भी जोरदार जयकारे गूंज उठे। हे भगवान, क्या मैंने सही सुना? डीन और देवी दोनों हमारे मूल्यांकन को देखने आए हैं। ये यात्रा वाकई सार्थक रही। भले ही मैं अकादमी में पढ़ाई न कर पाऊं, लेकिन देवी से मिलने के कारण मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। बहुत खूब, इस बार मैं अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करूंगा और देवी को अपना वीर रूप दिखाऊंगा। ये किंगफेंग की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने इतने युवा जोश को कितने समय से नहीं देखा था। आशा है कि इस मूल्यांकन से अधिक योग्य उम्मीदवार सामने आएंगे। ठीक है, समय आ गया है। सभी परीक्षार्थी कृपया अकादमी परिसर में प्रवेश करें। आपके पास एक अगरबत्ती के बराबर समय सीमा है। यदि आप इस समय सीमा का उल्लंघन करते हैं तो आपकी योग्यता रद्द मानी जाएगी। ये किंगफेंग ने आकाश की ओर देखा, फिर उनकी आंखें सिकुड़ गई और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। ये सुनकर सभी ने अपनी उत्तेजना को दबाया और ये किंगफेंग के पीछे पीछे त्यानीवान अकादमी में चले गए। इसी बीच अकादमी चौक के उपस्थित दर्शक मंच पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। ये देखकर सबकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई और वे काफी हैरान रह गए। उन स्टैंडों में बैठे हुए वे यह महसूस कर सकते थे कि लोग उनसे उम्र में बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन उनके कौशल उनसे कहीं अधिक थे। नीचे दिए गए मूल्यांकन में भाग लेने वाले शिष्य अधिकतर नींव स्थापना क्षेत्र के मध्य चरण में है, जबकि ऊपर त्यानीवान अकादमी के शिष्य अधिकतर आत्मसागर क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में है, जिनमें से कुछ विलक्षण प्रतिभाएं आत्मसागर क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी हैं और कुछ तो आत्मसागर क्षेत्र की शिखर तक भी पहुंच चुकी हैं। अवलोकन मंच पर, क्या यह मेरा दूसरा भाई नहीं है? आज तुम कल्टीवेट क्यों नहीं गए? इसके बजाय तुम नए लोगों को देखने आए हो। काले अजगर के चोगे में लिपटे एक व्यक्ति ने बात की। उसकी आंखों में बिजली सी चमकती, उसका और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और उसकी कमर पर एक ग्रेट जोल से पेंडेंट लटका हुआ था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि वह शाही परिवार का सदस्य था। अगले ही क्षण बदन में एक लाल रंग की आकृति दिखाई दी। तुम भी यहाँ हो। आने वाला व्यक्ति आलीशान वस्त्र पहने हुए था। उसके बाल लाल थे और उसकी आंखों के पीछे एक अजगर की आकृति दिखाई दे रही थी। उसकी आभा काले अजगरनुमा चोगे वाले व्यक्ति की तुलना में थोड़ी कमजोर थी। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया। दोनों एक दूसरे का मतलब समझ गए थे। आज मेरी यात्रा का उद्देश्य देवी के दर्शन करना है, लेकिन आज भी देखने लायक कुछ है, क्योंकि पांचवा भाई भी वहीं नीचे है। काले अजगर के चोगे में लिपटा आदमी सोच में डूबा हुआ नीचे की आकृति को देख रहा था। ये सुनकर लाल बालों वाले आदमी ने भी उधर देखा। वैसे तीसरा भाई यहाँ क्यों नहीं है? तर्क के हिसाब से तो उसे पांचवे भाई के साथ आना चाहिए था। काले अजगरनुमा चोगा पहने उस आदमी ने भी उतनी ही हैरानी से सिर हिलाया। क्यों ना हम बाद में जोडुआन से ही पूछें। त्यानीवान अकादमी के अन्य शिष्य सदस्यों ने भी उन दोनों को देखने के बाद उनके बारे में चर्चा शुरू कर दी। क्या ये प्रथम राजकुमार झो वांजी और द्वितीय राजकुमार झो यानलोंग नहीं है? वे यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, वे आमतौर पर बहुत शक्तिशाली और अभिमानी होते हैं। वे नवागंतुकों को देखने क्यों आएंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि वे भी देवी के लिए आए हों? नीचे खड़े लोग झो वांजी और उसके साथी को देखकर आश्चर्य से हौंकने लगे। हे भगवान, प्रथम राजकुमार और द्वितीय राजकुमार भी हमसे मिलने आए हैं। जोडुआ ने ऊपर देखा और उन दोनों लोगों को देखकर उसे अहंकार महसूस हुआ। मेरे बड़े भाइयों के आसपास होने से मैं त्यानीवान अकादमी में नए लोगों के बीच बेधड़क घूम सकता हूँ और शायद कोई मुझे रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ हाँ। तभी आकाश में प्रकाश की एक लकीर दिखाई दी और वह अवलोकन मंच पर मुख्य सीट की ओर उड़ गई। ये देखकर सबने अपनी सांसें रोक ली। वे जानते थे दाव बड़ा दिन आ रहा है। डीन और देवी आ रहे हैं। जैसे ही प्रकाश छट गया, सफेद बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ, जिससे एक अत्यंत भयावह हवा निकल रही थी। उसकी आंखों में एक प्राचीन संत के समान गहन और आदिम दाववादी आकर्षण था, जो उसे देखने वाले सभी लोगों के मन में श्रद्धा का संचार कर रहा था। उसके बगल में एक ठंडी और उदासीन महिला बैठी थी, जिसके लंबे चांदी जैसे बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे। वह स्याही की पेंटिंग जैसी थी, आंखें आकाशगंगा जैसी थी, एक शुद्ध और लौकिक सुंदरता थी और उसे रूह कंपन देने वाली ठंडक की आभा निकल रही थी। उस बेहद खूबसूरत चेहरे को देखकर सबकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई और वे क्षण भर के लिए अवाक रह गए। वो इतनी परिपूर्ण कि वह एक ऐसी महिला प्रतीत होती थी जिसका नश्वर संसार में अस्तित्व संभव ही नहीं था। मैं आज देवी के साथ यहाँ अवलोकन करने आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि परीक्षा देने वाली युवा पीढ़ी गंभीरता से प्रदर्शन करेगी और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। कोंग दाओयू ने एक बुलंद और स्पष्ट आवाज में अपना मुंह खोला, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी और सभी के विचारों को बाधित कर दिया। हम निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। ये सुनकर नीचे मूल्यांकन से गुजर रहे युवा लड़के और लड़कियां भी उत्साह से भर गए, मानो उन्हें एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगा दिया गया हो और एक साथ दाव चिल्लाए। स्टैंड पर बैठी झो वांजी ने सूर्य को तीव्र श्रद्धा और लगभग आक्रामक भाव से देखा। दूसरे भाई, देवी के बारे में तुम्हारे मन में कोई और विचार न होना ही बेहतर है, वरना मैं तुम्हें बहुत कष्ट दूंगी। झो वांजी ने धीमी आवाज में दाव को धमकी दी। स्पष्ट है कि वह सूर्य को पहले ही अपनी निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये सुनकर झो यानलोंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। अपने बड़े भाई की बातों के बाद पूरे ग्रेट झो में कौन उसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करेगा? नीचे अगरबत्ती के जलने का समय लगभग समाप्त हो चुका है। किसी को अंदर नहीं आना चाहिए, है ना? ये किंगफेंग ने दरवाजे के बाहर देखते हुए दाव से पूछा। बाहर कोई न देखकर उन्होंने फाटक बंद करने की तैयारी शुरू कर दी। मूल्यांकन की तैयारी करो। जैसे ही वह शुरू करो कहने ही वाला था, अचानक एक तेज आवाज ने उसे रोक दिया। ये किंगफेंग ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। एक पल इंतजार करें। तभी सु आउटियान दौड़कर आई और चिल्लाई, दाव उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट।
अध्याय 27 यहाँ तो बहुत चहल पहल है। अध्याय 27 यहाँ तो बहुत चहल पहल है। शुक्र है मैं समय पर पहुंच गया। उफ। सु ऑक्यान होते हुए मन ही मन सोचने लगा। फिर उसकी आंखें चमक उठी। उसने चारों ओर नजर डाली और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जो उसे बहुत ही आकर्षक लगी। ये सचमुच क्या नेवान अकादमी है। मैं यहाँ प्रसिद्धि प्राप्त करूंगा और फिर सभी रैंकों को पार करते हुए अंतिम चैंपियन बनूंगा। तब तक नानबोंग चेन, बस तुम इंतजार करो। पवित्र भूमि के शिष्य ने इसे देखकर भौहें चढ़ाई, जैसा कि कुछ बुजुर्गों ने भी किया। शायद वह खुद को सुंदर समझता होगा, वह इतना घटिया है। हाँ, वह कीचड़ से सना हुआ है। उसने कई दिनों से स्नान नहीं किया है। उफ, कितना घिनौना है। देखो, उसके चारों ओर मक्खियां भिनभिना रही हैं। उसे देखते ही सूर्य ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। उसे लगा कि वह व्यक्ति कुछ जाना पहचाना सा है, लेकिन वह पहचान नहीं पा रही थी कि वह कौन है। ये शब्द सुनकर सु ऑक्यान की मुस्कान जम गई। वह थोड़ा हैरान था। क्या दाव को उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए थी? लड़कियां तो शर्माकर चीखने लगती। आखिर चीजें उसकी उम्मीदों से अलग क्यों थी? ये सोचकर उसकी निगाहें एकदम ठंडी पड़ गई। तुम लोग सचमुच मौत को दावत दे रहे हो। बस इंतजार करो जब तक मैं संभल न जाऊं। तुम सब मेरा इंतजार कर रहे होगे। वह रास्ते में जल्दी में था और उसने 10 दिनों से अधिक समय से स्नान नहीं किया था, इसलिए उसके शरीर पर कुछ मिट्टी लगी हुई थी। कितने चिचोड़े लोग हैं। अब जब सब लोग यहाँ आ गए हैं तो चलिए आधिकारिक तौर पर मूल्यांकन शुरू करते हैं। ये किंगफेंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा। मूल्यांकन? किस प्रकार का मूल्यांकन? सु ऑक्यान थोड़ा उलझन में था। आखिरकार वह अभी आया था और दाव के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसने अपने आसपास के लोगों से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया और उसे बचते रहे। सु ऑक्यान को गुस्सा आने ही वाला था कि उसने ये किंगफेंग की आवाज सुनी। झांगसान, योग्यता परीक्षा में 3रा ग्रेड अयोग्य घोषित किया गया है। लीसी, योग्यता में 2य स्थान अयोग्य। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चौपर, ये किंगफेंग ने दाव बोलना शुरू किया। उसकी आंखों में कुछ निराशा झलक रही थी। उसने सोचा था कि इस बार भर्ती किए गए शिष्यों की गुणवत्ता बेहतर होगी, लेकिन उसने इतनी घटिया गुणवत्ता की उम्मीद नहीं की थी। सु ऑक्यान की निगाहें चारों ओर दौड़ गई। स्पष्ट रूप से वह पहले ही समझ चुका था कि यह किस प्रकार की परीक्षा थी। ये तो बस एक प्रतिभा परीक्षण है ना? ये तो बहुत ही आसान है। 7वीं कक्षा में उनकी योग्यता का स्तर वास्तव में आश्चर्यजनक था, जो कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। फिर उसने चारों ओर देखा जब तक कि उसकी नजर ऊपर दाव की मनमोहक आकृति पर नहीं पड़ी, और एक पल के लिए वो स्तब्ध रह गया। अरे, सूर्य यहाँ क्या कर रही है? सु ऑक्यान अचानक चौंक कर जाग उठी। उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थी। नागोंग चेन यहाँ नहीं है ना? सु ऑक्यान ने जल्दी से चारों ओर देखा। उसकी गहरी आंखें आसपास के वातावरण का जायजा ले रही थी। कुछ देर बाद जब उन्होंने देखा कि नागोंग चेन का कोई पता नहीं चल रहा है, तो उन्हें राहत मिली। सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। अब उसके मन में नागोंग चेन के प्रति गहरा भय बैठा हुआ है। तभी उसके मन में एक बुरा विचार आया। चूंकि नागोंग चेन यहाँ नहीं है, मैं तुम्हारी पत्नी को चुरा कर ले जाऊंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम सब धोखा खा जाओ। हाँ। अपने पीछे आकर्षक व्यक्तित्व के दम पर सूर्य का दिल जीतना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। ये सोचते हुए वह खुद को रोक नहीं पाया और सूर्य की ओर देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। इसे वो अज्ञात समझिए जो मैंने पहले ही एकत्र कर लिया है। ऊपर सूर्य सु ऑक्यान की निगाहों से बेखबर रही और अपना ठंडा और अभिमानी रवैया बनाए रखा। व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जो वांजी ने इसे देखा और उसकी आंखों में हत्या करने की मंशा की एक झलक दिखाई दी। एक बर्बर व्यक्ति की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह एक देवी के प्रति ऐसे बुरे इरादे रखे? बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन काल छोटा है? ठीक है। अगर किस्मत से तुम्हें अकादमी में दाखिला मिल गया तो वो बुरे सपने की शुरुआत होगी। अगर तुम बाहर हो गए तो बस मरने का इंतजार करो। अपने शाही परिवार की शक्ति के बल पर किसी बर्बर को मारना उसके लिए बहुत आसान होगा। जो डुआन को इस बर्बर को निशाना बनाने के लिए कहो, जो वांजी ने कहा। उनके लहजे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये सुनकर जो यानलोन को कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा और बस संदेश पहुंचा दिया। नीचे अपनी प्रतिभा का परीक्षण करने की तैयारी कर रहे जो डुआन ने दाव का टेलीपैथिक संदेश सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने सचमुच ऐसा ही कहा था। वो बर्बर व्यक्ति उसे भी बेहद घृणित लगा था। अरे, पीछे बैठे उस जंगली आदमी, कितने दिनों से नहाया नहीं है, तुमसे बहुत बदबू आ रही है, जो डुआन ने भौहें चढ़ाकर चिल्लाते हुए कहा। जब सबने नीचे देखा तो उन्हें एक अजीब सी गंध आई और फिर सबने सु ऑक्यान की ओर देखते हुए भौहें चढ़ा ली। सु ऑक्यान अभी भी अपनी कल्पनाओं में खोया हुआ था जब उसे खलल पड़ा और वह थोड़ा गुस्सा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। इससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम खुद को क्या समझते हो? वीर स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सु ऑक्यान सार्वजनिक रूप से 5वें राजकुमार जो डुआन का अपमान करने की हिम्मत करेगा। जो डुआन भी स्तब्ध रह गया। फिर उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और उसकी आंखों में जानलेवा इरादा झलकने लगा। ठीक है, इतने सालों में तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की है। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें ये समर्थन कहाँ से मिलता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सु ऑक्यान हंसते हुए बोली, बेकार हो तुम, मेरे लिए तो सिर्फ ताकत ही मायने रखती है। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद सु ऑक्यान लिंगायत क्षेत्र लेकर आया। अंतिम चरण में साधना का स्तर बिना किसी छिपाव के प्रकट हुआ। ये भांपते ही सबका चेहरा बदल गया। क्या वो तो वास्तव में लिंगायत क्षेत्र का है? अंतिम चरण। ये राक्षस कहाँ से आया? ऐसा लगता है कि हमने उन्हें कमा का। सबसे ऊपर के बुजुर्गों ने दाव कहना शुरू कर दिया। डीन कोंग दाव बिना किसी हैरानी के ध्यानपूर्वक नीचे की ओर देखते रहे। जो डुआन का चेहरा कुछ पीला पड़ गया था। उसे इस बार इतने कठिन प्रतिद्वंदी का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। लिंगायत क्षेत्र अंतिम चरण में उसने अभी लिंगायत क्षेत्र में काम करना शुरू किया है। दर्शक मंच पर जो वांजी के चेहरे के भाव में अचानक बदलाव आया। उनकी आंखों में सदमा छा गया। ये कैसे हो सकता है? ये बर्बर व्यक्ति लिंगायत क्षेत्र का कैसे हो सकता है? अंतिम चरण। आपको ये पता होना चाहिए कि जब दाव ने पहली बार अकादमी में प्रवेश किया था तब उसने लिंगायत क्षेत्र में ही प्रवेश किया था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इस व्यक्ति की प्रतिभा मुझसे कहीं अधिक है? तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? सु ऑक्यान ने आक्रामक ढंग से जो डुआन की ओर देखा। वह अपनी ताकत दिखाने का यह मौका नहीं छोड़ना चाहता था। साथ ही वह मन ही मन खुश भी महसूस कर रहा था। लोगों की निगाहें उसे देखकर अच्छी लग रही थी। ये सोचते हुए उसने सूर्य की ओर एक नजर डाली, ये देखने के लिए कि क्या वो कोई हैरानी दिखाती है। सूर्य का बेहद खूबसूरत चेहरा भावहीन बना रहा। उसकी बर्फीली नीली आंखें शांत जल की तरह स्थिर थी, मानो वो उसे अनदेखा कर रही हो। ये देखकर सु ऑक्यान का दिल गुस्से से भर उठा। ठीक है, तुम मुझे इस तरह नजरअंदाज करने की हिम्मत करते हो। बस देखते रहो। तुम मुझसे कुछ साल पहले ही इतने कुशल हुए हो कि इतने अच्छे हो गए। तुम्हारी प्रतिभा तो बिल्कुल ही घटिया है। जो डुआन ने दांत पीसते हुए कहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस असभ्य व्यक्ति की प्रतिभा उससे बेहतर हो सकती है। ये सुनकर सु ऑक्यान ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि आप अभी भी आश्वस्त नहीं है तो मैं आपको झुकने पर मजबूर कर दूंगा। हाँ, बस यही है। सब कुछ जाना पहचाना वापस आ गया है और अब उसके लिए अपनी ताकत दिखाने और फिर से थप्पड़ खाने का समय आ गया है। ऐसा लगता है कि नागोंग चेन की घटना महज एक दुर्घटना थी। जैसे ही वह अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पत्थर की शिला को छूने ही वाला था, तभी एक परिचित आवाज सुनाई दी। वाह, यहाँ तो बहुत चहल पहल है। सु ऑक्यान के चेहरे के भाव बदल गए। फिर उसका चेहरा विकृत हो गया और उसकी आंखें लाल हो गई। वह उस दाव की आवाज से भली भांति परिचित था। नागोंग चेन, तुम फिर से आ गए। डॉट 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 डॉट। अध्याय 28वां कमीना अमीर कुत्ता। अध्याय 28वां कमीना अमीर कुत्ता। अचानक आकाश से एक विशालकाय उड़ने वाला जहाज नीचे उतरा, जिसका दिव्य प्रकाश प्रज्वलित हो रहा था। उस पर बने प्रतीक आपस में घुले हुए थे और वह एक अत्यंत शक्तिशाली आग लिए हुए था।
होने वाली नाव पर सफेद वस्त्र पहने एक आकृति अपने हाथों को पीठ के पीछे रखे खड़ी थी, जो अद्वितीय लालित्य और आकर्षण बिखेर रही थी और उसके साथ एक पवित्र लेकिन मोह की युवती भी थी। अभी बोलने वाला व्यक्ति नागोंग चेन था। जब सभी ने इसे स्पष्ट रूप से देख लिया तो उनकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई और उनकी आंखों में सदमा छा गया। वो त्यानिवान मनो के युवा स्वामी थे, नागोंग चेन। ये वही कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी त्यानिवान अकादमी में आ रहा हो? वो तो योग्यता के मामले में द्वितीय श्रेणी का भी नहीं है, फिर भी बहाने के योग्य है। वीर आपस में फुसफुसा रही थी। इस समय दर्शक मंच के शीर्ष पर बैठी सूरी की आंखों में एक जटिल भाव था और वह कई विचारों से भरी हुई थी। वह यहाँ क्यों है? क्या मेरी वजह से उसके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है? जब भी सूरी नागोंग चेन को देखती है तो वह उस रात हुई घटना के बारे में सोचे बिना नहीं रह पाती और उसके खूबसूरत चेहरे पर शर्मिंदगी की लाई आ जाती है। एक तरफ खड़े कोंग दाओयुन को नागोंग चेन के अचानक प्रकट होने पर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि त्यानिवान मनो ने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था। कोंग दाओयुन उन लोगों से घृणा करता था जो गुप्त तरीकों से प्रवेश कर गए थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं सका क्योंकि त्यानिवान मनो हर साल त्यानिवान अकादमी के लिए संसाधनों का प्रायोजन करता था। वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने नागोंग चेन की ओर कुछ और बार नजर डाली। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए कोंग दाओयुन की आंखों में उन कुछ पलों में ही सदमा झलक रहा था। वो नागोंग चेन की शक्ति को बिल्कुल भी भेद नहीं पा रहा था, मानो वही धुंधली सी छाया हो। क्या यह अफवाह सच हो सकती है कि देवी से विवाह के बाद नागोंग चेन की आंखों की पुतलियां दोहरी हो गई थी, या शायद उनकी साधना का स्तर बहुत कम था जिसके कारण उन्होंने गलत निर्णय लिया? कोंग दाओयुन की गहरी आंखों में जिज्ञासा की झलक साफ दिखाई दी जब उसने नागोंग चेन को देखा। जो वांटी कुछ हैरान दिखी, ये आशिक मिजाज लड़का यहाँ क्यों आया था? वो जिज्ञासु था, लेकिन उसकी जिज्ञासा केवल इसी बात तक सीमित थी, जब तक दूसरा पक्ष उसे परेशान नहीं करता था तब तक सब ठीक था। हालांकि उसके पिता ने उसे नागोंग चेन को उकसाने से मना किया था, लेकिन उसने इसी गंभीरता से नहीं लिया और यहाँ तक कि उसका उपहास भी उड़ाया, ये सोचते हुए कि केवल एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाले एक बेकार व्यक्ति से डरने की कोई बात नहीं है। बेशक यहाँ सबसे ज्यादा हैरान सु ऑक्यान है। नागोंग चेन की निगाहें खुद पर पड़ते देख सु ऑक्यान ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया ताकि वो अपने चेहरे के भावों को छिपा सके और अपने दिल में भरी नफरत को जबरदस्ती दबा सके। वो उसे खुद को पहचानने नहीं दे सकता, वरना मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कौन जाने दाव के दिव्य राजा क्षेत्र के रक्षक अभी भी यहाँ है या नहीं। वो अपनी नसों की कटने का दर्द दोबारा महसूस नहीं करना चाहता। कुछ समय तक इसे सहन करने के बाद वो तुम्हारा मृत्यु का दिन होगा, नागोंग चेन। ये सोचते हुए सु ऑक्यान की आंखों में एक धुंधली सी चमक कौन गई। बनिंग मिनरल का दूसरा भाग प्राप्त करने के बाद सत्तावन का उदय शुरू हुआ। ये देखकर नागोंग चेन ने भी एक चंचल मुस्कान दिखाई सु ऑक्यान की ओर देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। सुवान ट्रक, क्या तुम इस व्यक्ति को पहचानती हो? ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये सुनकर वांग युक्सुआन हैरान रह गई, फिर उसने सु ऑक्यान की ओर देखा, उसकी कोमल बाहें थोड़ी सी खुल गई और उसकी खूबसूरत आंखों में घृणा का भाव दिखाई दिया। गुरुजी, मैं इस व्यक्ति को कैसे पहचान सकती हूँ? क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? वांग युक्सुआन ने स्पष्ट और मधुर स्वर में कहा, जिसमें थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी। परिचित आवाज सुनते ही सु ऑक्यान चौंक गया, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। वो वांग युक्सुआन की ओर देखे बिना नहीं रह सका। जी हाँ, आप ही हैं। आपने मुझे पहचाना नहीं? सु ऑक्यान को महसूस हो रहा था कि वांग युक्सुआन पहले से अलग लग रही थी, लेकिन वह ठीक से ये नहीं बता पा रहा था कि क्या अलग था। वो बड़ी सहजता से नागोंग चेन को मास्टर कहकर पुकारती थी। क्या इस दौरान उनके बीच कुछ हुआ होगा? नहीं, यह जरूर शैतान नागोंग चेन ने ही उसे मजबूर किया होगा। सु ऑक्यान सबसे बुरे की कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर पाए और केवल खुद को दिलासा देती रही। ओह, तो शायद मुझे गलत याद आ गया होगा। नागोंग चेन ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए वांग युक्सुआन के सिर पर थपथपाया। यह महसूस करके वांग युक्सुआन थोड़ा शर्मा गई। सच कहूं तो यहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अगर आपको फ्लर्ट करना है तो बिस्तर पर ही करें। इसे देखने वाले सभी लोग ईर्ष्या से देख रहे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वान परिवार की छोटी राजकुमारी सचमुच नागोंग चेन की नौकरानी बन जाएगी। इतनी खूबसूरत होने के कारण वह सचमुच ग्रेट जोहू की 4 सुंदरियों में से एक होने की हकदार है। मुझे इस बात से नफरत है कि नागोंग चेन ने उसे इस तरह प्रशिक्षित किया। हालांकि मैंने सुना है कि सु ऑक्यान नाम का एक व्यक्ति पहले वांग युक्सुआन के बहुत करीब था, लेकिन मुझे नहीं पता कि दाव की बात सच्चाई या नहीं। ओह, क्या इसका मतलब यह है कि सु ऑक्यान अब पूरी तरह से धोखा खा चुकी है? हाँ। इस दृश्य को देखकर सूरी का खूबसूरत चेहरा और भी ठंडा पड़ गया। उसने बर्फीली निगाहों से नागोंग चेन को देखा। उसकी आवाज इतनी तीव्र थी कि ऐसा लग रहा था मानो वह जमीन को जमा दे। ठीक है, तो जब मैं आसपास नहीं होती तो तुम बाहर जाकर दूसरी महिलाओं के साथ इश्बाजी करते हो, है ना? सूरी को नहीं पता था कि उसे इस तरह के भावनात्मक उतार चढ़ाव का अनुभव क्यों हो रहा था। उसे बस बुरा लगता था जब वह नागोंग चेन को अन्य महिलाओं के साथ हंसते और मजाक करते देखती थी। एक तरफ बैठी कोंग दाओयुन को अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और ऐसा लगा मानो आकाश भी बहुत ठंडा हो गया हो। हम क्या सर्दी आ रही है? कोंग दाओयुन ने सोचा। वीर से आ रही खास भरी टिप्पणियों को सुनकर सु ऑक्यान ने अपनी मुठियां भींच ली और मन ही मन उन्हें याद कर लिया। तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे करते हो? बस देखते रहो, मैं तुम्हें कैसे पाती हूँ। उसी क्षण ये किंगफेंग ने ठंडी आवाज में कहा, अनाधिकृत व्यक्ति कृपया हमारी अकादमी के मूल्यांकन में हस्तक्षेप न करें। वो इतने लंबे समय से मूल्यांकन में दखल दे रहा है, अगर वो त्यानिवान मनो का युवा स्वामी न होता तो हम उसे बहुत पहले ही बाहर निकाल देते। जब परीक्षक ने अंततः बोलना शुरू किया तो सभी लोग कुछ उम्मीद के साथ नागोंग चेन की ओर देखने लगे, ये सोचकर कि वह कैसे जवाब देगा। वांग युक्सुआन ने मुस्कुराते हुए 2 टोकन निकाले। ये लीजिए, त्यानिवान अकादमी आंतरिक संप्रदाय के शिष्य का प्रतीक चिन्ह। सफेद टोकन से प्रकाश निकल रहा था और उस पर खुद लिखे गए 2 अक्षर ड्रैगन और फीनिक्स दीन द्वारा लिखे गए थे और कोई भी उनकी नकल नहीं कर सकता था। जब दोनों टोकन बाहर लाए गए तो पूरा कमरा शांत हो गया, हर कोई आंखें फाड़ कर देखता रह गया। अरे यार, नागोंग चेन कब हमारी अकादमी का आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बन गया? क्या ये टोकन नकली हो सकता है? यह असंभव है। इस पर दी गई जानकारी हमारे टोकन से बिल्कुल मेल खाती है। उफ, क्या ऐसा हो सकता है कि अकादमी ने जानबूझकर नागोंग चेन को तरजीह दी हो? तुरंत ही भीड़ में इस मामले पर चर्चा शुरू हो गई। ये किंगफेंग कुछ शर्मिंदा सा लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरी तरफ से कोई आंतरिक संप्रदाय के शिष्य का प्रतीक चिन्ह भी निकाल सकता है। अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर वह एक नजर में ही बता सकता था कि टोकन निश्चित रूप से असली था और जारी होने की कोई संभावना नहीं थी। तुम्हें ये टोकन कहाँ से मिला? ये किंगफेंग ने गहरी आवाज में दाव से पूछा। इसी क्षण कोंग दाओयुन अचानक सबके सामने प्रकट हुए और बोले, ये दोनों देवी की तरह विशेष रूप से भर्ती किए गए हैं। मैंने स्वयं इन्हें इनके टोकन दिए हैं। ठीक है, अब और कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। मूल्यांकन जारी है। ये सुनकर सब लोग चौंक गए। विशेष भर्ती, वांग युक्सुआन की विशेष भर्ती होना एक बात है, आखिर वह जनजात आध्यात्मिक शक्ति वाला व्यक्ति है और उसमें 8वीं श्रेणी की योग्यता है। लेकिन नागोंग चेन की विशेष भर्ती का क्या मतलब है? क्या वह पैसे पर निर्भर है? धिक्कार है, कितना बड़ा अमीर कमीना है। ये विवेकशील व्यक्ति अपने गुस्से को खुलकर व्यक्त करने का साहस नहीं कर पाए। अध्याय 29 सुपरनोवा रैंक। अध्याय 29 सुपरनोवा रैंक। जूनियर आज सिर्फ एक ही काम के लिए आया है, टोंटियन की टाव में सेम लगाने के लिए। नागोंग चेन शांत भाव से बोले, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था, मानो वे बाकी सभी को नीचा दिखा रहे हों। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन पूरे चौक में गूंज उठी। ये सुनकर सबकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई और उनके चेहरों पर गहरा सदमा झलक रहा था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि त्यानिवान मनो के युवा स्वामी के आने का उद्देश्य केवल टोंटियन की टावर में सेंध लगाना था। तुम सिर्फ टोंटियन टावर की परीक्षा पास करने के लिए मेरी अकादमी में शामिल हुए हो। कोंग दाओयुन ने भौहें चढ़ाकर कहा, दाव, उद्धरण चिन्ह।
उनमें क्या खराबी है? टोंटियन कटावा तो बस असली युद्ध कौशल को निखारने की जगह है। वहां मिलने वाले पुरस्कार नगण्य है और पहले से ही वहां पहुंच चुके लोगों को मिल चुके हैं। बेशक अगर वो उच्च स्तर तक पहुंच सकता है तो उसे कुछ अवसर मिल सकते हैं, लेकिन क्या ये संभव भी है? बिल्कुल नहीं, मैं आज दाव साथी से मिलने आया हूँ। नागोंग चेन मुस्कुराया, फिर सूर्य की ओर देखा। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। देवी कब उनकी दाव साथी बन गई? जो वान जी को रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई, एक स्पष्ट आशंका उसके मन में घर कर गई। सभी का ध्यान सूर्य की ओर केंद्रित हो गया। वे देखना चाहते थे कि वह कैसी प्रतिक्रिया देगी। उन सभी को उम्मीद थी कि सूर्य नागोंग चेन को नजरअंदाज कर देगी या उसे जमकर डांटेगी, ताकि वे निश्चिंत होकर उस पर बेरहमी से हंस सके। दुर्भाग्यवश वे निराश हुए। ये सुनकर आमतौर पर अलग थलग रहने वाली सूर्य के कोमल चेहरे पर हल्की सी शर्म आ गई और उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तुम्हें अभी पता है कि मैं तुम्हारी पापा की साथी हूँ। हाँ, नागोंग चेन ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, जाहिर है वह दाव को जानता था। सूर्य ने जो कहा, इस दृश्य को देखकर सबका दिल चकनाचूर हो गया। एक पल के लिए ये पुरुष जिसके टूटे दिल वाले प्रेमियों की तरह विलाप करने लगे, उनका दुख असहनीय था। हे भगवान, वह वास्तव में वो बिगड़ी हुई बच्ची दाव साथी कैसे हो सकती है? उसके मुकाबले मुझ में क्या कमी है? वो बस मुझसे थोड़ा ज्यादा सुंदर है और उसका बैकग्राउंड मुझसे बड़ा है ना? नागोंग चेन बहुत भाग्यशाली है। न केवल उसका इतना शक्तिशाली पृष्ठभूमि है, बल्कि देवी भी उसकी चंगुल में फंस गई है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि महान जोहों की दोनों सुंदरियां अब नागोंग चेन के हाथों में हैं? उन्होंने ईर्ष्या और जलन से भरी निगाहों से नागोंग चेन को देखा। उनमें से जो वांजी को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, उसका चेहरा इतना काला पड़ गया मानो उसने मल खा लिया हो। उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। जिस सफेद चांदनी से मैं हमेशा चुपके से प्यार करता था, वह असल में किसी और की पत्नी बन गई है। नागोंग चेन, तुम मरने के लायक हो। वो मन ही मन दहाड़ा और नागोंग चेन को गुस्से से घूरने लगा। तुम एक निकम्मे, दूसरे दर्जे के काबिल छात्र, एक देवी के योग्य बनने की हिम्मत कैसे करते हो? बस इंतजार करो, मैं तुम्हें जल्दी इसका हिसाब चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। जो वांजी की आंखों में हत्या का इरादा झलक उठा और उसने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, दाव। उद्धरण चिन्ह। एक तरफ खड़े जो यानलोंग भी बेहद नाखुश दिख रहे थे। नागोंग चेन को भीड़ से नाराज देखकर भीड़ में खड़ी सुआवत्यान मुस्कुराया और मन ही मन हंस पड़ी। नागोंग चेन, आखिरकार तुम्हें तुम्हारा मुकाबला मिल ही गया। हाँ। शांत रहो, कोंग दाओयुन ने शोरगुल देखकर कहा। एक शब्द ने मानो किसी शक्तिशाली शक्ति को समेटे हुए हो, पूरा चौक पर भर में सन्नाटा छा गया। फिर कोंग दाओयुन ने नागोंग चेन की ओर देखकर कहा, तुम टोंटियन की टावर को चुनौती देना चाहते हो? ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें योग्यता हासिल करनी होगी, अन्यथा भले ही तुम त्यानिवान हवेली के युवा स्वामी हो, फिर भी तुम्हें कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे। नागोंग चेन ने सिर हिलाया। टोंटियन टावर में प्रवेश पाने के दो तरीके हैं, एक तो प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना और दूसरा त्यानिवान अकादमी में 2 साल तक रहना। ये सुनकर नागोंग चेन ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मैं पहला विकल्प चुनता हूँ। ये तो मजाक है, अगर हम उसे 2 साल तक यहाँ रहने दे तो क्या है उसके अपने ही हाथ बांधने जैसा नहीं होगा? प्रवेश परीक्षा की बात करें तो यह महज प्रतिभा की परीक्षा थी और फिर उसे मैदान की रक्षा करनी थी। उसके लिए यह बहुत आसान था। उनकी सहज सहमति देखकर हर कोई थोड़ा हैरान था, आखिर उन्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला? शाबाश, तुम में हिम्मत है, जाओ और अब मूल्यांकन पूरा करो। कोंग दाओयुन की आंखों में प्रशंसा की चमक थी, साथ ही वह नागोंग चेन की असली क्षमताओं के बारे में बहुत उत्सुक भी था। इससे पहले उसने कभी भी त्यानिवान मनों के युवा स्वामी के पास साधना की प्रतिभा होने के बारे में नहीं सुना था। नागोंग चेन अचानक चौक के केंद्र में पहुंचा और एक विशाल पत्थर के स्मारक के सामने प्रकट हुआ। वीर तिरस्कार भरी निगाहों से देख रही थी, तुम तो बस दूसरे दर्जे की प्रतिभा हो, बाद में तुम खुद को शर्मिंदा कर लोगे। दोहरी पुतिया खुली हुई। नागोंग चेन ने मन ही मन सोचा, फिर हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। धमाका। नागोंग चेन की आभा तीव्र हो उठी और उसने अपनी पर्पल मेंशन क्षेत्र की साधना शक्ति का प्रयोग किया। उसकी आंखों से एक गहरा प्रकाश फूट पड़ा, जिससे अराजकता और विनाश की भयावह घटनाएं प्रकट हुई। ये क्या है? कोंग दाओयुन ने हैरानी से आंखें फाड़कर देखा और चौंकते हुए कहा। 18 वर्षीय पर्पल मेंशन रीम। न सिर्फ वह, बल्कि वहां मौजूद हर कोई पूरी तरह से चंभित रह गया। क्या नागोंग चेन वास्तव में पर्पल मेंशन दायरे में एक शक्तिशाली व्यक्ति है? सूर्य की खूबसूरत आंखों में एक अलग ही तरह की चमक थी, वह पहले से भी ज्यादा गंभीर लग रही थी। वान युक्सुआन की चमकदार आंखें एक समर्पित प्रशंसक की तरह नागोंग चेन को देखते हुए दमक रही थी। स्वामी जी, आप बहुत ही सुंदर हैं। वीर में खड़ी सुआवत्यान एक बनावटी मुस्कान के साथ पूरी तरह से जम गई। क्या ये बेकार सी चीज वास्तव में पर्पल मेंशन रीम है? असंभव, बिल्कुल असंभव। यह जरूर त्यानिवान मनों ने संसाधनों का इस्तेमाल करके इसे शक्तिशाली बनाया होगा। अगर वह मुझसे लड़े तो वह निश्चित रूप से जीत नहीं पाएगा। इस समय वह अभी भी कुछ हद तक हताश था। जैसे जैसे नागोंग चेन से निकलने वाली आभा बढ़ती गई, पत्थर की शिला पर भी प्रकाश चमकने लगा। उसी समय नागोंग चेन के ऊपर आकाश में एक चकाचौंध भरी रोशनी फूट पड़ी, जिसने पल भर में तेज धूप को काला कर दिया, मानो आकाश में एक दरार खुली हो, जिससे प्रकाश की एक निरंतर धारा बह रही हो। जी ऊर्जा पूरे आकाश में फैल गई। Less than AI equals 227 greater than now less than a greater than less than a greater than जीवन नीले रंग का एक कमल जीवन शक्ति से भरपूर दाव के भीतर विकसित हो रहा था। इस समय संसार अंधकार में था, सूर्य और चंद्रमा ढके हुए थे और केवल दाव दिव्य कमल ही अत्यंत चमक के साथ प्रकाशमान था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम था। अराजकता के भीतर एक महान दाव का विकास हो रहा था। यह क्या है? उस क्षण सबके मन में बस यही एक विचार था। प्रतिभा की परीक्षा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पत्थर की पट्टिका पर प्रकाश की 9 किरणें चमक रही थी, जो सबसे तीव्र दिव्य प्रकाश के साथ फूट रही थी। जब सभी ने इसे स्पष्ट रूप से देखा तो उनके चेहरे सदमे से भर गए। क्या सच में ये 9वीं कक्षा का हुनर है? हालांकि यह अभी भी सीमा नहीं थी। जैसे ही 9 प्रकाश एक साथ चमके, पहले प्रकाश की दिव्य चमक प्रवाहित होने लगी, जिसमें विलय के हल्के संकेत और यहाँ तक कि 9वें स्तर को भेदने के संकेत भी दिखाई देने लगे। नहीं, ये निश्चित रूप से 9वीं कक्षा का स्तर नहीं है। ये 9वीं कक्षा से भी अधिक मजबूत है और ये तो स्वर्ग को चुनौती देने वाली योग्यता है। उद्धरण चिन्ह। कोंग दाओयुन की आंखें चमक उठी जब उसने नागोंग चेन को ध्यान से देखा, उसका दिल सदमे से भर गया था। क्या ये पौराणिक सुपर 9th रैंक हो सकता है? उसी क्षण अचानक उनके मन में एक विचार आया, जो उन्होंने एक प्राचीन पुस्तक में देखा था। आकाश में घटी उस विचित्र घटना ने उसे खतरे का आभास भी करा दिया। उसने सुना था कि प्राचीन विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति के आसपास भी विचित्र घटनाएं घटित होती थी और वह जन्म से ही जय था और सर्वशक्तिशाली होकर सम्राट बन गया था। और अब उसके सामने का दृश्य पुस्तक में लिखे शब्दों का हूबहू पुनरावलोकन था, जिससे उसे एक युवा सम्राट की झलक दिखाई दी। डॉट डॉट डॉट। अध्याय 30 चलो साथ चलें। अध्याय 30 चलो साथ चलें। दिन, क्या आप चेक इन करना चाहते हैं? उसी क्षण नागोंग चेन के दिमाग में एक आवाज गूंजी। तभी नागोंग चेन को याद आया कि त्यानिवान अकादमी में पंजीकरण कराने का अवसर मिलेगा। दाखिल करना। बिना किसी झिझक के उसने मन ही मन दाव कहा। साइन सफल रहा, दिव्य पदवी से पुरस्कृत किया गया, साधना तकनीक स्वर्गीय सम्राट मुट्ठी। बहते पानी की तरह यादों की एक गहरी धारा उसके मन में प्रवेश कर गई। स्वर्गीय सम्राट की मुट्ठी की रचना सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट ने की थी, जिसमें उन्होंने स्वर्गीय ताव के नियमों को अपनी मुक्केबाजी तकनीक में समाहित किया था। एक ही मुक्के से सब कुछ प्रकट हो जाता है, एक ही मुक्के से स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो जाते हैं और एक ही मुक्के से इन और यांग का द्वार खुल जाता है। धमाका। उसके मन में एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति की छवि थी जो मुक्का मार रहा था। वह उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन उसे यकीन था कि यह अति शक्तिशाली प्राणी विशाल तारों से घिरा हुआ था, ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित था और अनगिनत दुनियाओं पर विराजमान था। उसने एक जोरदार मुक्का मारा और उस मुक्के से तारे नष्ट हो गए, अराजकता फैल गई और ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड रह रहा हो।
यह मुक्का इतना शक्तिशाली था कि पूरा ब्रह्मांड भी इसे समाहित नहीं कर सका। नागोंग चेन पूरी तरह से हैरान रह गया। क्या ये व्यक्ति स्वर्ग का सम्राट था? ये कितना भव्य और मनमोहक दृश्य है। मनुष्य कितना शक्तिशाली हो सकता है। बाहरी लोगों को ऐसा प्रतीत होता था मानो नागोंग चेन किसी दिव्य ज्ञानोदय की अवस्था में प्रवेश कर चुके हो। आकाश से शुभ सात रंगों के बादल उतर रहे हो और उनके शरीर पर विचित्र घटनाएं घटित हो रही हो। ये स्पष्ट रूप से मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य की स्थिति है। यदि एपिफेनी सफल होता है तो यह संभवतः महान ऊंचाइयों को छुएगा। छोटा सा महान जो राजवंश अद्वितीय प्रतिभा को समाहित नहीं कर सका। कुछ दूरी पर खड़े कोंदाओं ने अपनी दाढ़ी सहलाई। उनकी आंखों में सदमे का भाव था और वे मन ही मन सोचने लगे। कुछ सांसों के बाद नागोंग चेन पर हो रही अजीबोगरीब घटनाएं शांत हो गई। उसने अपनी आंखें खोली और उसके शरीर से एक अत्यंत भयानक दबाव निकला जो प्रकाश की एक लहर में बदल गया और बाहर की ओर फैल गया, जिससे जमीन कांप उठी और शून्य लोक थरथरा उठा। इस समय सभी के चेहरे पीले पड़ गए, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे दाव की महिमा का सामना नहीं कर सकते थे। वास्तव में मनमोहक बात यानीवान अकादमी के इन बुजुर्गों के चेहरे के भाव हैं। उनके मुंह इतने खुले हुए हैं कि उन्हें एक अंदर समझ सकता है। इस खबर ने उन्हें थोड़ा बेचैन कर दिया। उनके मन में एक स्पष्ट विचार आया कि अगर उन्हें नागोंग चेन से लड़ना पड़ा तो शायद वे कुछ ही सांसों से ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। उनके चेहरों पर घोर सदमा झलक रहा था और उन्होंने मुश्किल से अपनी सांस रोकी। ये बच्चा तो बहुत डरावना है। जो वांजी के चेहरे पर पहले वाला घमंडी भाव गायब हो गया और उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। उसके भीतर की शारीरिक संरचना ने उसे बताया कि यह व्यक्ति किसी भी हालत में दुश्मन नहीं हो सकता। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि नागोंग चेन एक निकम्मे व्यक्ति से उठकर एक अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति बन जाएगा। एक ऐसा प्रतिभावान व्यक्ति जो ब्रेव जो कि सभी प्रतिभावान व्यक्तियों को कुचल सकता है। यह विरोधाभास उनके लिए सहन करना कठिन था। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मुझे अपनी बाकी जिंदगी नागोंग चेन की छाया में ही गुजारनी पड़ेगी? किनारे पर खड़े झोउ यानलोंग भी चौंक गए। ये बहुत ही अपरिचित था। नागोंग चेन इतना अपरिचित था कि वह उस व्यक्ति जैसा बिल्कुल नहीं था जिसे वह याद करते थे। सबसे ज्यादा हैरान सु आउटियान थी, जिन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नागोंग चेन की प्रतिभा इतनी अद्भुत होगी। क्या ये आंखें थी? सु आउटियान ने उनकी निगाहों का सामना किया और महसूस किया कि उनकी दिव्यात्मा उन भयानक आंखों में समा रही है। उनका शरीर कांप उठा और उन्हें ऐसा लगा मानो वे उनके सामने घुटने टेक रहे हों। क्यों? वो तो साफ तौर पर एक बिगड़ा हुआ बच्चा था। तो पिछले एक महीने में सब कुछ क्यों बदल गया? उसे इतनी अद्भुत और आश्चर्यजनक प्रतिभा कब मिली? सु आउटियन के मन में कई सवाल उठ रहे थे और सिर्फ वही नहीं बल्कि चौक में मौजूद हर कोई बहुत हैरान था। ये बड़ा अंतर बहुत ही दर्दनाक है। क्या उसे इस जीवन में बदला लेने का मौका मिलेगा? सु आउटियन ने अपने होठों पर एक कड़वी मुस्कान लिए खुद से यह सवाल पूछा। अचानक मानो उसे कुछ सूझ गया हो। उसकी आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर फिर से वही आत्मविश्वास लौट आया। मेरे पास अभी भी मौका है। बलिंग मैनुअल का दूसरा भाग प्राप्त करने के बाद मैं अपनी योग्यता को 9वें या उससे भी ऊपर की स्तर तक बढ़ा सकता हूँ। उस समय नागोंग चेन को भी मेरे सामने झुकना पड़ेगा। भले ही उसके पास 9वीं कक्षा के स्तर की योग्यता हो, लेकिन वह दृढ़ता से मानता है कि ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा इतनी प्रतिभा होने के बावजूद भी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा, जबकि वह स्वयं भाग्य के साथ अंततः विजेता बनेगा। नागोंग चेन योग्यता परीक्षा में 9वां स्थान। जब तक नागोंग चेन ने किंगफेंग की ओर नहीं देखा तब तक किंगफेंग ने कांपते हुए प्रतिक्रिया नहीं दी और जोर से चिल्लाए। पूरा दर्शक वर्ग परिणाम से पूरी तरह आश्चर्यचकित होकर आक्रोशित हो गया। उनकी आंखें उत्साह से चल रही थी क्योंकि वे नागोंग चेन को घूर रहे थे। आपको ये जानना चाहिए कि दाव महान जो राजवंश में दूसरी 9वीं श्रेणी की योग्यता है, जो अमरता के लिए याद रखने के लिए पर्याप्त है। नागोंग चेन स्वयं शांत रहे, मानो उन्हें इसकी उम्मीद थी। दोहरी पुतलियों की क्षमता 9वें दर्जे से भी ऊपर की प्रतिभा है। केवल परीक्षण करने वाली आत्मा की गोली से स्वाभाविक रूप से उसकी प्रतिभा का पता नहीं लगाया जा सकता। 9वां दर्जा ही उसकी सीमा है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सबको बता देगा कि 9वें रैंक के एप्टीट्यूड स्कोर में भी कमी होती है। उसके बदल में बैठीवान युक्सुआन अभी उतनी ही उत्सुकता से नागोंग चेन को निहार रही थी। उसकी आंखों में अब भी प्यार भरा हुआ था। मालिक वाकई कमाल का है। अब क्या हम दूसरा मूल्यांकन शुरू करें? नागोंग चेन ने शांत भाव से पूछा। उसकी दोनों आंखें श्रेष्ठता के भाव से कोंगदाओयन को देख रही थी। ये देखकर कोंगदाओयन की आंखों में थोड़ी घबराहट झलक रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दाव को जवाब दिया। अन्य शिष्यों के मूल्यांकन अभी पूरे नहीं हुए हैं और उन्हें सक्रिय होने में कुछ समय लगेगा। अगर आप इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहते, एक और तरीका है जो कि अकादमी में किसी सच्चे शिष्य को चुनौती देना है। यदि आप उसे हरा देते हैं तो आप योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। ये सुनकर सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। अकादमी के सच्चे शिक्षक क्या वे झोउ वांजी और अन्य लोग नहीं थे? आपको ये पता होना चाहिए कि हालांकि दाव और अन्य लोग नागोंग चेन जितने प्रतिभाशाली नहीं है, वे लंबे समय से महाविद्यालय में हैं और लंबे समय से पर्पल मेंशन दायरे के प्रतिभाशाली स्तर तक पहुंच चुके हैं। इन दशकों का अंतर कुछ हद तक बड़े द्वारा छोटे पर दादागिरी करने जैसा लगता है। तो नागोंग चेन क्या फैसला करेगी? कुछ लोग उत्सुकता से देख रहे थे। अगर वे चुनौती स्वीकार न करें तो ये समझ में आता है, लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो मामला दिलचस्प हो जाएगा। नागोंग चेन आत्मविश्वास से भरे और शांत भाव से बोले, आयत यानीवान अकादमी के सभी सच्चे शिष्यों को एक साथ बाहर लाते हैं। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। उनके बोलने के बाद सबके मुंह खुले के खुले रह गए, मानो उन्होंने कोई अविश्वसनीय बात सुनी हो। वो सभी सच्चे शिष्यों को चुनौती देने जा रहा है। क्या हमने सही सुना? मूल्यांकन के लिए आए सभी प्रतिभागी उत्सुक भावों के साथ नागोंग चेन को देख रहे थे। ये वास्तव में हम सभी के लिए एक आदर्श है। उन्होंने अस्पताल में अपने पहले ही दिन इतना उल्लेखनीय कारनामा कर दिखाया। सफलता हो या असफलता, नागोंग चेन का नाम उनके दिलों में हमेशा याद रहेगा। ये सुनकर स्टैंड में बैठी झोउ वांजी तुरंत गंभीर हो गई। बहुत खूब, कितना घमंड है। झोउ यानलोंग की निगाहें भी बर्फीली थी। अगर ऐसा है तो मैं उसे खुद सबक सिखाऊंगा। उसके बदल में खड़े अन्य 3 सच्चे शिष्यों ने भी सिर हिलाया। यद्यपि झोउ यानलोंग सच्चे शिष्यों की श्रेणी में प्रवेश करने वाला अंतिम व्यक्ति था, उसके पास रेड फ्लैग ड्रैगन रॉयल बॉडी और छठी श्रेणी की योग्यता थी और अब उसने पर्पल मेंशन में भी प्रवेश कर लिया है। मध्य चरण इस बच्चे को सबक सिखाने के लिए काफी होगा। अध्याय 31 एक 19 ही हवा में उड़ जाते हैं। झोउ वांजी अखाड़े में प्रवेश करती है। अध्याय 31 एक 19 ही हवा में उड़ जाते हैं। झोउ वांजी अखाड़े में प्रवेश करती है। कुछ ही देर में एक आकृतित द्वंद्वयुद्ध के मंच पर उतरे और उसे देखकर सभी लोग चौंक गए। दरअसल ये द्वितीय राजकुमार झोउ यानलोंग है। मैंने सुना है कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही पर्पल मेंशन क्षेत्र के मध्य चरण में प्रवेश किया है। ऐसा लगता है कि नागोंग चेन खतरे में है। हाँ, और इसके अलावा शाही दरबार और त्यानीवान प्रांत के बीच हमेशा से ही मतभेद रहे हैं। अब जब दूसरे राजकुमार ने युद्ध छेड़ने का फैसला किया है तो यह निश्चित रूप से त्यानीवान प्रांत को दबाने के लिए ही होगा। नागोंग चेन के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं है। वो बहुत छोटा है। दूसरे राजकुमार के पास क्रिम्सन ड्रैगन किंग जैसी शारीरिक शक्ति है और उसका युद्ध अनुभव उससे कहीं अधिक है। ये लड़ाई जल्द ही खत्म हो जानी चाहिए। भीड़ में चर्चाओं की गहमागहमी थी। जाहिर तौर पर लोग नागोंग चेन को लेकर आशावादी नहीं थे। इसी बीच दर्शकों में बैठी सूर्य के ठंडे और आकर्षक चेहरे पर उसकी खूबसूरत आंखों में हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। उसे पता था कि कोई न कोई मुसीबत में पड़ने वाला है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि कौन। इसी बीच भीड़ में खड़े सु आउटियान की निगाहें ठंडी थी और वह मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि उनका प्रतिद्वंदी नागोंग चेन को हरा दे। वो बेताब होकर नागोंग चेन को असफल होते देखना चाहता था। त्यानीवान अकादमी के 5वें सच्चे शिष्य झोउ यानलोंग त्यानीवान प्रांत के युवा गुरु से सीखने आए हैं। झोउ यानलोंग ने ठंडे स्वर में कहा। उनकी आंखों में शत्रुता भरी हुई थी। आप योग्य नहीं है। सफेद वस्त्र पहने नागोंग चेन ने बात की। उनकी दोहरी पुतलियां एक राजक आदिम घटना को प्रकट कर रही थी और उनकी आभा भाव थी जो एक युवा राजा की आभा बिखेर रही थी। नीचे बैठी कई महिला शिष्याएं इतने सुंदर पुरुष को देखकर चीखने से खुद को रोक नहीं पाई। युवा मालिक बहुत ही सुंदर है। मैं छोटे मालिक का कुत्ता बनना चाहता हूँ।
यद्यपि मैं अकादमी का शिष्य हूँ, फिर भी मुझे उम्मीद है कि युवा गुरुजी जीत हासिल कर सकते हैं। ये महिला शिष्याएं बेहद उत्साहित थी और उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। जब अकादमी के अन्य पुरुष शिष्यों ने ये देखा तो वे नामदोंग चेन के प्रति ईर्ष्या और जलन से भर गए। जी, क्या फर्क पड़ता है अगर वो थोड़ा ज्यादा सुंदर है, थोड़ा ज्यादा प्रतिभाशाली है और उसका बैकग्राउंड थोड़ा बेहतर है। इसके अलावा नामदोंग चेन में ऐसा क्या है जो मुझमें नहीं है? एक साधारण दिखने वाले आदमी ने आत्मविश्वास से अपने बाल लहराते हुए कहा। ये देखकर उनके आसपास मौजूद महिला शिष्यों ने दूरी बनाए रखी। तुम सचमुच बेशर्म और बुरे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे भाई की बराबरी कर सकते हो? महिला शिष्याएं आपस में फुसफुसा रही थी। जल्द ही सभी का ध्यान वापस द्वंद्वयुद्ध के मंच पर लौट आया। कितना घमंडी, आज मैं तुम्हें अकादमी के शिष्यों की असली ताकत दिखाऊंगा। नामदोंग चेन के शब्दों ने सु यानलॉन्ग को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। दूसरे राजकुमार के रूप में हुएग्रे जो में उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर सकता था। इसके तुरंत बाद सु यानलॉन्ग ने अपनी साधना शक्ति का प्रयोग किया। उसके कपड़े फट गए और उसका पूरा शरीर आग की लिपटों में गिर गया। उसकी आभा अत्यंत शक्तिशाली हो गई। उसके नंगे ऊपरी शरीर पर धीरे धीरे गहरे लाल रंग के शल्क उगने लगे, मानो वह अजगर में बदलने वाला हो। कुछ ही सांसों में वह आधा इंसान आधा अजगर बन गया और उसकी आंखों की पुतलियों में अजगर की शक्ति की झलक दिखाई देने लगी। इसे देखकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह गए। जो यानलॉन्ग का क्रिम्सन ड्रैगन किंग बॉडी हाल ही में फिर से मजबूत हो गया है। ऐसा लगता है कि नामदोंग चेन मुश्किल स्थिति में है। हाँ, लेकिन केवल नामदोंग चेन ही जो यानलॉन्ग को तुरंत अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए मजबूर कर सकता था। मैं देखना चाहता हूँ कि नामदोंग चेन जो यानलॉन्ग का सामना कैसे करेगी। ये देखकर ऊपर बैठे जो वांजी जोर से हंस पड़े। उनकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। अपने शरीर में आए विस्फोट के बाद जो यानलॉन्ग की ताकत और गति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। ये कहा जा सकता है कि जो यानलॉन्ग की वर्तमान युद्ध क्षमता लगभग एक सामान्य उच्च स्तरीय पर्पल मेंशन क्षेत्र के साधक के बराबर है। अगर वो उसे लड़ भी ले तो ये स्थिति में वो जो यानलॉन्ग को 100% निश्चितता के साथ हरा नहीं पाएगा। क्या वो बुरी तरह डर गया है? जो यानलॉन्ग की आंखों में खून की प्यास झलक रही थी। नामदोंग चेन को हिलते हुए न देखकर वो अत्यंत तेजी से मिसाइल की तरह उसकी ओर दौड़ा। ये लो, स्वर्ग जलाने वाला ड्रैगन रूपांतरण मुक्का। जो यानलॉन्ग ने मुट्ठी से जोरदार प्रहार किया, जिससे अनगिनत ज्वालाएं निकली, मानो वह अग्नि ड्रैगन में परिवर्तित हो गया हो। यदि ये मुक्का किसी साधारण बैंगनी हवेली क्षेत्र के अंतिम चरण के साधक को मारा जाता तो संभवतः वो खून से लथपथ हो जाता। इसे देखने वाले सभी लोग हैरान रह गए। जैसे ही मुक्का लगने ही वाला था, नामदोंग चेन ने अपनी चाल चली। उसकी सुनहरी रक्त ऊर्जा का विस्फोट हुआ और उसके शरीर में मौजूद लाखों ड्रैगन हाथीकण सक्रिय हो गए। उसने एक उंगली बढ़ाकर सीधे जो यानलॉन्ग के मुक्के को रोक दिया। जो यानलॉन्ग की मुस्कान गायब हो गई और उसने अपनी आंखों में अत्यधिक भय लिए नामदोंग चेन को देखा। उसे महसूस हो रहा था कि इस उंगली ने उसके शरीर की सारी शक्ति छीन ली है। बूम! इसके तुरंत बाद नामदोंग चेन की उंगलियों से एक जबरदस्त शक्ति निकली और जो यानलॉन्ग सीधे दूर जा गिरा। उसके मुंह से खून निकल रहा था। वह दर्जनों मीटर दूर उड़ गया और जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। फुफकार! पूरा कमरा एकदम शांत था। ये देखकर सबकी आंखें सिकुड़ गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। अपनी उंगली के हल्के से इशारे से ही उसने अपनी ताकत के लिए मशहूर जो यानलॉन्ग को हवा में उड़ा दिया। लड़ाई तब समाप्त हो गई जब नामदोंग चेन को अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करते हुए देखने का मौका भी नहीं मिला। नामदोंग चेन ने अपना सिर हिलाया, मानो वह कुछ निराश दिख रहा हो। ये गति देखने में तो तेज लगती है, लेकिन उसकी दोहरी पुतलियों के सामने यह एक घोड़े की तरह धीमी है। क्या यही महान जो की प्रथम अकादमी की असली ताकत है? यह मुझे सचमुच निराश करता है। नामदोंग चेन ने कहा। उनके सफेद वस्त्र हवा में लहरा रहे थे और उनकी आंखों में सूर्य और तारों के दहने की भयानक छवियां कौन रही थी। उसने न तो अपनी दोहरी पुतलियों का इस्तेमाल किया और न ही कैसी ग्रीन नोट की घटना का। वह केवल अपनी शारीरिक शक्ति से ही सु यानलॉन्ग को दबाने में सक्षम था। शिष्य गंभीर दिख रहे थे। यह मानना वाकई मुश्किल था कि जो यानलॉन्ग जैसा सच्चा शिष्य भी एक ही बार में नामदोंग चेन का मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि अन्य महिला शिष्यों की आंखों में उत्साह और भी बढ़ गया और अद्वितीय नामदोंग चेन को देखकर उनके पैर अनायास ही आपस में चिपक गए। भीड़ में खड़ा सु आउटियान पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने जलन में अपनी मुठ्ठियां भींची। ये बिगड़ा हुआ लड़का नामदोंग चेन इतना ताकतवर क्यों है? क्या नामदोंग चेन को हराने की उसकी कोई उम्मीद भी है? कोंग दाओयुन चौंक गया। वो सचमुच दोहरी पुतलियों वाले व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। संभवतः सेंट्रल प्लेन्स के शीर्ष रैंकिंग वाले कुछ ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी उनका मुकाबला कर सकते हैं। सूर्य की खूबसूरत आंखें प्रशंसा से चमक उठी और उसका दिल भावनाओं से भर गया। ये आदमी तो राक्षस है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं और ये इतनी ताकतवर कैसे हो गई? अपने शयनकक्ष में उस दिन को याद करते हुए जब नामदोंग चेन उसकी आभा से सचमुच चल गया था, उसने सोचा कि नामदोंग चेन में वास्तव में कोई साधना नहीं है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसने उसे कम आंका था। अब पीछे मुड़कर देखे तो अगर वो उस दिन उसे मारना चाहता तो इसमें केवल एक पल लेता। ये सोचते ही उसकी आंखों में कुछ ओजन सी छा गई। क्या उसे उसके प्रति आभारी नहीं होना चाहिए था? इस समय स्टैंड पर बैठे कुछ सच्चे शिष्यों ने अपनी मुठ्ठियां भींची। उनकी आंखें ठंडी पड़ गई, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। नामदोंग चेन बहुत ही ताकतवर था। आपको पता ही होगा कि सु यानलॉन्ग भी लगभग उन्हीं के बराबर ताकतवर था, लेकिन वो नामदोंग चेन का मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर उनकी जगह वो होते तो शायद उनका भी यही हाल होता। अपना अहंकार छोड़ो नामदोंग चेन, मैं तुमसे लड़ूंगा। तभी जो वांजी ने बिजली की तरह तेजी से द्वंद्वयुद्ध के मंच पर उतरते हुए बोलना शुरू किया। ये देखकर बुजुर्गों ने राहत की सांस ली, क्योंकि आखिरकार एक शिष्य ने चुनौती स्वीकार करने के लिए आगे कदम बढ़ाया था। जो वांजी के पास 7वीं श्रेणी का थंडर ट्रिब्यूलेशन बैटल बॉडी है और वह काफी समय से पर्पल मेंशन क्षेत्र के अंतिम चरण में है। उसे नामदोंग चेन को हराने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही, मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि 9वीं कक्षा की प्रतिभा इतनी असाधारण होती है। अध्याय 32 एक मक्की पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही है। जो वांजी ने छलांग लगाई और द्वंद्वयुद्ध के मंच पर मजबूती से उतर गई। उसकी आंखों में बिजली सी चमक उठी और उसने बर्फीले भाव से नामदोंग चेन को घूरना शुरू कर दिया। ये लड़ाई न केवल हमें सच्चे शिष्य बल्कि हमारे शाही परिवार को भी गौरव दिलाएगी। महान जो राजा के सबसे उत्कृष्ट पुत्र होने के नाते उनकी हार का दरबार पर स्पष्ट प्रभाव पड़ेगा। जैसे कोई मक्की पेड़ को हिलाने की कोशिश करती है, वैसे ही चाहे तुम राजघराने के ही क्यों न हो, मैं तुम्हारा बचा कुछ आत्मविश्वास भी चूर कर दूंगा। नामदोंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा। उसका चेहरा भावहीन था और उसे एक अजय आभा निकल रही थी। लड़ाई शुरू होने से पहले ही दोनों पक्ष युद्ध की कगार पर थे। आपको पता होना चाहिए कि प्रथम राजकुमार त्यानेवान अकादमी में प्रवेश करने के बाद से कभी पराजित नहीं हुए हैं। क्या नामदोंग चेन आज इस अजयता की मिथक को तोड़ पाएंगे? हालांकि नामदोंग चेन ने अब तक जो ताकत दिखाई है वह तो बस हिम्मत का एक छोटा सा हिस्सा है। उसकी सीमा कहां तक है यह कोई नहीं जानता। मुझे लगता है कि प्रथम राजकुमार का मिथक आज टूटने वाला है। हाँ, नामदोंग चेन तो बस एक मस्करा है। वो प्रथम राजकुमार को कैसे हरा सकता है? आपको पता होना चाहिए कि पिछले महीने प्रथम राजकुमार ने महान शक्ति स्तर के लिए युवनों को मारकर ले दाव सार प्राप्त कर लिया था। उसकी शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। जब सब लोग बातें कर रहे थे तभी अचानक काले वस्त्र पहने एक शिष्य ने बोलना शुरू किया, जिससे वे सब पूरी तरह से चौंक गए। काले वस्त्रधारी इस शिष्य का नाम टाइगरफ्लाई था और वह प्रथम राजकुमार का विश्वासपात्र था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी बातों में कुछ विश्वसनीयता थी। क्या प्रथम राजकुमार ने उच्च स्तर के साधक लिए युवनों को हरा दिया? नामदोंग चेन मुसीबत में है। आपको पता होना चाहिए कि युवराज के पास थंडर कैलामिटी बैटल बॉडी है। यदि वह ली दाव एसेंस को अवशोषित कर लेता है तो उसकी शक्ति संभवतः एक और स्तर तक बढ़ जाएगी। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं नामदोंग चेन से काफी समय से परेशान था। आखिर इतनी सारी महिला समीक्षक उसके पीछे क्यों पड़ी हैं? इस समय जो वांजी के सभी अधीनस्थ कर्मचारी उछल पड़े और इतराते हुए बोलने लगे। टाइगरफ्लाई की आंखों में गर्व की एक झलक दिखाई दी। युवराज किसी भी हालत में हार नहीं सकते थे।
ये चर्चात्मक चर्चाएं काफी शोरगुल वाली थी और कई लोगों ने इन्हें सुना। ये सुनकर सु आंग्टियान भी बेहद उत्साहित हो गया। उसकी आंखें खुशी से भर उठी, मानो उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया हो। नागोंग चेन, क्या तुम अजय नहीं थे? आज तुम्हारा सामना एक प्रतिद्वंदी से हो गया है ना? मैं बाद में तुम्हें मुझ पर हंसाऊंगा। अब उसका दिल नफरत से अंधा हो गया है और नागोंग चेन का नाम उसके दिल के हर तार को झकझोर देता है। फुसफुसाहट सुनकर वांग युक्सुआ ने कुछ चिंता के साथ ऊपर सफेद वस्त्र पहने हुए गर्वित आकृति की ओर देखा। मास्टर भला कैसे हार सकता है? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। मैं तुम नफरत करने वालों को बाद में खूब सबक सिखाऊंगा। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ सोचा है और खुद से कुछ बुदबुदाई है। आपको ये पता होना चाहिए कि दाओ नागोंग चेन ने बिना किसी परेशानी के पर्पल मेंशन दायरे के 10 सदस्यों को मार डाला था। इस बीच दर्शकों में बैठी सूरी हमेशा की तरह अलौकिक बनी रही। उसकी खूबसूरत आंखों में कोई भावना नहीं थी। उसने स्वाभाविक रूप से उन अफवाहों को सुना था, लेकिन उसने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। केवल नागोंग चेन से परिचित लोग ही जानते थे कि दाओ कितना शक्तिशाली था। ये सोचते हुए उसने अपनी नजरें वापस बनवे युद्ध के मंच की ओर घुमा ली। बहुत हो गई बातें, चलो लड़ते हैं, झो वांजी ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी आंखों में बिजली सी चमकती और उसने एक हाथ से वार किया। भयानक बिजली कड़कड़ाती हुई अनगिनत बिजली की चमक में तब्दील हो गई, जिसकी उतार चढ़ाव भयावह थी। यह एक अत्यंत शक्तिशाली बिजली पर आधारित मार्शल आर्ट है जिसे डिवाइन एबिलिटी कहा जाता है, जिसे 9 हेवंस थंडर पाम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे थंडर कैलामिटी बैटल बॉडी झो वांजी द्वारा शक्ति प्रदान की गई थी। एक ही हथेली के प्रहार से पर्पल मेंशन दायरे का कोई भी विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति या तो मर जाएगा या गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। नागोंग चेन की दोनों पुतलियों से हल्की रोशनी निकल रही थी। उसने मुट्ठी भींचकर एक हल्का सादा मुक्का मारा, जिसमें कोई चकाचौंध भरी चिंगारी नहीं निकली। यह एक साधारण सा मुक्का था, फिर भी ऐसा लगा जैसे किसी धमाके के साथ ध्वनि विस्फोट हुआ हो। नागोंग चेन के पीछे ऐसा प्रतीत होता था मानो एक अद्वितीय शक्ति के धनी व्यक्ति का उदय हुआ हो। उसकी आभा अत्यंत भयावह थी, एक ऐसा शक्ति के धनी व्यक्ति जो इस युग से संबंधित नहीं था। इस क्षण उन सभी ने नागोंग चेन के साथ मिलकर एक दूसरे पर मुक्के बरसाए, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो दुनिया नष्ट होने वाली हो। ये वास्तव में एक धरती को हिला देने वाली घटना थी। ये बिल्कुल दिव्य पद है, साधना तकनीक, स्वर्गीय सम्राट मुट्ठी। उसी समय नागोंग चेन के शरीर से करोड़ों ड्रैगन एलिफेंट कण निकले, जिससे लगभग 100 मिलियन जन की दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई, जो इस मुक्के के साथ बाहर निकली। दोनों शक्तियों की संयुक्त शक्ति एक अत्यंत भयावह स्तर पर पहुंच गई थी। उससे निकलने वाली आभा, उसके उतार चढ़ाव, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरे आकाश और पृथ्वी को चकनाचूर कर देंगे। गड़गड़ाहट। इस प्रहार के साथ पानी में विस्फोट करने वाली मिसाइल की तरह भयानक जादुई ऊर्जा बाहर की ओर फैल गई, जिससे पूरा चौंक गया। सबकी स्तब्ध निगाहों के बीच विस्फोट के केंद्र से एक आकृति ऐसे निकली जैसे टूटी हुई डोर वाली पतंग हो और पूरे नीले आकाश में खून के छींटे फैल गए। वो कोई और नहीं बल्कि झो वांजी थी। उसका शरीर पीछे की ओर गिर गया। उसका पूरा दाहिना हाथ सफेद हड्डी के रूप में दिखाई दे रहा था, जो एक अजीबोगरीब मुद्रा में मुड़ी हुई थी और स्पष्ट रूप से टूटी हुई थी। झो वांजी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था और उसकी निगाहें अभूतपूर्व सदमे के साथ नागोंग चेन पर पड़ी। कई चीजों को तब तक सही मायने में नहीं समझा जा सकता जब तक आप उनका प्रत्यक्ष अनुभव न करें। अब झो वांजी को झो यानलोंग की निराशा का एहसास हो गया है। ऐसा महसूस हो रहा था मानो मैं किसी एक व्यक्ति का सामना ही नहीं कर रहा था। इसके बजाय उसका सामना एक किशोर सुप्रीम चैंपियन से हो रहा था। झो वांजी अपनी जगह पर ही रुक गया। उसका चेहरा सदमे से भर गया। ये कैसे संभव है? आपकी ताकत तो इतनी। वो तो हैरान था ही, बल्कि चौक में मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया था। टाइगर फ्लाई, जिसने पहले झो वांजी के अजय होने के मिथक का प्रचार किया था, हैरान रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास भर गया। यह संभव है? वांग युक्सुआ ने प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। गुरु से यही उम्मीद थी। उन्हें सचमुच वो युगों तक अद्वितीय प्रभुत्व की आभा है। स्टैंड से मैच देख रही सूरी की खूबसूरत आंखें प्रशंसा से चमक उठी और उसने मन ही मना भरी। अगर हमने कल डिबेट कार्यक्रम को जल्दी पूरा नहीं किया तो मुझे डर है कि यह व्यक्ति भविष्य में हमें और भी पीछे छोड़ देगा। जमीन पर लेटे हुए झो वांजी की आंखों में अदम्य साहस झलक रहा था। यह शाही परिवार का चेहरा था, वही हुई हार नहीं मान सकते थे। दोबारा झो वांजी दहाड़ा और फिर लेई दाओ का सार मुक्त हुआ और उसके दाहिने हाथ के चारों ओर लिप गया। पल भर में उसका दाहिना हाथ जो कंकाल जैसा हो गया था, उसके शरीर के घावों के साथ पूरी तरह से ठीक हो गया। मुझे पता था युवराज इस तरह नहीं हारेंगे। टाइगर फ्लाई की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक आ गई। ये थंडर कैलामिटी बैटल बॉडी है और साथ ही एक शीर्षक्रम की फिजिक भी है। अगर नागोंग चेन जैसे राक्षस का साया न होता तो झो वांजी ने शायद बहुत पहले ही महान झो की युवा पीढ़ी को दबा दिया होता। अगर ये ठीक भी हो जाए तो क्या हुआ? फिर भी इसे इसका मालिक पीटेगा। वांग युक्सुआ ने होंठ सिकोड़ते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा। जो लोग झो वांजी का समर्थन करते थे वे भी सुनकर बेहद क्रोधित हो गए। आप क्या तुम सब कमजोर लोग मुझे पीटना चाहते हो? वांग युक्सुआ ने आंखें घुमाई। वह कुछ बोल नहीं पाया। डॉट डॉट डॉट। अध्याय 33 लोकधेन किताबों में प्रवेश। अध्याय 33 लोकधेन किताबों में प्रवेश। बिजली के प्रकोप से पूरा राज्य हिल गया। आज शाश्वत विपत्ति के नाम पर मैं स्वर की ओर से दंड देता हूँ। मैं दिव्य गर्जना करता हूँ। झो वांजी ने दहाड़ लगाए और उसके शरीर से 10,000 बिजली के बोझ निकले, जो शून्य क्षेत्र के भीतर आपस में जुड़ गए और बिजली के एक विशाल सागर में बदल गए। दूसरे बादलों का गर्जना शुरू हो गया और बिजली चमक उठी, मानो कोई गर्जन देवता अवतरित हो रहा हो। एक ऐसा दृश्य जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। तुम्हें लगता है कि तुम स्वर की ओर से दंड देने के योग्य हो? नागोंग चेन ने उपहास किया। उसके शरीर से सुनहरा रक्त फूट पड़ा और उसके पीछे एक मनमन ड्रैगन हाथी की आकृति प्रकट हुई, जिसकी आभा इतनी भयानक थी मानो वह आकाश को चकनाचूर कर सकती हो। नागोंग चेन के काले बाल हवा में लहरा रहे थे, उनके सफेद वस्त्र हवा में फड़फड़ा रहे थे और उनकी दोहरी पुतलियों में राजता का प्रारंभिक जागरण झलक रहा था, जिनमें मंत्र आपस में गुंथे हुए थे। उनकी भयावह दृष्टि पूरी दुनिया को चीर सकती थी। नागोंग चेन की दोहरी पुतलियों से प्रकाश की एक किरण फूट पड़ी, जो सीधे ऊपर बिजली की सागर की ओर बढ़ी, जिसमें एक विश्व विनाशकारी शक्ति थी, मानो वह दुनिया में सब कुछ नष्ट करने वाली हो। ये तो दो पुतलियों से स्वर्ग के द्वार खुलने के परम गहन सत्य का भी अंश नहीं है, केवल एक जल की पूरे शून्य लोक को कपकपाने के लिए पर्याप्त है। इस दृश्य को देखकर सभी की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई। ये पर्पल मेंशन दायरे द्वारा प्रकट की गई शक्ति जैसा नहीं दिखता, ये तो किसी ईश्वर राजा की शक्ति जैसा लगता है। उस निगाहों में खो जाने से झो वांजी का चेहरा पीला पड़ गया। उसे महसूस हो रहा था कि वह इससे बच भी नहीं सकता। बूम! आकाश में बिजली का सागर इस दृष्टि से चकनाचूर हो गया और झो वांजी भी इसके साथ उड़ते हुए शून्य लोक से नीचे गिर पड़ी। उसकी आंखों में बेबसी झलक रही थी। उसे इससे नफरत थी। नागोंग चेन जैसा राक्षस आखिर क्यों प्रकट हुआ? झो वांजी जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर पर दरारें पड़ने के निशान दिख रहे थे। स्पष्ट रूप से उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी थी। बैठे हुए सफेद वस्त्रों में लिपटे नागोंग चेन शांत और तेजस्वी बने रहे, मानो एक युवा राजा हो और उनसे एक जया निकल रही थी। ये सब देखकर सभी ने निराशा में आह भरी, क्योंकि उन्हें ऐसे परिणाम की कभी उम्मीद नहीं थी। अगर मेरे पास 100 साल भी होते तो तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाते। झो वांजी ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में आक्रोश भरा था। उसका शरीर लहूलुहान था, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। ये सुनकर नागोंग चेन ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा, जो लोग मुझसे पराजित हुए हैं उन्हें कभी मेरा प्रतिद्वंदी नहीं माना गया। मैं तुम्हें तब तक समय दूंगा जब तक तुम मुझे देख भी न सको। नागोंग चेन के ये शब्द सुनते ही झो वांजी अपनी शारीरिक सीमा पर पहुंच चुकी थी और तुरंत बेहोश हो गई। टाइगर फ्लाई और अन्य लोगों ने नागोंग चेन को देखकर और भी अधिक भय के साथ उसकी ओर देखा। पूरे ग्रेट झो राजवंश में केवल नागोंग चेन ही युवराज को इस हद तक धकेल सकता था। ऐसा लगता है कि आज से उनके मन में एक और अछूत की छवि बन गई है। उन्हें अपने पहले कहे गए शब्दों पर पछतावा था। ये देखकर ट्रू डिसाइपल के अन्य सदस्य पसीने से तरबतर हो गए।
भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि उन दो बेवकूफों ने उनके लिए आगे जाकर रास्ता देख लिया। वे ऐसे राक्षस का सामना नहीं करना चाहते थे। विजय नांगोंग चेन को देखकर वांग युक्सुआ ने प्रशंसा से कहा, गुरुजी के पास सचमुच एक जयाबा है। उसकी खूबसूरत आंखों में अनगिनत विचार उमड़ रहे थे और इस पर उसके मन में और भी मजबूत बनने का ख्याल भी पनप रहा था। वो अपने और अपने गुरु के बीच की दूरी को बहुत बढ़ने नहीं दे सकती थी। अगर भविष्य में उसका गुरु उसे छोड़ दे तो क्या होगा। दूसरी ओर स्टैंड पर सूर्य की खूबसूरत आंखें चमक रही थी और यह विश्वास करना मुश्किल था कि वर्तमान नांगोंग चेन वही व्यक्ति है जो पहले थी। योग्यता के 9 स्तरों में भी अंतर है, उसने मन ही मन भरे बिना नहीं कहा। सौभाग्य से इन दिनों से एक ऐसा सपना आता रहता है जिसमें एक दृश्य दिखाई देता है जो किसी चीज को जागृत करने वाला प्रतीत होता है। अद्वितीय सौंदर्य वाली एक महिला कांसे का मुखौटा पहने हुए और असीम शक्ति से युक्त 10 समान रूप से शक्तिशाली प्राणियों से लड़ रही है। इस युद्ध में आकाश और पृथ्वी चकनाचूर हो गए, स्वर्गीय मार्ग नष्ट हो गया, शून्य लोक बिखर गया, प्राचीन युद्ध क्षेत्र में रक्त की धारा अंतहीन रूप से बहती रही, लाशें धरती पर बिखरी पड़ी थी और अनगिनत जीवन वहीं से काम रहे थे। ऐसा लग रहा था कि महिला कुछ कह रही है, एक और दुनिया, अमर राजा। हालांकि सूली को कुछ शंकाएं थी, लेकिन उनके पास उनका जवाब देने का कोई तरीका नहीं था और वो केवल बाद में उनके बारे में सोच सकती थी। भीड़ में खड़ी सुआंग का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके चेहरे पर सदमे के भाव थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नांगोंग चेन इतनी ताकतवर और शक्तिशाली होगी कि वो खुद को शक्तिहीन महसूस करेगा। अगर मैं योग्यता परीक्षा में 9वां स्थान प्राप्त कर लेता हूं तो क्या मैं सचमुच उसे हरा सकता हूं। वो कुछ खोया हुआ और भयभीत महसूस कर रहा था। सुआंग ने जल्दी ही अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। मैं ये जरूर कर सकता हूँ, मैं भाग्य का चुना हुआ व्यक्ति हूँ। नांगोंग चेन निश्चित रूप से मेरी बाधा बनेगा, चाहे मुझे अपने सारे संसाधन खर्च करने पड़े, चाहे मुझे दानव बनना पड़े, मैं उसे जरूर मार डालूंगा। ये सोचते हुए वह आदमी में खड़ी मीनार की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। टोंगटियन किताबों के भीतर ही वह अवसर छिपा है जिसकी उसे तलाश है, फिर से उठने का उसका आखिरी मौका। उसी क्षण उसे अचानक एहसास हुआ कि नांगोंग चेन भी टोंगटियन टावर में शामिल होना चाहता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका लक्ष्य भी वही हो। सुआंग ने एक पल सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। असंभव, बिल्कुल असंभव, इसके बारे में सिर्फ मुझे और गुरुजी को ही पता है। जब तक गुरुजी नांगोंग चेन को इसके बारे में नहीं बताते, जो कि स्पष्ट रूप से असंभव है, गुरुजी उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसने वादा किया कि वह भविष्य में गुरुजी को नांगोंग चेन से वापस ले आएगा। डीन कोंग, क्या जूनियर अब टोंगटियन किताबों को चुनौती देने के लिए योग्य है। नांगोंग चेन ने कोंग दाओयुन की ओर देखते हुए दाव से पूछा। मैं अपनी बात तक पक्का नहीं हूँ, चूंकि आपने ये काम कर लिया है इसलिए आप स्वाभाविक रूप से इस पद के लिए योग्य हैं। कोंग दाओयुन ने अपनी दाढ़ी सहलाई, उनकी सफेद बाहें चौड़ी हो गई और उन्होंने दाव लहजे में बात की। आज नांगोंग चेन ने अपने कॉलेज की प्रतिभाशाली छात्र को हरा दिया। हालांकि वह नांगोंग चेन को अंदर आने देने को तैयार था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर उसने अपना वादा तोड़ा तो क्या निर्वाण मनो उसे मुसीबत में डाल सकता था। खोलो, कोंग दाओयुन ने चौक में स्थित अविश्वसनीय रूप से प्राचीन मीनार को देखते हुए चिल्लाया। अचानक टोंगटियन का भारी भरकम टावर एक दिव्य प्रकाश से फट पड़ा, मानो भीतर से कुछ जागृत होने वाला हो। इसे देखकर सब लोग दंग रह गए। टोंगटियन टावर को आखिरी बार कई साल पहले खोला गया था। ये ध्यान देने योग्य है कि टोंगटियन टावर के हर बार खुलने के बाद दिन कमजोरी की दौर से गुजरने लगते हैं, इसलिए प्रवेश पाने के लिए आपको योग्य होना आवश्यक है। जल्द ही टोंगटियन टावर ने अपना भला पोर्टल खोल दिया। कोंग दाओयुन ने कमजोर स्वर में कहा, चलो अंदर चलते हैं। धन्यवाद सीनियर। नांगोंग चेन ने हाथ जोड़कर अंदर कदम रखा। जब सभी ने नांगोंग चेन को अंदर जाते देखा उसे उत्सुकता से देखने लगे। दरअसल दाओ टोंगटियन की विलक्षण प्रतिभा की टावर की 7वीं मंजिल से आगे कभी नहीं बढ़ पाया था। मुझे दाव के बारे में नहीं पता क्या नांगोंग चेन सफलता हासिल कर पाएगी। टोंगटियन टावर की उत्पत्ति के बारे में हर कोई बेहद उत्सुक था। कुछ का कहना था कि इसे किसी अलौकिक शक्ति ने बनवाया था और अंदर सामना किए जाने वाले सभी दुश्मनों की शक्ति द्वारा लड़े गए शत्रुओं के विकसित रूप थे। दूसरों का कहना था कि यह एक प्राचीन विरासत है और यदि कोई 100वीं मंजिल तक पहुंचने में सफल हो जाता है तो उसे प्रत्याशित अवसर प्राप्त होंगे। अलग अलग राय होने के बावजूद उन सभी को दृढ़ विश्वास था कि यदि वे 100वीं मंजिल को पार कर लेते हैं तो चीजें निश्चित रूप से बदल जाएंगी। यंगलॉर्ड की प्रतिभा इतनी महान है कि किसी रिकॉर्ड को तोड़ना कोई आसान बात नहीं है। हाँ, मुझे तो ये भी लगता है कि यंगलॉर्ड 100 मंजिलों को भी जीत सकता है। त्यानेवान अकादमी की ये महिला शिष्याएं समय बेहद उत्साहित थी, सभी दाव कह रही थी। नांगोंग चेन इतना शक्तिशाली होने के बावजूद शायद वह केवल 7वीं तक के आसपास ही है। 100वीं तक पहुंचने की इच्छा रखना तो सरासर कोरी कल्पना है। यहाँ तक कि प्राचीन विलक्षण प्रतिभा भी आज तक कोई भी प्रोडिजी को हरा नहीं पाया था। ये सुनकर उसके बगल में बैठे पुरुष डिस्फोरन ने भी ठंडी हंसी हंसी। स्पष्ट अब भी विश्वास नहीं है कि नांगोंग चेन उस स्तर तक पहुंच सकती है। ये सुनकर बाकी लोगों ने स्पष्ट रूप से पुरुष डिस्फोरन के बयान से सहमति जताई। उन्हें लगा कि ये महिलाएं बहुत कट्टरपंथी हैं। यहाँ तक कि योग्यता में 9वें स्थान पर रहने वाली नांगोंग चेन भी प्राचीन प्रतिभा से अधिक विलक्षण प्रतिभा वाली नहीं हो सकती थी। उनकी बातें सुनकर वांग युक्सुआन के निर्मल और सुंदर चेहरे पर थोड़ी सी अवहेलना झलक उठी। मैं बाद में तुम्हारे चेहरों पर थप्पड़ मारकर जान ले लूंगा, क्या इतना दर्द काफी नहीं है। सुआंग पसीने से तरबतर था। उसे पूर्वाभास हो गया था कि नांगोंग चेन उसका अवसर छीन लेगा। शायद नहीं, हो सकता है कि इस बार वो सिर्फ टोंगटियन की टावर में घुसने की कोशिश कर रहा हो। डॉट डॉट डॉट। अध्याय 34 अजता रूपांतरित। अध्याय 34 अजता रूपांतरित। टोंगटियन का टावर। टावर के अंदर घोर अंधेरा था, मानो कोई प्राचीन रोमन युद्ध क्षेत्र हो। जैसे ही नांगोंग चेन अंदर दाखिल हुआ, अलाव जलाया गया और एक हट्टा-कट्टा व्यक्ति दीवार से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। नांगोंग चेन की आंखें चमक उठी। उनकी दोहरी पुतलियां मानो सभी भ्रमों को भेदने में सक्षम थी और उन्होंने उस आकृति को स्पष्ट रूप से देख लिया। कुशान में विशालकाय लोगों की दौड़। नांगोंग चेन ने मन ही मन बुदबुदाया। उनके सामने खड़ा विशालकाय व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से बलिष्ठ था, 10 मीटर से अधिक लंबा, जिसके हाथ वृक्ष के तनों जितने मोटे थे और सिर से पैर तक मृत्यु ऊर्जा का संचार कर रहा था। स्पष्ट उसमें आत्मजागरूकता का कोई अंश नहीं था। मर जा। अचानक जैसे ही उस दैत्य की निगाह नांगोंग चेन पर पड़ी, उसका शरीर सक्रिय हो उठा, एक ठंडी आभा प्रकट हुई और फिर वह नांगोंग चेन की ओर दौड़ पड़ा। नांगोंग चेन ने हथेली से प्रहार किया। आकाश में मौजूद सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित करके एक विशाल सुनहरी हथेली का रूप धारण किया, जिसने अपार शक्ति के साथ उस दैत्य पर दबाव डाला। अचानक खून की धुंध का एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। एक लिनहाई क्षेत्र प्रारंभिक चरण में मौजूद उस विशालकाय योद्धा को नांगोंग चेन ने पल भर में मार डाला। बस इतना ही है। नांगोंग चेन की आंखों में चमक आई और फिर वह दूसरे तल पर चला गया। एक और जोरदार प्रहार हुआ और उसके सामने मौजूद प्राणी खून की धुंध के एक तालाब में बदल गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नांगोंग चेन बेहद तेज था। एक अगरबत्ती के जलने में जितना समय लगता है उतने ही समय में वो 56वीं मंजिल पर पहुंच चुका था। इस समय बाहर खड़े लोग अविश्वास से आंखें फाड़कर देख रहे थे। मुझे याद है कि टू डिसाइपल को 50वीं मंजिल तक पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगा था। हाँ, ऐसा लगता है कि वो बिना किसी बाधा का सामना किए सीधे ऊपर चला गया। क्या ऐसा हो सकता है कि टोंगटियन टावर का लंबे समय से उपयोग न किया गया हो, जिससे समस्या उत्पन्न हो रही हो। वीर आपस में बात कर रही थी, जाहिर तौर पर वे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। ये देखकर कोंग दाओयुन ने उपहास करते हुए कहा, टोंगटियन का टावर मुसीबत में है, क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो। नहीं नहीं। ये सुनकर जिन विवेकियों ने अभी अभी अपने प्रश्न उठाए थे उन्होंने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और दाव कहा। उनके चेहरे पर कुछ शर्मिंदगी के भाव थे। पता चला कि टोंगटियन की टावर में कुछ भी गलत नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि नांगोंग चेन बहुत ही प्रतिभाशाली था, जिसके कारण उन्हें गलतफहमी हो गई।
अदूरदर्शी, ये स्पष्ट है कि गुरु बहुत शक्तिशाली हैं। उन्हें वास्तव में ऐसी चीजों का कोई ज्ञान नहीं है। ये देखकर वांग युक्सुआन ने धीरे से बुदबुदाया, फिर अपनी निगाहें टोंगटियन टावर पर टिका दी। सूली चुप रही। उसका बेहद खूबसूरत चेहरा टोंगटियन टावर को चुपचाप निहार रहा था और उसकी आंखों में जिज्ञासा की झलक थी। टोंगटियन की टावर में ऐसे कौन से अवसर हैं जो उसे इतनी दूर तक यात्रा करने के लिए प्रेरित करेंगे? वो बेहद बुद्धिमान थी और कई चीजों का सही अनुमान लगा लेती थी। नागोंग चेन निश्चित रूप से केवल उसके लिए नहीं आया होगा। ये देखकर भीड़ में खड़ी सुआंगटियान ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली और वह तेजी से बेचैन महसूस करने लगी। दिक्कत है, वह इतनी जल्दी कैसे सफलता हासिल कर सकता है? नहीं, उसके बाहर आने के बाद मैं भी सफलता हासिल करूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। टोंगटियन टावर के अंदर नागोंग चेन ने एक ही मुक्की से एक अलौकिक राक्षस को मार डाला और 80वीं मंजिल पर पहुंच गया। 80वीं मंजिल के अंदर दीवार से एक आकृति उभरी। ओह, एक और मानवाकार प्राणी। नागोंग चेन ने मन ही मन सोचा, लेकिन जब उसने ऊपर देखा और उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखा तो उसके चेहरे पर कुछ हैरानी के भाव थे। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि होंगटियान था, जिसे उसने उस समय मार डाला था। इस समय होंगटियान अंधेरे रूम में थे, हरे रंग का वस्त्र पहने हुए थे और एक धुंधले अमृत से गिरे हुए थे, जो बिल्कुल एक वास्तविक जीवित व्यक्ति की तरह दिख रहे थे। मार डालो। नागोंग चेन को देखकर होंगटियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मानो उसे नियंत्रित किया जा रहा हो, उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई और वह नागोंग चेन की ओर दौड़ पड़ा। नागोंग चेन ने अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए हमले का सामना करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि होंगटियान ने सुआंगटियान को टोंगटियन टावर में आने के लिए कहा। ऐसा लगता है कि बनिंग टेक्निक का दूसरा भाग इसी स्तर पर है। अगर वह उसे नहीं मिला होता तो सुआंगटियान शायद रंग के अंदर होंगटियान साधना तकनीक की बदौलत बनिंग तकनीक के दूसरे भाग में आसानी से महारत हासिल नहीं कर पाता। होंगटियान, नागोंग चेन ने अप्रत्याशित परिणाम की उम्मीद में पुकारने की कोशिश की। होंगटियान, जो अभी हत्या के इरादे से भरा हुआ था, किसी के नाम पुकारने पर खुद को संभाल पाया। तुम कौन हो? हालांकि पलक झपकते ही होंगटियान की आंखें फिर से खून की तरह लाल हो गई और उसने नागोंग चेन पर हमला कर दिया। अब मुझे मार दो। ये देखकर नागोंग चेन ने जरा भी संकोच नहीं किया और सीधे हेवनली एम्परर फिस्ट पर एक मुक्का मारा। चूंकि दूसरा पक्ष ऐसी स्थिति में है कि सामान्य संचार असंभव है, इसलिए बेहतर होगा कि हम उसे ही हटा दें और देखें कि क्या होता है। अपने मन में कुछ शंकाओं के बावजूद वह सोच रहा था कि होंगटियान टोंगटियन टावर में क्यों था और टोंगटियन टावर का मालिक कौन था। होंगटियान ने एक मंत्र का प्रयोग करके एक मायावी कछुआ ढाल का आह्वान किया, जिसने हमले को रोक दिया। ओह, यह महसूस करते हुए कि उसे एक ही मुक्के से नहीं मारा गया था, नागोंग चेन ने अनजाने में उसकी ओर कई बार देखा। तो यह महान शक्ति का क्षेत्र था, इसलिए यह एक ही मुक्के में नष्ट नहीं हुआ। नागोंग चेन ने मन ही मन सोचा, तुम्हें पता होना चाहिए कि दाओ की स्वर्गीय सम्राट मुट्ठी एक ही मुक्के से एक बच्चे को गिरा सकती है। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि क्या दाओ ग्रेट पावर रियन के साथ मेरे मुक्के का सामना कर पाएगा। नागोंग चेन के शरीर से स्वर्णिम ऊर्जा का प्रवाह हुआ और उसके पीछे मौजूद ड्रैगन हाथी का प्रेत एक पर्वत में तब्दील हो गया, मानो वह आकाश और पृथ्वी को चीर सकता हो। उसके शरीर से लाखों ड्रैगन हाथी कण उत्सर्जित हुए। स्पष्टतः नागोंग चेन ड्रैगन एलिफेंट सप्रेसिंग प्रिजन फोर्स का उपयोग कर रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नागोंग चेन के पीछे प्रतिद्वंदी को केवल शारीरिक शक्ति का उपयोग करके एक ही मुक्के से मार गिराया गया था। किसी भी युग में इसे असाधारण प्रतिभा का चमत्कार माना जाएगा। मुझे होश आ गया। लाखों पाउंड वजनी ड्रैगन हाथी स्वर्गीय सम्राट की मुट्ठी की पूरी ताकत से नीचे गिर पड़ा। होंगटियान अचानक हुए इस हमले से अचंभित रह गया और मुक्के की वार से तुरंत मारा गया। होंगटियान की मृत्यु से पहले उसके होंठ फफड़ाए और उसने नागोंग चेन की ओर देखकर चुपचाप एक वाक्य कहा। इस समय उसकी आंखें बेहद निर्मल थी, फिर भी उनमें राहत का भाव झलक रहा था। नागोंग चेन तुरंत समझ गई और उसने उन शब्दों का अर्थ निकाल लिया। बनिंग टेक्निक का निचला हिस्सा स्तंभ के नीचे है, साथ ही 100वीं मंजिल पर एक शानदार अवसर है। होंगटियान की आखिरी झलक के बारे में सोचते हुए नागोंग चेन को अचानक एहसास हुआ, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने उसे सुआंगटियान समझ लिया हो। नागोंग चेन के होठों पर मुस्कान आ गई। अगर होंगटियान को पता चल जाए कि उसने न केवल उसे मार डाला है बल्कि सुआंगटियान के लिए होंगटियान द्वारा छोड़े गए अवसर को भी छीन लिया है, तो क्या वह पता लोक में चैन से सुन नहीं पाएगा। अगर चीजें सामान्य कथन के अनुसार चलती तो सुआंगटियान संभवतः बनिंग फ्लेम स्किल का दूसरा भाग प्राप्त करने के बाद तियान युआन स्पिरिट टैबलेट ले लेगा, कुछ समय अपनी ताकत बढ़ाने में बिताएगा और फिर बदला लेने के लिए वापस आएगा। लेकिन अब आपके सभी अवसर मेरे हाथों में हैं। क्या आपके पास जीवित रहने के लिए पर्याप्त भाग्य बचा है? हाँ हाँ हाँ। नागोंग चेन को आनंद की लहर महसूस हुई, फिर वह कमरे के पास गई और हल्के से जमीन पर कदम रखा। अचानक एक टाइल हवा में उड़ गई, जिससे उसके नीचे दबी एक प्राचीन पुस्तक का पता चला। तो ये सचमुच ही है। नागोंग चेन की आंखों में एक तीव्र चमक उठी। उसने हाथ हिलाया और एक हल्की हवा चली, जिससे प्राचीन पुस्तक पर जमी धूल उड़ गई। बनिंग फ्लेम स्किल फ्लो फॉर्मूला शब्द बड़े अक्षरों में दिखाई दिए, जिसके बाद नागोंग चेन का दाव लिखा हुआ था। दिव्य विचार ने इसकी पुष्टि करने के बाद कि यह सही है, इसे अपने भंडारण वलय में रख दिया। ये सब करने के बाद नागोंग चेन को कुछ याद आया, उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई और उसने सनफ्लावर मैनुअल की एक प्रति निकाली। उसने उस पर लिखे बड़े अक्षरों को मिटा दिया और उनकी जगह जल्दी हुई ज्वाला कौशल निम्न स्तर लिख दिया। फिर उसने उसे पत्थर के खंभे के नीचे रख दिया, ईंटों और टाइलों से ढक दिया और सब कुछ पहले जैसा दिखने लगा, कोई निशान नहीं बचा। फिर नागोंग चेन रुक गया और अजगर के कदमों और बाग की चाल से ऊपर की ओर चढ़ना जारी रखा। डॉट डॉट डॉट। अध्याय 35 दो आंखों वाला पवित्र कवच। अध्याय 35 दो आंखों वाला पवित्र कवच। इस समय टोंगटियन टावर के बाहर पहले से ही भारी हंगामा हो रहा है। सभी लोग टोंगटियन टावर के ऊपर स्थित दाव प्रकाश के धब्बे को हैरानी से देखते रहे और काफी देर तक शांत नहीं हो पाए। 80 मंजिलें। ये स्पष्ट रूप से तियान युआन अकादमी की स्थापना के बाद से सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। इसके अलावा टावर पर चढ़ने की यह गति अभूतपूर्व है और इसे कभी पार नहीं किया जा सकेगा। इससे पहले किसी ने भी हेवन डिफाइन की मीनार चढ़ने की ऐसी गति नहीं देखी थी। वह मात्र पौने 2 घंटे में 80वीं मंजिल पर पहुंच गया, जबकि इससे पहले मीनार पर चढ़ने वाले जो वांजी को 60वीं मंजिल तक पहुंचने में 1 घंटा लगा था। इसकी तुलना में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो वांजी नागोंग चेन से हार गई। कोंग दाओयुन ने अपनी दाढ़ी सहलाई, उसकी आंखें चमक उठी। प्राचीन काल में वास्तव में ऐसे विलक्षण प्रतिभावान लोग थे जो उस स्तरों को पार कर सकते थे, लेकिन शायद बहुत कम लोग ही इतनी गति से ऐसा कर पाते थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह बच्चा 100वीं मंजिल तक पहुंच पाएगा, जो एक ऐसा स्तर है जहां प्राचीन विलक्षण प्रतिभा भी कभी नहीं पहुंच पाई थी। ये सोचकर उसने अपना सिर हिलाया। ये वाकई बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि वह नागोंग चेन को नीचा समझता है, बल्कि इसके विपरीत वह नागोंग चेन की प्रशंसा करता है। हालांकि नागोंग चेन का वर्तमान साधना स्तर एक घातक दोष है। अगर वह 90 के आसपास के स्तर पर रुक जाए तो ये स्वाभाविक ही होगा। यंगलॉर्ड की रफ्तार को देखते हुए मुझे लगता है कि वह 90वीं मंजिल तक भी पहुंच सकता है। हाँ, उसकी गति अविश्वसनीय है, वह किसी राक्षस जैसा है। ऐसा लगता है कि आज के बाद ग्रेट जो प्रोडिजी चार्ट में नंबर 1 स्थान का नाम बदलने की जरूरत है। इस क्षण इन पुरुष शिष्यों ने विस्मय से कहा, दाओ उद्धरण चिन्ह। वे शुरू में नागोंग चेन से कुछ हद तक असंतुष्ट थे, लेकिन अब उनके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। महिला संतुष्टों का उन्माद बढ़ता ही गया। उन्होंने अपने पैरों को आपस में जकड़ लिया और युवा स्वामी का नाम चिल्लाने लगी। आपको ये जानना चाहिए कि दाओ तियान युआन अकादमी की एक महिला शिष्या है। ग्रेट जो में वह किसी राजघराने की राजकुमारी या परिवार की एक युवती के समान है। हालांकि ये नागोंग चेन के लोगों के भयावह स्वभाव को भी दर्शाता है। ये देखकर वांग युक्सुआन को भी थोड़ी जलन हुई। छी, मैं यहाँ पहले आया था। फिर वह महिला डिस्को वादकों के समूह में शामिल हो गई और पहले से भी अधिक जोर से चिल्लाने लगी। दर्शकों में मौजूद सूरी ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। क्या ये वही युवा मिस वांग है जिन्हें वह वान परिवार से जानती हैं?
लेकिन मेरे पति तो बिल्कुल ही अलग हैं। ये सोचते ही उसकी खूबसूरत आंखों में एक ठंडी चमक सी कौन गई, मानो उसे जीवन बदल देने वाली नजर मिल रही हो। मुझे होश आ गया। समूह ने गौर किया कि नागोंग चेन कुछ समय से 80वीं मंजिल पर अटका हुआ प्रतीत हो रहा था। बहुत लंबा समय तो नहीं बीता था, लेकिन उसकी प्रगति पहले से धीमी थी। इससे कुछ लोगों को खुलकर बोलने की प्रेरणा भी मिली है। ऐसा लगता है कि नागोंग चेन ने पिछले स्तरों को पार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, इसलिए वह 80वें स्तर पर इतनी देर तक अटका रहा। वो शायद जल्द ही नीचे आ जाएगा। हाँ, मुझे नहीं पता कि तुम लोग किस बात का बखान कर रहे हो। दाओ 100 परतों को पार करने की बात कर रहे हो। अगर वो 90 परतों तक भी पार कर ले तो मैं उल्टा होकर टट्टी खा लूंगा। पता चला कि ये वही लोग थे जिन्होंने पहले झोउ वानजी का समर्थन किया था। इस समय वे ठंडे और बेपरवाह दिख रहे थे। सु ऑक्यान ने देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका कि उसके जैसे और भी लोग हैं जो नागोंग चेन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हाँ, नागोंग चेन का तेल का दीपक बुझ गया। लगता है कि इतनी तेजी से लेवल पार करके ध्यान खींचने की कोशिश करना एक मसखरेपन से ज्यादा कुछ नहीं है। कितना बेवकूफ है वो। अगर मैं होता तो ऐसा कभी नहीं करता। उसे राहत मिली। उसे पूरा यकीन था कि नागोंग चेन दाव को नहीं जानता था। तोंगटियन टावर का अवसर। मुझे तुम सब याद हो, यहाँ तक कि अभी मिले उस मुफ्तखोर को भी। वांग युक्सुआन का छोटा सा चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और उसने अपने दांत पीस लिए। कुछ ही देर में ये लोग सब रह गए। उनकी पुतलियां सिकुड़ गई मानो उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो। तोंगटियन टावर के ऊपर 80वीं मंजिल पर स्थित प्रकाश का बिंदु गतिमान होने लगा और कुछ ही पलों में वह अत्यंत तीव्र गति से 90वीं मंजिल तक पहुंच गया। पूरा चौक पल भर में सन्नाटे में डूब गया। कुछ देर बाद समूह धीरे धीरे बोलने लगा। हे भगवान, ये तो एक राक्षस है। ऐसा लगता है कि वह तोंगटियन की टावर में उतनी ही आसानी से सेंध लगा सकता है जितनी आसानी से पानी पीता है। वो कहाँ है जिसने कहा था कि वो मुफ्त में रहेगा। मैं अभी शौचालय जाकर तुम्हारे लिए ताज़ा शौच करता हूँ। दाव को देखकर सब लोग स्तब्ध और आश्चर्यचकित रह गए। फिर उनकी निगाहें इधर उधर दौड़ गई उस शिष्य को ढूंढने की कोशिश में जिसने कहा था कि वह गंदगी खाना चाहता है। दुर्भाग्यवश शिष्य ने इसे देखते ही घबराकर भाग गया। उसी समय कोन दाओ और भी ज्यादा हैरान रह गया। हो सकता है कि दूसरे लोग दाव के बारे में न जानते हो, लेकिन वह निश्चित रूप से जानता है। 80वीं मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं है। हर मंजिल के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। नागोंग चेन का इतनी आसानी से वहां से गुजर जाना इस बात का प्रमाण है कि उसकी असली ताकत भयावह रूप से शक्तिशाली है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तोंगटियन टावर के अंदर नागोंग चेन की 90वीं मंजिल पर कदम रखते ही उसे अपने ऊपर दबाव की एक लहर महसूस हुई, मानो कोई प्राचीन प्राणी पुनर्जीवित होने वाला हो। अचानक पूरी तरह से धधकते लाल रंग की एक आकृति दीवार से बाहर निकल आई। उससे निकलने वाली आभा को महसूस करने के बाद नागोंग चेन ने इसे गंभीरता से लेने से खुद को रोक नहीं पाया। प्राचीन अवशेष प्रजातियों में शुमार ब्लैकबर्ड के बारे में अफवाह है कि इसमें सच्चे फीनिक्स के रक्त का अंश मौजूद है, जो इसे अत्यंत शक्तिशाली बनाता है। इसकी वर्तमान साधना का स्तर महाशक्ति क्षेत्र तक पहुंच चुका है। मध्य चरण। प्राचीन अवशेष प्रजातियों के प्रकट होने के तथ्य ने नागोंग चेन को इस बारे में और भी उत्सुक कर दिया कि तोंगटियन टावर की स्थापना किसने की थी। उफ, वो विशालकाय काला पक्षी लिप्टों से घिरा हुआ था और नागोंग चेन को देखते ही उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई, जैसे कोई लाल चंद्रमा हो, और उसने नागोंग चेन पर हमला कर दिया। नागोंग चेन की दोहरी पुतलियों से एक रहस्यमय प्रकाश निकला। उसका पूरा शरीर मंत्रों से लिपटा हुआ था और जैसे ही उसने जुबान पर को मुक्का मारा, सुनहरी रक्त ऊर्जा अचानक फूट पड़ी। मूर्ति की सफेद रोशनी ने आकाश को चीर दिया और उसी समय नागोंग चेन के पीछे एक सफेद आकृति प्रकट हुई जिसने एक साथ मुक्का मारा। बूम! जुबान की अत्यधिक गति के बावजूद वह चोंग के सामने बेकार साबित हुई। नागोंग चेन के एक मुक्के से वह सीधे दीवार से टकराकर दूर जा गिरी और दूर तक गुब्बार उड़ा ले गई। फुफकार! काले पक्षी को अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ, जिससे वह और भी क्रोधित हो गया। उसके पंखों पर लपटे खून की तरह और भी तीव्र हो गई, जैसे वही शक्तिशाली हमले के लिए ताकत जुटा रहा हो। उसकी सांसें अनियमित रूप से चल रही थी। नागोंग चेन को भी इसका एहसास हुआ और उसकी दोनों पुतलियों से एक और प्रकाश फूट पड़ा। उसके शरीर पर प्लेटिनम का कवच प्रकट हो गया। ये दोनों पुतलियों का तीसरा कार्य था, दोहरी पुतली का पवित्र कवच, जो युद्ध के लिए उसके लिए एकदम उपयुक्त कवच प्रकट कर सकता था। यह आपके पीछे मौजूद अदृश्य आकृति से भी जुड़ सकता है। नागोंग चेन के पीछे स्वर्ग के सम्राट की मायावी छवि अब नागोंग चेन के समान कवच से ढकी हुई थी। पल भर में ची की ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से भयावह स्तर तक बढ़ गई। यहाँ तक कि जुआनफेंग की आंखों में भी डर की झलक दिखाई दी। धमाका! जुआनफेंग ने अपनी चाल चली और विनाशकारी शक्ति के साथ 9 सूर्यों को छोड़ दिया, जो नागोंग चेन की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। यदि किसी साधारण महाशक्ति स्तर के व्यक्ति को यह प्रहार लगे तो वह या तो मर जाएगा या गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। यहाँ तक कि दिव्य राजा स्तर के व्यक्ति को भी इसका भारी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। स्वर्गीय सम्राट मुट्ठी। नागोंग चेन ने एक मुक्का मारा जिससे दिव्य प्रकाश निकला। उसके पीछे स्वर्ग सम्राट की मायावी आकृति ने भी एक मुक्का मारा जिससे शून्य लोक कांप उठा। इसमें अभूतपूर्व दबाव था जो जुआनफेंग की 9 धधकते सूर्यों से भी कहीं अधिक आश्चर्यजनक था। यह महज एक साधारण मुक्का नहीं था, इसमें दिव्य हाथी दमनकारी कारागार शक्ति, दोहरी पुतलियों का हेलमेट और स्वर्गीय सम्राट मुट्ठी की दिव्य श्रेणी का संयोजन था। खेती की तकनीक। धमाका! इस प्रहार के फलस्वरूप 9 धधकते सूर्य रहस्यमय हवा के साथ पल भर में नष्ट हो गए, प्रकाश की वर्षा में परिवर्तित हो गए और विलीन हो गए। डॉट 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 डॉट। अध्याय 36वीं मंजिल में प्रवेश करते हुए गुनान से मिले। अध्याय 36वीं मंजिल में प्रवेश करते हुए गुनान से मिले। फीनिक्स को नष्ट करने के बाद नागोंग चेन युद्ध की देवता की तरह अंतिम स्तर तक पहुंच गया, यानी 100 मंजिलें। 100 मंजिलों वाला तोंगटियन टावर एक शून्य और अराजकता का प्रतीक है। पिछली 99 मंजिलों के विपरीत, जो एक युद्ध क्षेत्र के बीच में स्थित थी, ये स्थान दारों भरे आकाश के बाहर ब्रह्मांड के किनारे पर स्थित होने जैसा अनुभव कराता है। नागोंग चेन अत्यंत सतर्क और एकाग्रचित्त था। वो जानता था कि यह स्थान बेहद खतरनाक है, मानो किसी शक्तिशाली प्राणी द्वारा बनाया गया एक छोटा सा संसार हो। जल्द ही इस दुनिया को कुछ महसूस होने लगा। इसका प्रकाश तेज चमकने लगा, इसके नियम आपस में उलझ गए और एक अविश्वसनीय रूप से भयावह हवा जागृत होती प्रतीत हुई। इतने वर्षों के बाद आखिरकार किसी ने इस भूमि पर कदम रखा है। समय की लंबी नदी में एक आग गूंज उठी। नागोंग चेन चौंक गया और पीछे मुड़ा तो देखा कि उसके पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा है। अधेड़ उम्र का वो व्यक्ति भूरे रंग का चोला पहने हुए था। उसका चेहरा दृढ़ था और उसका व्यवहार अत्यंत परिष्कृत था, बिल्कुल एक स्कूल शिक्षक की तरह। नागोंग चेन की दोनों आंखों की पुतलियों में उसने देखा कि उस व्यक्ति के पास नश्वर दायरे से परे की ऊर्जा थी, जो बेहद चौंकाने वाली थी। नागोंग चेन को तुरंत एहसास हो गया कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति निश्चित रूप से एक साधारण शक्ति का धनी है। ये दोनों शिष्य वाकई बेहद शक्तिशाली हैं। ऐसा लगता है कि त्यानिवान अकादमी में प्रतिभाशाली लोगों की भरमार है। उस व्यक्ति ने नागोंग चेन को बड़ी संतुष्टि से देखते हुए कहा। ये सुनकर नागोंग चेन ने तुरंत आदरपूर्वक उनसे कहा, जूनियर नागोंग चेन, मैं सीनियर से मिल चुका हूँ। उसके मन में कुछ अटकलें थी। क्या ऐसा हो सकता है कि दाव यह अद्वितीय विशेषज्ञ त्यानिवान अकादमी के पहले डीन थे? उपनाम नागोंग। नागोंग चेन की बात सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी चौंक गया, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। काफी देर बाद उसने आखिरकार कहा, तो आप नागोंग परिवार से हैं, इसलिए तो आप में इतनी प्रतिभा है और आप जो सोच रहे हैं वो सही है। मैं वाकई त्यानिवान अकादमी का पहला डीन हूँ। मेरा नाम गुनान है, आप मुझे डीन कह सकते हैं, गुनान ने आगे कहा। ये सुनकर नागोंग चेन ने सिर हिलाया। उसके मन में अभी भी डर का भाव था। तो उसे पता था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। इस तरह का ताकतवर इंसान वाकई डरावना होता है। क्या आप जानते हैं कि मैंने त्यानिवान अकादमी की स्थापना क्यों की थी? नागोंग चेन ने सिर हिलाते हुए कहा। उसे कैसे पता चलेगा? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि मैं पहले शुभानिटियन डोमेन में सबसे नीचे पायदान पर था। मुझमें कुछ प्रतिभा तो थी, लेकिन अपनी कमजोर पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण मैं उन शक्तिशाली परिवारों से प्रतिस्पर्धा करके साधना के लिए पात्र नहीं बन पाया।
उस समय मैंने सोचा, अगर मैं भविष्य में शक्तिशाली बन जाऊं तो क्या मैं एक ऐसी अकादमी बना सकता हूं जिसमें सभी गरीब परिवार पढ़ सके। बाद में अनगिनत कठिनाइयों से गुजरने के बाद मुझे सहयोगवश न्यूवान स्पिरिट टैबलेट प्राप्त हुई। मुझे इसकी शक्ति का आशीर्वाद मिला। मैंने इसकी विरासत को आगे बढ़ाया और 1000 वर्षों की कठिन साधना के बाद अंततः मेरा जन्म हुआ और मैंने इस न्यूवान अकादमी की स्थापना की। बूना ने आह भरी और रात के अंधेरे में सो गई। नागोंग चेन कुछ हद तक हैरान था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति एक साधारण पृष्ठभूमि से आएगा। उसने अपने मन में होंगत्यांग की यादों को ताज़ा किया और ऐसा प्रतीत हुआ कि कई युग पहले एक दुर्घटना के कारण त्यानिवान अकादमी पूरे पूर्वी दिव्य महाद्वीप से गायब हो गई थी। क्या तुम मुझसे ये पूछने की कोशिश कर रहे हो कि त्यानिवान अकादमी अचानक क्यों गायब हो गई? बूना की आंखें विश्वसनीय रूप से गहरी थी, मानो वह नागोंग चेन के विचारों को भेद सकता हो। नागोंग चेन ने सिर हिलाया। सुवानटियन डोमेन में संसाधन पानी के एक प्याले की तरह है, जो कोई भी अधिक लेता है पानी उसी के प्याले में डाल दिया जाता है। उस समय त्यानिवान अकादमी इतनी शक्तिशाली थी कि उसने साधारण पृष्ठभूमि से कई उत्कृष्ट प्रतिभाओं को जन्म दिया। यहाँ तक कि सुवानटियन डोमेन के अन्य राज्यों से भी कई पेशेवर वहाँ अध्ययन करने आते थे। हालांकि यह एक अच्छी बात थी, लेकिन ये कई लोगों के लिए परेशानी खड़ी करने के समान थी। अगर कोई आपके संसाधनों का दुरुपयोग करे तो आपको कैसा लगेगा? जैसे ही गुनान बोला, उसने नागोंग चेन की ओर देखा। मार डालो, नागोंग चेन ने बिना किसी झिझक के कहा। ये सुनकर गुनान को आश्चर्य नहीं हुआ और वह मुस्कुराया। जी हाँ, ये हत्या थी। तथाकथित धार्मिक मार्ग वालों ने हमारे खिलाफ एक झूठा अपराध गढ़ा और फिर हमारी अकादमी में नरसंहार कर दिया। बेशक हमारी अकादमी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर कोई मुझे मारने की कोशिश करेगा तो मैं जरूर पलटवार करूंगा। उस दिन मैंने 5 संतों को मार डाला। उन्हें तब तक मारा जब तक वे डर से काम नहीं गए। उन्हें तब तक मारा जब तक पूर्वी दिव्य महाद्वीप पर खून की बारिश नहीं हो गई। अगर मध्य दिव्य महाद्वीप से वे पुराने राक्षस बाद में प्रकट नहीं होते तो हम। ये कहते हुए गुनान ने ठंडी सी सांस ली। उसकी आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी। नागोंग चेन की आंखों में कुछ हैरानी झलक रही थी। उन्होंने उस समय ऐसी किसी घटना के होने की उम्मीद नहीं की थी। अगर मुझे कुछ और साल मिलते तो वे बुरे राक्षस मेरा मुकाबला नहीं कर पाते। ये बहुत दुख की बात है कि तब तक मेरा तेल खत्म हो गया था और मेरे पास अपनी जान उसके लिए कुर्बान करने के अलावा कोई चारा नहीं था। और मेरे शिष्य अकादमियों का भी नरसंहार हुआ। हालांकि मैंने युद्ध से पहले जुवानटियन क्षेत्र में कुछ प्रमुख शिष्य अकादमियां स्थापित की थी। मुझे नहीं पता कि दाओ और अन्य लोग जीवित हैं या मर गए। हाय, बूना ने आह भरी और चुप हो गया। नागोंग चेन भी चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दाओ को कैसे जवाब देना चाहिए। सच तो यह है कि मुझे अपने मन में पहले से ही जवाब पता था। जब घोंसला उलझ जाता है तो कोई भी अंदर साबुत नहीं बचता। ठीक है, चलो उन दुखद बातों के बारे में बात नहीं करते। बेटा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आजकल त्यानिवान अकादमी कैसी चल रही है? कुछ देर सोचने के बाद नागोंग चेन ने न तो विनम्रता से और न ही अहंकार से उत्तर दिया, राजवंश के अंतर्गत नंबर 1 अकादमी। ये सुनकर गुनान की प्रतिक्रिया कुछ जटिल थी। राजवंश के अंतर्गत पहली अकादमी सुनने में अच्छा लगता है। उस समय त्यानिवान अकादमी किसी भी गुट से संबंधित नहीं थी। आखिर ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? अफसोस, समय बदल गया है। आजकल बस पैर जमाने लायक जगह बना लेना ही काफी है। ये सोचकर उसके चेहरे पर राहत के भाव आ गए। उस समय मैं 2 तलवारें पीछे छोड़ गया था। विरासत, एक और दाव संभवतः यह विरासत आपके वर्तमान अकादमी प्रमुख और अन्य दाव द्वारा पहले ही ले ली गई है। वो विरासत, मूल विरासत आज तक टोंटियन की टावर के भीतर ही मौजूद है। इस विरासत का मूल तत्व त्यानिवान स्पिरिट टैबलेट है। इसमें छिपे रहस्यों ने मुझे जीवन भर मोहित किया है और मैंने अभी तक इसी क्षमता का 1000वां हिस्सा भी नहीं खोजा है। ये तो बस हिमशर का एक छोटा सा हिस्सा है। ये सुनकर नागोंग चेन शांत तो रहा, लेकिन उसका दिल पहले से ही बेचैन हो गया था। यदि मात्र 1000वां हिस्सा हिमशर का सिरा लगभग अजय सन का निर्माण कर सकता है तो इस त्यानिवान स्पिरिट टैबलेट में स्वर को चुनौती देने वाला एक असाधारण अवसर अवश्य होना चाहिए। ये देखकर कि नागोंग चेन कुछ हद तक आकर्षित हो रही थी, गुना ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। यदि आप एक शर्त मान लेते हैं तो आप न केवल इस त्यानिवान स्पिरिट टैबलेट को अपने साथ ले जा सकते हैं, बल्कि त्यानिवान अकादमी को भी अपने अधीन कर सकते हैं। एक अन्य विरासत में मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता निर्धारित की है, जो कि स्वर्गीय आत्मा की पट्टिका रखने वालों के आदेशों का पालन करना है। आपको ये जानना चाहिए कि यद्यपि त्यानिवान अकादमी पहले जैसी अच्छी नहीं रही, फिर भी प्रतिभाओं को निखारने में इसकी कुछ विशेषज्ञता अभी भी मौजूद है। यदि आप इसे अपने संरक्षण में लेते हैं तो आप अकादमी के भीतर गुप्त रूप से अपने विश्वास पत्र और शक्ति का विकास कर सकते हैं। ये सुनकर नागोंग चेन शांत हो गया और उसने अपना संयम बनाए रखा। हालांकि उनकी कई बातें लुभावनी लगती हैं, लेकिन उनकी शर्तें भी बहुत कठिन होंगी, इसलिए हमें तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। चाहे मुझे त्यानिवान स्पिरिट टैबलेट मिले या न मिले, मैं भविष्य में शिखर पर खड़ा रहूंगा, दुनिया में अजय रहूंगा। तो अब ऐसा लगता है कि मुझे यह मिले या न मिले, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे देखकर गुनान मन ही मन इसकी प्रशंसा करने लगी। तेरे स्वभाव वाला यह विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति वास्तव में असाधारण है। वह न तो अहंकारी है, न धीर, न आलसी, न सुस्त है और न ही उसमें अन्य विलक्षण प्रतिभावान व्यक्तियों में पाया जाने वाला अहंकार है। डॉट 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 डॉट। अध्याय 37 त्यानिवान अकादमी को वश में करना। अध्याय 37 त्यानिवान अकादमी को वश में करना। बेशक यह निवेदन बहुत सरल है। मेरी एक बेटी है। महान युद्ध शुरू होने से पहले मैंने उसे बर्फ की ताबूत में बंद कर दिया था। अब कई युग बीत चुके हैं और उसे जागना चाहिए। यदि भविष्य में कभी आपकी उससे मुलाकात हो तो कृपया मेरी ओर से उसका ख्याल रखना। इस क्षण गुनान की गहरी आंखों में कोमलता की एक झलक दिखाई दी और उनका चेहरा विश्वसनीय रूप से सौम्य हो गया। ये सुनकर नागोंग चेन ने कुछ देर सोचा और फिर सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, अगर भविष्य में कभी मेरी मुलाकात सीनियर की बेटी से हुई तो मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। यह अनुरोध अनुचित नहीं है, ये तो बस अपनी बेटी की सुरक्षा का मामला है। अगर भविष्य में हमारी मुलाकात दोबारा हुई तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, अगर नहीं हुई तो फिर भूल जाओ। यह अच्छी बात है, आपके वादे से मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। गुनान ने सिर हिलाया। उसकी निगाहें नागोंग चेन की ओर बढ़ती जा रही थी, मानो वह दामाद चुन रहा हो। नागोंग चेन को उस निगाह के नीचे थोड़ी असहजता महसूस हुई, लेकिन उसे किसी प्रकार की दुर्भावना का आभास नहीं हुआ। ये बहुत ही अजीब सी अनुभूति है। मेरा स्त्री नाम एंशिएंट ग्रीन सिल्क है। मेरे बाएं नितंब पर एक जन्मचिन्ह है। बाकी के बारे में मैं लगभग सब कुछ भूल चुकी हूँ। अगर तुम उससे मिलो तो कृपया मेरी ओर से यह संदेश उसे दे देना, मरे हुए को वापस जीवित नहीं किया जा सकता। वर्तमान को संजो कर रखो। तुम्हारे माता पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारा बदला लेने के बारे में मत सोचना। तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि तुम शांति से और बिना किसी चिंता के बड़े हो जाओ। भले ही वो पहले क्या हुआ था ये भूल रही हो, आपको उसे बताने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। गुनान ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। इस समय वो दुनिया के किसी भी अन्य पिता से अलग नहीं था। नागोंग चेन ने ध्यान से सुना। अपने सामने गुनान को देखकर वह इस जीवन में अपने पिता के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। अगर भविष्य में कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो शायद मेरे पिता भी इसी तरह प्रतिक्रिया देंगे। गुनान की बोलते ही दिव्य आत्मा और भी अधिक सूक्ष्म होगी, मानो वह किसी भी क्षण विलीन हो जाएगी। वरिष्ठ आप। नागोंग चेन को दाव के बारे में कुछ चिंता थी। कोई बात नहीं, जीवन और मृत्यु का कोई महत्व नहीं है। वैसे भी मैं एक बार मर चुका हूँ, इसलिए अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इसी का इंतजार करूंगा। दिव्य आत्मा के विलीन होने के बाद स्वर्गीय आत्मा की पट्टिका स्वतः प्रकट हो जाएगी। तब तुम उसे ले लेना। हाँ हाँ बच्चे, तुम मेरे झांसे में आ गए। अब अगर तुम्हें पछतावा भी हो रहा है तो बहुत देर हो चुकी है। तुम देखने में तो छोटे शैतान जैसे लगते हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें मात दे दी है ना। हाँ हाँ, आखिर में तो मैं ही जीत गई। आखिर में मैं गुनान ही जीत गई। सेन जीत गया। गुनान दिल खोलकर हंसा। उसकी आंखों में राहत और बेफिक्री झलक रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे विलीन होता गया और तारों की रोशनी की किरणों में तब्दील हो गया।
फिर नागोंग चेन के सामने एक दुधिया सफेद रंग की स्मारक पट्टिका प्रकट हुई। नागोंग चेन चुप हो गया, उसकी भावनाएं बेहद जटिल थी, वह खुद को व्यक्त करने में समर्थ था। एक लंबे समय। गुनान सीनियर, शांति से जाए, मैं अपना वादा कभी नहीं भूलूंगा। नागोंग चेन ने मन ही मन दाव बुदबुदाया, फिर त्यानीवान स्पिरिट टेबलेट को एक तरफ रख दिया, थोड़ा चुपकर प्रणाम किया और जाने के लिए मुड़ गया। दरअसल उसे 2 बार धोखा दिया गया। डॉट डॉट डॉट। जब बाहरी दुनिया ने नागोंग चेन को उभरते हुए देखा तो वे इतने चौंक गए कि वे अवाक रह गए। उनके चेहरे उत्साह से भरे हुए थे, उनकी आंखें श्रद्धा से लबालब थी, मानो वे किसी महान हस्ती को देख रही हों। इस समय एल और डिस्को दोनों ही नागोंग चेन की क्षमताओं से पूरी तरह आश्वस्त हैं। 100 मंजिलें, ये है टोंटियन टावर, कुल मिलाकर 100 मंजिलें। इतिहास में आज तक कोई भी इस बाधा को पार नहीं कर पाया है, लेकिन आज उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसने वास्तव में पहली मंजिल से 100वीं मंजिल तक पहुंचकर टोंटियन टावर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जब वान युक्सुआन ने नागोंग चेन को बाहर आते देखा तो उसने उत्साह से अपनी छोटी मुठ्ठियां लहराई। सूर्य ने चुपके से सिर हिलाया, उसकी खूबसूरत आंखों में विस्मय का भाव झलक रहा था। केवल सुआओटियान का चेहरा पीला पड़ गया था, उसे उम्मीद नहीं थी कि नागोंग चेन वास्तव में 100वीं मंजिल तक पहुंच सकता है। क्यों, डिस्कस जैसा एक मामूली बिगड़ा हुआ बच्चा 100 पत्तों को कैसे भेज सकता है? वह पूरी तरह से हैरान था। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनके और नागोंग चेन के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। कोंग दाओयुन तेजी से नागोंग चेन के पास पहुंचा, उसकी आंखों में हैरानी भरी थी और उसने दाव से पूछा, तुम्हें अंदर क्या मिला? ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि टोंटियन टावर की 100वीं मंजिल पर एक बड़ा अवसर मौजूद है, विशेष रूप से त्यानीवान अकादमी से संबंधित। वह बहुत जिज्ञासु था, लेकिन थोड़ा आशंकित भी था। अगर नागोंग चेन सचमुच उस विरासत को हासिल कर लेता है तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा? नागोंग चेन के होंठ फड़फड़ाए और उसने धीरे से कुछ शब्द कहे, त्यानीवान स्पिरिट टैबलेट। उसने त्यानीवान स्पिरिट टैबलेट को बाहर नहीं निकाला क्योंकि यह बहुत ही ध्यान खींचने वाला होता। इसके अलावा अगर सामने खड़ा बूढ़ा आदमी इस अनमोल खजाने को छीन लेता तो क्या होता? कौन जाने कि दाव का अनुबंध वास्तव में समाप्त हो गया है या नहीं। ये सुनकर कोंग दाओयुन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई, फिर उसने कुछ हद तक लाचारी से आह भरी, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, चलो बात करने के लिए कोई और जगह ढूंढते हैं। फिर कोंग दाओयुन ने अपना हाथ हिलाया और सफेद रोशनी की एक किरण प्रकट हुई और दोनों आकृतियां चौक में गायब हो गई। चौक में मौजूद लोग ये देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुए, बल्कि उनकी आंखों में ईर्ष्या झलक रही थी। मुझे लगता है कि डीन द्वारा नागोंग चेन को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। हाँ, आज उनका प्रदर्शन वाकई शानदार था। अकादमी के सच्चे शिष्य की महान पराजय और टोंटियन टावर द्वारा सभी सीमाओं को तोड़ देना, इनमें से कोई भी घटना अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाली है। डॉट डॉट डॉट। अमर ऊर्जा से गिरी एक पर्वत चोटी पर। युवा स्वामी, क्या मैं दिव्य आत्मा की पट्टिका देख सकता हूँ? कोंग दाओयुन ने इच्छा से जलती आंखों से पूछा। नागोंग चेन को कुछ संशय था और इसलिए उन्होंने इसे सीधे बाहर नहीं निकाला। कोंग दाओयुन ने उसकी चिंताओं को भांपते हुए मुस्कुराते हुए कहा, शायद आपको पता न हो, लेकिन अगर कोई त्यानीवान आत्मा की पट्टिका अपने मालिक को पहचान लेती है तो मूल मालिक की मृत्यु के बिना कोई भी उसे छीन नहीं सकता। नागोंग चेन ने इस बारे में सोचा और उसे लगा कि यह बात तर्कसंगत है। पलक झपकते ही उसके हाथ में एक दूधिया सफेद रंग की आध्यात्मिक गोली प्रकट हो गई। यह कोई और नहीं बल्कि पौराणिक त्यानीवान स्पिरिट टैबलेट है। ये देखकर कोंग दाओयुन की आंखें अपार उत्साह से चमक उठी और वह तुरंत जमीन पर घुटने टेककर बोली, ये बूढ़ी औरत कोंग दाओयुन डीन का अभिवादन करती है। अगर इस समय कोई इस दृश्य को देखेगा तो शायद वह भयभीत हो जाएगा। एक विख्यात संत नागोंग चेन के समक्ष घुटने टेकते हैं। नागोंग चेन ने अपना सिर हिलाया, वह डीन नहीं बनना चाहता था, भले ही त्यानीवान स्पिरिट टैबलेट उसके पास ही क्यों न हो। नहीं, मुझे डीन के पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप इस पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन आपको मुझसे आदेश लेने होंगे। कोंग दाओयुन कुछ हद तक हैरान थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि नागोंग चेन इतने प्रतिष्ठित पद को टुकड़ा देगा। आखिरकार ये त्यानीवान अकादमी थी। यद्यपि अब इस अकादमी का स्तर कुछ हद तक गिर गया है, लेकिन कई युगों पहले ये शुवनटियन डोमेन की नंबर 1 अकादमी थी। ये सोचकर वो कुछ हद तक भावुक हो गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि नागोंग चेन उसे तुरंत उसके पद से नहीं हटाएगा। आखिरकार अकादमी की स्थापना के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। नागोंग चेन की बात मानना तो स्वाभाविक ही था, उसने उस दिन विरासत स्वीकार करते समय इसके परिणामों पर पहले ही विचार कर लिया था। ये निश्चित है, भले ही युवा स्वामी मुझसे डीन का पद वापस ले ले, मैं फिर भी आपके आदेशों का पालन करूंगा। कोंग दाओयुन ने दाव को आदरपूर्वक संबोधित किया। नागोंग चेन ने सिर हिलाया, उसकी आंखें झपक रही थी, स्पष्ट रूप से वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। इस अकादमी में वर्तमान शाही परिवार के कितने वंशज हैं? काफी देर बाद नागोंग चेन ने दाव से पूछा। ये सुनकर कोंग दाओयुन थोड़ा हैरान हुआ। कुछ देर सोचने के बाद उसने आदरपूर्वक दाव से कहा, युवा स्वामी, ये शिष्य छात्रों का 30% है, जिनकी कुल संख्या 5000 से अधिक है। नागोंग चेन थोड़ा चौंक गया, उसे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अगर उन सभी को उसके खिलाफ भड़काया जा सके तो महान जुहू राजा शायद खुद पर काफी प्रसन्न होंगे। नागोंग चेन कभी अच्छा इंसान नहीं रहा, जो कोई भी उसे मारना चाहेगा वो उसका जानी दुश्मन होगा और बदले में उसके हाथों मारे जाने के लिए तैयार रहेगा। गरीब परिवार के शिष्य के बारे में क्या? नागोंग चेन ने दाव से पूछना जारी रखा। जहाँ तक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले शिष्यों की बात है, उनके 6 से अधिक स्तर हैं, लगभग 10,000 लोग। कोंग दाओयुन ने दाव के बारे में बोलना जारी रखा, हालांकि उन्हें कुछ संदेह थे, वे दाव के बारे में सोच रहे थे। नागोंग चेन ने पूछा कि क्या करना चाहिए। वाह, इतने सारे! नागोंग चेन कुछ हद तक हैरान थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि यह अकादमी गरीब परिवारों के लिए पवित्र भूमि के रूप में जानी जाती थी। यदि साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले ये छात्र स्नातक होकर त्यानीवान मनों में भेजे जाएं तो क्या ऐसी प्रतिभाओं का निरंतर प्रवाह नहीं मिलेगा? वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले ये छात्र स्नातक होने के बाद आमतौर पर क्या करते हैं? खैर, कुछ लोग अपने परिवारों की सेवा करने के लिए उनके पास लौट आए, जबकि अन्य को शाही दरबार की सेवा करने के लिए विभिन्न स्थानों पर नियुक्त किया गया। ये सुनकर नागोंग चेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, मानो वह कुछ हद तक खुश हो रही हो। कोंग दाओयुन ने तुरंत समझाया, युवा स्वामी, ये दरबार का एक सख्त नियम है। उस समय ग्रेट जू के क्षेत्र में स्थापित कोई भी शिक्षण संस्थान इस प्रतिबंध के अधीन होता था और यही बात अन्य अकादमियों पर भी लागू होती है। अब से शाही दरबार में भेजे जाने वाले लोगों की संख्या 90% कम कर दी जाएगी और उन 90% लोगों को त्यानीवान हवेली में भेजा जाएगा। अगर शाही दरबार को कोई आपत्ति है तो वे त्यानीवान हवेली में आ सकते हैं। देखते हैं कि उन्हें हिम्मत है या नहीं, नागोंग चेन ने ठंडे लहजे में कहा। ये सुनकर कोंग दाओयुन ने मुर्गी की तरह चावल चुपते हुए तेजी से सिर हिलाया। डॉट 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 डॉट। अध्याय 39 स्वर्गों का गुप्त क्षेत्र। अध्याय 39 स्वर्गों का गुप्त क्षेत्र। एक ही समय पर किसी की नजरों से बचकर एक काली आकृति चुपके से टोंटियन की टावर में घुस गई। जी हाँ, ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हमारा चुना हुआ सुआओटियान है। हाँ, तुम सब बेवकूफ हो, तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं चुपके से अंदर आ जाऊंगा, है ना? अभी भी वही नागोंग चेन की तरह खड़ा हूँ। नागोंग चेन कहाँ है? सुआओटियान हंसा, उसके पीले दांतों में सब्जी का एक टुकड़ा फंसा हुआ था, जिससे वह घिनौना दिख रहा था। नागोंग चेन के बारे में सोचते ही उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। अगर नागोंग चेन बार बार उसकी योजनाओं में बाधा न डालता तो वह अब तक एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका होता, न कि इतनी दयनीय स्थिति में होता। सौभाग्यवश उनके प्रयास सफल रहे और टोंटियन टावर में घुसपैठ करते समय उन्हें किसी ने नहीं पकड़ा। नागोंग चेन, एक बार जब मुझे बर्निंग फ्लेम स्किल का दूसरा भाग मिल जाएगा तो तुम बस मरने का इंतजार कर सकते हो, सुआओटियान ने दांत पीसते हुए मन ही मन सोचा। जहाँ तक टोंटियन टावर की बात है, यहाँ तक कि नागोंग चेन भी 100वीं मंजिल तक पहुंचने में सक्षम था, इसलिए वह कम से कम 99वीं मंजिल तक तो पहुंच ही सकता था। फिर अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय का भाव लिए सुआओटियान पहले तल में दाखिल हुआ। डॉट 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 डॉट। कई घंटों बाद 80वीं मंजिल के भीतर सुआओटियान के कपड़े तेजी से फटते जा रहे थे और वो कुछ कमजोर दिख रहा था।
उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि टोंगटियन ड्रामा में प्रवेश करना इतना मुश्किल होगा। अगर उसकी अपनी असाधारण ताकत और इस तथ्य के कारण न होता कि उसके पिछले तुरों के पत्तों ने कई बार उसकी जान बचाई दी, तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। सौभाग्य से अपने जीवन मरण के क्षण में वह पर्पल मेंशन दायरे में प्रवेश करने में सफल रहा, जिसे एक तरह से छिपा हुआ आशीर्वाद माना जा सकता है। हाँ, शुक्र है कि आखिरकार मैं बर्निंग फ्लेम स्किल का दूसरा भाग प्राप्त करने में सफल हो गया। सु ऑक्टियान ने दिल खोलकर हंसते हुए अपने हाथ आसमान की ओर उठा दिए। हालांकि जब नागोंग चेन बाहर आया तो वह पूरी तरह से सुरक्षित था और उसके सफेद कपड़े भी नहीं फटे थे। जरूर उसने चीन ने ही उसे विशेष रियायत दी होगी। तभी उसे एहसास हुआ कि टोंगटियन की टावर में जितना ऊपर चढ़ते हैं, खतरे उतने ही बढ़ते जाते हैं, जो उसकी शुरुआती कल्पना से बिल्कुल अलग थे। सु ऑक्टियन अपनी तंद्रा से बाहर आया और पत्थर के खंभे की ओर नीचे देखा। बर्निंग फ्लेम स्किल के मूव्स यही हैं। हाँ, ये सोचकर उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वह मूर्ख नागोंग चेन शायद यह नहीं जानता कि ऐसी तरह की परीक्षाएं वास्तव में मेरे गुरु की है, और उसने निश्चित रूप से यह कल्पना भी नहीं की होगी कि यहाँ एक महाशक्तिशाली साधना तकनीक छिपी हुई है। सु ऑक्टियान ने अपनी हथेली जोर से पटकी और ईंटों का एक हिस्सा टूटकर बिखर गया, जिससे नीचे छिपी साधना तकनीक पूरी तरह से सामने आ गई। इसे देखते ही सु ऑक्टियान का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने प्राचीन पुस्तक उठा ली। क्या ये बर्निंग फ्लेम स्किल है? इसमें तो वाकई एक प्राचीन आभा झलकती है। सु ऑक्टियान की आंखें चमक उठी और उसने उत्सुकता से अपनी आंखें खोली। उसके मुंह से लार टपक रही थी। पहले पृष्ठ पर लिखा है, यदि आप इस कौशल का अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको पहले खुद को नपुंसक बनाना होगा। सु ऑक्टियान उन शब्दों को देखकर स्तब्ध रह गया। बर्निंग फ्लेम स्किल का अभ्यास करने के लिए उसे सचमुच खुद को नपुंसक बनाना पड़ा। क्या यह उसकी मर्दानगी छीनना नहीं है? हालांकि बर्निंग कल्टीवेशन टेक्निक अत्यंत उच्च गुणवत्ता की है, इसलिए कुछ विशेष आवश्यकताओं का होना स्वाभाविक है। उन्होंने इससे पहले कुछ प्राचीन और शक्तिशाली साधना तकनीकें देखी थी और उन पर लागू होने वाली सभी आवश्यकताएं विचित्र और असामान्य थी। ये सोचकर सु ऑक्टियान हिचकिचा उठी। क्या दाव सचमुच खुद को नपुंसक बनाना चाहता था? मुझे आश्चर्य है कि क्या दाव प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अपने मूल पद पर वापस लौट पाएगा। जैसे ही वह हिचकिचाया, अचानक उसके दिमाग में नागोंग चेन के घृणित चेहरे की छवि कौन गई और वह क्रोध से भर गया। ये सब तुम्हारी गलती है नागोंग चेन, मैं अपना बदला जरूर लूंगा। उसने मन बना लिया, बदला लेने के लिए कुछ होना कोई बड़ी बात नहीं थी। सु ऑक्टियन ने एक चौड़ी तलवार निकाली, उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, दांत पीसे और उसे सीधे नीचे की ओर घुमाया। पल भर में स्वरों के वक्त जैसी चीखें पूरे स्थान में गूंज उठी। नागोंग चेन, अगर मैं तुम्हें इस जीवन में नहीं मार पाया तो कसम से मैं इंसान नहीं रहूंगा। डॉट 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 डॉट। प्यारे युवान मनो, तुमने क्या कहा? हाल ही में उत्तरी युद्ध क्षेत्र में आकाश में दिव्य प्रकाश के उठने और पूर्व से बैंगनी प्रकाश आने की अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिली है। नागोंग ने कुछ आश्चर्य के साथ दाव से पूछा। नागोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, इस अजीबोगरीब घटना के घटित होने के साथ ही महान कियान राजवंश के साथ टकराव भी हाल ही में बढ़ गया है। दूसरी तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध विराम की तैयारी हो रही हो। मुझे आश्चर्य है कि दाव क्या कर रहा है। वर्षों पहले मैंने सुना था कि उत्तरी क्षेत्र कभी एक समृद्ध भूमि हुआ करता था, जहाँ कभी एक अद्वितीय शक्ति का वास था। बोलते समय नागोंग के वृद्ध चेहरे पर पुरानी यादों की झलक दिखाई दी और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? उत्तरी क्षेत्र इतना उजाड़ है, वहां न केवल मनुष्य नहीं रह सकते बल्कि और जैसे जानवर भी जीवित नहीं रह सकते। नागोंग ने बहुत चढ़ाकर जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं पता। जब मैं उत्तरी क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था तब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि उत्तरी क्षेत्र पहले कैसा था? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 9 स्वर्गों का गुप्त क्षेत्र खुलने ही वाला है। नागोंग ने ठंडी सांस लेते हुए उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। 9 स्वर्गों का गुप्त क्षेत्र? ये सुनकर नागोंग चुप हो गया, उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। ये वास्तव में 9 स्वर्गों का गुप्त क्षेत्र है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसी विचित्र घटनाएं इतनी बार घटित हो रही हैं। नागोंग ने मन ही मन बुदबुदाया। आपको ये जानना चाहिए कि दाव 9 स्वर्गों का गुप्त क्षेत्र एक सर्वोच्च सत्ता द्वारा निर्मित किया गया था और यह सर्वोच्च सत्ता के गुप्त क्षेत्र के समतुल्य है। इसके भीतर मौजूद अवसर और खजाने अविश्वसनीय रूप से साधारण है। अगर यह सचमुच 9 स्वर्गों का गुप्त क्षेत्र है तो हमें नागोंग को सूचित करना होगा। नागोंग ने कहा, उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। नागोंग ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही, नागोंग अब तक महाशक्ति स्तर के करीब पहुंच चुके होंगे। यह अनुभव उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा। अपनी बातचीत के दौरान दोनों ने पहले ही उस जगह का फैसला कर लिया था जहां नागोंग जाएगी। डॉट डॉट डॉट। कुछ ही दिनों में पूर्वी दिव्य महाद्वीप में 9 स्वर्ग गुप्त क्षेत्र के खुलने की खबर पूरे शुवानिटियन डोमेन में फैल गई। 9 स्वर्गों का गुप्त क्षेत्र एक सर्वोच्च सत्ता द्वारा परित्यक्त खजाना है। ये शुवानिटियन डोमेन के शीर्ष नेताओं के लिए आकर्षक है और साथ ही उन प्रथम श्रेणी की शक्तियों के लिए भी। कुछ समय के लिए 30 से अधिक प्रांतों में फैले संपूर्ण शुवानिटियन डोमेन में उत्साह का माहौल छा गया था। स्पष्ट रूप से ये प्रोजेक्ट के लिए एक भव्य आयोजन होगा। विभिन्न गुटों के नेताओं के लिए संतानों के मामले में प्रतिस्पर्धा करने का एक शानदार अवसर होगा। डॉट डॉट डॉट। यान अकादमी। वो रोल का टेलीपैथिक संदेश सुनकर नागोंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। पता चला है कि उत्तर में एक गुप्त लोक का आयोजन होने वाला है और परिवार चाहता है कि वो वहां जाए। दिन 9 हेवन सीक्रेट रियम के केंद्र में चेक इन कर रहा हूँ। तभी नागोंग के दिमाग में एक ठंडी आवाज गूंजी। 9 स्वर्गों का गुप्त क्षेत्र। नागोंग को होंटियान की कुछ यादें थी। उसने सुना था कि उसके अंदर एक सर्वोच्च खजाना है जो उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और जो बैंगनी हवेली क्षेत्र के भीतर एक अद्वितीय नींव बनाने में सक्षम है। जब ऐसा है तो मैं क्यों न जाऊं? इसके अलावा मैंने सुना है कि इस बार विभिन्न राज्यों से कई प्रतिभाशाली लोग आए हैं और मुझे आश्चर्य है कि क्या दाव पर कोई नए प्रतिभाशाली लोग दिखाई देंगे। नागोंग की आंखों में एक चमक आई और उनके होठों पर मुस्कान छा गई। डॉट 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 डॉट। अध्याय 39 महारानी चियाओ। अध्याय 39 महारानी चियाओ। यान अकादमी। एक सुंदर और शांत आंगन में सूर्य को स्टैंड में ही तबीयत खराब महसूस हुई, इसलिए वह समय से पहले अपने आंगन में लौट आई। बर्फ की सतह पर सूर्य की खूबसूरत आंखें कसर बंद थी। उसका आकर्षक चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था और उसके गोरे माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें थी, मानो वह जहनी दर्द से रही हो। दिक्कत है, ये सपना दिन में क्यों आया? सूर्य को पूरे शरीर में बेहद बेचैनी महसूस हुई और उसकी दिव्य आत्मा को ऐसा लगा जैसे किसी धारदार हथियार से काटा जा रहा हो। उसने फिर से उस लाल कपड़े वाली महिला का सपना देखा। हाल ही में जब भी वह रात को अपनी आंखें बंद करती है तो एक ऐसी याददाश्त जबरदस्ती उसके दिमाग में डाल दी जाती है जो उससे संबंधित नहीं होती है। पहले तो उसे लगा कि यह एक सपना है, लेकिन फिर सपने की हर बात अविश्वसनीय रूप से वास्तविक लगने लगी और सपने में मिली अंतर्दृष्टि भी वास्तविकता में प्रतिबिंबित होने लगी। महारानी चियाओ, आप वास्तव में कौन है? उन धुंधली तस्वीरों में चियाओ नाम की इस महिला ने अपने हाथ के एक इशारे मात्र से सूर्य को बुझा दिया, तारों को अस्तर दिया और आकाश और पृथ्वी को कपकपा दिया। उसकी शक्ति अविश्वसनीय थी। जिन प्राणियों से उसने लड़ाई की वे सभी शक्तिशाली थे और असाधारण क्षमताओं से संपन्न थे। सूर्य समंजस में थी, उसका सिर दर्द कर रहा था और उसका कोमल शरीर कांप रहा था। जो भी उसे देखता उसे उस पर तरस आता। दर्द बढ़ने के साथ ही सूर्य बेहोश हो गई। यदि नागोंग अभी यहाँ होते तो वे स्पष्ट रूप से देख पाते कि सूर्य की दिव्य चेतना में एक दाव निहित है। दिव्य आत्मा इसमें समाहित होने वाली है एक लंबे समय। ओह, तो क्या मैं इस जीवन में जागृत हो गया हूँ? सूर्य ने कुछ नींद भरी आवाज में अपनी आंखें खोली और एक मोहक गुदगुदी भरी आवाज उसके कानों में गूंज उठी। कौन है भाई? जब सूर्य को समझ आया कि क्या हो रहा है तो उसने तुरंत अपना सिर घुमाकर देखा। जब तक सूर्य ने लाल रंग के कपड़े पहने एक महिला को अपने बिस्तर पर आलस से लेटे हुए नहीं देखा।
उस महिला ने फीनिक्स की पोशाक पहनी हुई थी। उसकी त्वचा सर की तरह चिकनी और ताजी बर्फ की तरह सफेद थी। उसके स्तन आंशिक रूप से खुले हुए थे। उसकी टांगें सीधी और लंबी थी और उसका शरीर सुडौल और बेहद आकर्षक था। उसके काले घने बालों के नीचे एक बेहद खूबसूरत चेहरा था, जिसकी आंखें पच्चर की पानी जैसी थी और होंठ लाल और मोहक थे, जो एक मोहक आकर्षण बिखेर रहे थे। वह सचमुच एक अद्भुत महिला थी। सूली इसे देखकर अचंभित रह गई, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है। तुम कौन हो? मेरे बिस्तर पर क्यों हो? सूली ने ठंडे लहजे में दाव से पूछा। मैं कौन हूँ? मैं तुम ही हूँ। चियाओ मुस्कुराई। उसकी आवाज बेहद मोहक थी। ये सुनकर सूली अचंभित रह गई। उसकी कोमल मोहित थोड़ी सिकुड़ गई और उसका शरीर अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया। वह इस व्यक्ति के इरादों को समझ नहीं पा रही है। वह बहुत खतरनाक है। चियाओ को यह दृश्य काफी मनोरंजक लगा और वह मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। उसकी आंखें जुड़ीदार हो गई। क्या मेरी जिंदगी वाकई इतनी दिलचस्प है? फिर उसने मुस्कुराते हुए समझाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुछ देर बाद सूर्य के सुंदर चेहरे पर ज्ञानोदय का भाव दिखाई दिया। पता चला कि चियाओ की पिछले जन्म में किसी कारणवश मृत्यु हो जाने के बाद एक सर्वोच्च खजाने की मदद से उसका उसी शरीर में पुनर्जन्म हुआ। तो तुम मेरे पिछले जन्म के हो और वही व्यक्ति हो जिसके बारे में मैं आजकल सपने देख रही हूँ। सूर्य ने शांत स्वर में दाव से पूछा। बिल्कुल सही। चियाओ ने आलस से अंगड़ाई ली और कहा। ये सुनकर सूर्य की आंखें ठंडी पड़ गई और उसने तुरंत अपनी तलवार घुमा दी। अगर यह व्यक्ति न होता तो उसे हाल ही में इतना दर्द न हो रहा होता। तलवार चियाओ को नहीं लगी, बल्कि वो उसके शरीर के आर पार निकल गई, मानो किसी परछाई को लगी हो। चियाओ को शायद इसका अंदाजा था। उसकी भुजाएं अभी भी झुकी हुई थी और उसके होंठों के कोने ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। मैंने कितना उतार चढ़ाव भरा जीवन जिया है। मैं बस एक दाव हूँ। ये तो बस एक दिव्य आत्मा है, तो मुझे मान नहीं सकते। ओह, सूर्य ने दाव को उदासीन स्वर में जवाब दिया। खैर, बाल काटने के बाद उसे काफी बेहतर महसूस हुआ। क्या तुम खुश हो? भविष्य में तुम्हें एक ऐसी शक्तिशाली हस्ती का मार्गदर्शन मिलेगा। चियाओ मुस्कुराए। उसकी मुस्कान किसी महारानी जैसी नहीं, बल्कि एक बड़ी बहन जैसी थी। अगर उसके पिछले जीवन के उसके अधीनस्थों ने ये दृश्य देखा होता तो वे शायद सदमे से अवाक रह जाते। क्या यह अभी भी वही निर्मम और क्रूर महारानी चियाओ है? सूर्य की निगाहों में संदेह का भाव था। क्या यह व्यक्ति सचमुच उसके पिछले जन्म का था? क्या वह वाकई एक महारानी थी? अगर मैंने अपनी यादों के टुकड़ों को न देखा होता तो शायद मैं इस पर विश्वास नहीं करता। और मैं अपने पिछले जीवन में इतनी नखरे वाली क्यों थी? सूर्य अवाक रह गए और उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अचानक चियाओ की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। कोई आ रहा है। उसने एक संदेश छोड़ा। अगले ही पल दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मेरी पत्नी, मैं ही हूँ। उनकी आवाज सम्मोहक और मधुर है। ये वास्तव में नानगोन चेन की आवाज है। ये सुनकर सूर्य का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। यह आदमी सबके सामने मुझे इतने अंतरंग शब्दों में क्यों बुला रहा है? बाद में कोई आवाज मत करना। सूर्य ने मन ही मन चियाओ को चेतावनी दी। इसके तुरंत बाद सूर्य ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो जल्दी से ड्रेसिंग टेबल की ओर भागी, शीशे में देखा और सब कुछ ठीक होने की पुष्टि करने के बाद ही उसने अपना गला साफ किया और धीरे से दाव कहा। अंदर आए। ये देखकर चियाओ का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। जब सूर्य की मूल ऊर्जा खो जाने का एहसास हुआ तभी उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इस जीवन में ही दाव साथी मिल जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि अपने पिछले जीवन में अमर राजा के अनगिनत चाहने वाले थे, लेकिन वो उन सभी को तुच्छ समझती थी। उसके मानदंड बहुत ऊंचे थे और वह दाव साथी को भी नहीं चाहती थी। अपनी पवित्रता खोने की तो बात ही दूर। वो देखना चाहती थी कि इस दुनिया में कौन सा युवक उसे जीतने का इतना साहस और आत्मविश्वास रखता है। ये सुनकर नानगोन चेन ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। उन्होंने बहते हुए सफेद वस्त्र पहने हुए थे। उनका चेहरा किसी अमर व्यक्ति जैसा था। उन्हें एक लौकिक गुण था और उनकी आत्मा तेजस्वी थी। जो भी उसे देखेगा वही कहेगा, युवा मालिक बेजोड़ है। क्या आपको कुछ चाहिए था? सूर्य ने नानगोन चेन की ओर देखा और थोड़ी शर्म महसूस की, जिससे उसे उस रात की याद आ गई। वे दोनों इस कदर एक दूसरे से अविभाज्य हो गए जैसे चावल पककर चावल बन जाते हैं। नानगोन चेन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो कुछ हैरान सा लग रहा था। उसने क्या देखा? सूर्य की किस्मत पहले से भी कहीं अधिक चमकदार थी। ये तो नायक की किस्मत से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। अगर उसकी दोहरी पुतलियां जागृत न हुई होती तो शायद वह बता भी नहीं पाता। क्या हाल ही में सूर्य के लिए कोई अवसर है? इस समय चियाओ की खूबसूरत आंखों में सदमे का एक अंश दिखाई दिया। ये सचमुच वही पौराणिक दोहरी पुतलियां हैं। और नानगोन चेन पर तो एक वह स्वयं उससे कम शक्तिशाली नहीं है, जिसका अर्थ है कि उसके माता पिता में से कम एक ने अपने पिछले जीवन में उसके समान साधना स्तर प्राप्त किया होगा। क्या यह अभी निम्न लोक का विलक्षण प्रतिभावान प्राणी है? एक पल के लिए उसे नानगोन चेन में कोई कमी नहीं दिखी। चियाओ कुछ पल के लिए चुप हो गई। ओह, मेरे पिताजी ने मुझे हाल ही में बताया कि उत्तरी क्षेत्र में एक गुप्त लोक खुलने वाला है, जिसका नाम नौ-स्वर्गुप्त लोक है। मैं कल वहां जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछने आया हूँ कि क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे? नानगोन चेन होश में आकर बोला। 9 स्वर्गों का गुप्त क्षेत्र। ये सुनकर सूर्य कुछ असमंजस में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दाव को जाना चाहिए या नहीं। ये सुनकर चियाओ की खूबसूरत आंखें चमक उठी और उसने तुरंत कहा, जाओ, तुम्हें जाना ही होगा। 9 स्वर्गों का गुप्त क्षेत्र एक अजय शक्ति द्वारा छोड़ी गई अमर गुफा का विकसित रूप है। इसके अंदर फीनिक्स पत्थर नामक एक खजाना है, जो तुम्हारे लिए बहुत मददगार साबित होगा और तुम्हारे शरीर को रूपांतरित करने के लिए पर्याप्त होगा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि गुप्त लोक, जिसके ऊपरी लोक इतनी बेसब्री से तलाश कर रहा था, वास्तव में नीचे लोक में प्रकट होगा। इसके बाद नानगोन चेन ने कहा, मेरे पिता के अनुसार इस गुप्त क्षेत्र में कई अनमोल अवसर मौजूद हैं। अगर हम उन्हें खोज लें तो हमें बहुत लाभ होगा, लेकिन ये काफी खतरनाक है। मैं जाऊंगी, सूर्य ने कहा। वह अब नानगोन चेन से पीछे नहीं रहना चाहती थी, वह अभी मजबूत बनना चाहती थी। नानगोन चेन थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसने मूल रूप से कुछ और कहने की योजना बनाई थी। ठीक है, तो फिर आज आराम कर लेते हैं और कल मेरे साथ चलते हैं। नानगोन चेन की आंखों में स्पष्टता थी और उसने सहमति जता दी। डॉट 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 कृपया मुझे और अपडेट करने के लिए प्रेरित करें। ताकि परीक्षा समाप्त होने के बाद लेखक एक बड़ा अपडेट जारी करेगा। अध्याय 40 महान दाव अमर धर्मव्रत सब जियाओ। अध्याय 40 महान दाव अमर धर्मव्रत सब जियाओ। अगले दिन आपस में बुझे हुए प्रतीकों से सजा हुआ एक शानदार उड़ने वाला जहाज महान जोग राजवंश के ऊपर आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दिया और उसकी चमकदार रोशनी की लकीरें सड़कों पर मौजूद लोगों को आश्चर्य से दहला दिया। उड़ने वाली नाव पर दिन आप महान जोग राजवंश में पहुंच गए हैं। क्या आप चेक इन करना चाहेंगे? नानगोन चेन ने पूरी रात खुद को इस बात के लिए प्रेरित किया कि मेरे दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज न सुनाई दे। दाखिल करना। नानगोन चेन ने मुंह भरकर धुंधली हवा बाहर निकाली। उसकी आंखों में एक चमक सी दिखाई दी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक उड़ने वाली नाव में बैठने से लोकेशन चेक इन शुरू हो सकता है। दिन दिव्य पद का पुरस्कार साधना तकनीक महान अमर ग्रंथ। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले नानगोन चेन के मन में एक रहस्यमय और गहन स्मृति उमड़ पड़ी। एक और दिव्य पद की तकनीक। नानगोन चेन की आंखें चपकी और वो कुछ हद तक चौंक गया। शुवानटियन डोमेन में साधना तकनीक की स्तर को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। स्वर्ग, पृथ्वी, पीला और पीला। स्वर्ग स्तर सर्वोच्च है और पीला स्तर निम्नतम है। स्वर्ग रैंक साधना तकनीक की ऊपरी सीमा केवल स्वर्ग स्तर तक ही है। यदि आप इसे उच्च स्तर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको ऐसी साधना तकनीक की आवश्यकता होगी जो उच्चतम स्तर से भी आगे हो। हम ध्यान की स्मृतियों के अनुसार स्वर्ग श्रेणी से ऊपर संत श्रेणी, अमर श्रेणी, सम्राट श्रेणी और दिव्य श्रेणी है, जो संपूर्ण 3000 लोगों में सबसे शक्तिशाली साधना तकनीकें हैं। ऐसा अनुमान है कि पूरे शुवानटियन क्षेत्र में आपको संत श्रेणी की बहुत कम पुस्तकें मिलेंगी। साधना तकनीक दिव्य श्रेणी की तो बात ही छोड़िए, साधना तकनीक तो ऊपरी लोक में भी लुप्त हो चुकी है। अगर इसकी कोई प्रति प्रकट हो जाए तो संभवतः कुछ अनदेखे प्राचीन राक्षस के लिए आपस में लड़ने लगेंगे।
अब नागलोक चैन के पास पहले से ही 4 दिव्य श्रेणी की पुस्तकें मौजूद हैं। यह एक साधना तकनीक है जो उपलोक में मौजूद शीर्ष स्तरीय दाव प्रणालियां भी प्रदान नहीं कर सकती। ड्रैगन, हाथी, कारागार को दबाता है, स्वर्गीय सम्राट, मुट्ठी, यिन और यान दोहरी साधना तकनीक और अब यह महान दाव अमर ग्रंथ। यदि ये सभी अविश्वसनीय रूप से असाधारण साधना तकनीकें हैं और यदि ये सभी प्रमुख उपलब्धियां हैं तो एक साधारण व्यक्ति के पास भी अजय युद्ध शक्ति होगी। नागलोक चैन की तो बात ही क्या, जिसकी आंखों में 2 पुतलियां हैं, वो युगों युगों तक अद्वितीय और सर्वकालिक अजय होने की परम अवस्था को प्राप्त कर लेगा। नागलोक चैन की आंखें झपकी, लेकिन फिर उन्होंने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और गंभीरता से महान दाव अमर धर्मव्रत का अध्ययन करना शुरू कर दिया। ब्रह्मांड का महान मार्ग, जीवन और मृत्यु का पुनर्जन्म, स्वर्ग के नीचे राजता, बैंगनी ऊर्जा पूर्व से आती है। इन 16 अक्षरों को महसूस करने के बाद नागलोक चैन एक दिव्य ज्ञानोदय की अवस्था में पहुंच गया। शून्य लोक में एक सूक्ष्म दिव्य आशीर्वाद की घटना प्रकट हुई, जिसमें 5 रंगों का दिव्य प्रकाश सभी से परावर्तित हो रहा था। इस समय दूसरे कमरे में याओची ज्ञान और कौशल प्रदान कर रहे हैं। क्या तुम जानती हो कि इस साधना तकनीक का स्तर क्या है? याओची ने अपने हाथ से एक प्राचीन पुस्तक निकाली और मुस्कुराते हुए सूर्य की ओर देखा। स्वर्ग रैंक, सूर्य की खूबसूरत आंखों में अनिश्चितता का भाव झलक रहा था जब उसने अनुमान लगाया। आखिरकार उनकी समझ में पूरे शुभानिटियन डोमेन में सर्वश्रेष्ठ साधना तकनीक स्वर्ग स्तर की है। साधना तकनीक यहाँ तक कि बचपन से सीखी गई साधना तकनीक भी मात्र पृथ्वी स्तर की थी। ची याओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, ये स्वर्ग स्तर नहीं है। हमारे बीच उच्च लोक में स्वर्ग स्तर की साधना तकनीक मौजूद है। यहाँ हम लोगों की स्वर्ग स्तर की साधना तकनीक है। ऊपर वर्णित साधना तकनीक को संत श्रेणी, दिव्य श्रेणी, शाही श्रेणी और दैवीय श्रेणी में विभाजित किया गया है। और मेरे हाथ में मौजूद ये फिनिक्स आई 7 मैनुअल एक ऐसी शारीरिक साधना तकनीक है जो आपके लिए एकदम उपयुक्त है। एक पौराणिक शाही श्रेणी का मैनुअल। हो सकता है आपके निचले लोक में संत श्रेणी की कोई पुस्तक हो। कीर्ति की तकनीकों की बहुत मांग है। ये संसाधनों में अंतर को दर्शाता है। चाहे आप बाद में शक्तिशाली बने या जल्द ही उच्चतर लोक तक पहुंचे, नो स्वर्ग वही आपका मंच है। इसके बाद ची याओ ने उसे साधना तकनीक सौंप दी। मुझे लगा था कि यह सब जानने के बाद सूर्य को हीन भावना महसूस होगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह शांत रहेगी। अरे, आप जैसी प्रतिष्ठित महारानी एक दिव्य स्तर की साधना तकनीक भी नहीं सीख सकती। आपको कुछ खासी नहीं लिखती। ये सुनकर ची याओ की मुस्कान जम गई। उसकी गोरी मुठ्ठियां नया सी बीच गई और उसके गोल स्तन हल्के से हिलने लगे, मानो फटने ही वाले हों। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह इस जीवन में इतनी तीक्ष्ण जुबान वाली होगी। छोड़ो भी, वो तो छोटी बच्ची है, उसे क्या पता। मैं उससे बहस नहीं करूंगा। आपको लगता है कि ये दिव्य ग्रेड है? क्या साधना तकनीक प्राप्त करना आसान है? मेरे पिछले जीवन में मेरे पास केवल सम्राट स्तर की साधना तकनीक थी, जो केवल उच्चतर लोक में ही उपलब्ध थी। नौ स्वर्गों में भी फीनिक्स अत्यंत दुर्लभ है। दिव्य श्रेणी की तो बात ही छोड़िए, जो ऊपरी लोक में एक बड़ा युद्ध छेड़ सकती है। ची याओ ने आंखें घुमाई और कुछ नहीं कहा। हालांकि मैं दाव को जानता हूँ। दिव्य श्रेणी साधना तकनीकें, साधना के दौरान घटित होने वाली खगोलीय घटनाओं और दिव्य मार्ग द्वारा प्रदान किए जाने वाले आशीर्वाद जैसे कुछ रहस्य। भविष्य में यदि आप दिव्य पदवी प्राप्त करते हैं तो यह आपके लिए लाभकारी हो सकता है। साधना तकनीक ये तो अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली है, लेकिन हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक आप किसी दिन उच्च लोक में नहीं पहुंच जाते। दिव्य पद के लिए निम्न लोक संभव नहीं है। यह एक साधना तकनीक है, ची याओ ने दृढ़ता से कहा। मुझे महान सम्राट वंश के वंशज नागलोक चैन की याद आ गई, जो वास्तव में निम्न लोक में थे। कितना अजीब है। हालांकि उसकी वंश परंपरा सील कर दी गई थी। निम्नलोक के स्वर्गीय मार्ग के नियम ऐसी वंश परंपरा को सहन नहीं कर सकते। संभवतः उसे अपनी वंश परंपरा को मुक्त कराने के लिए उच्च लोक तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उस समय उसकी शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि होगी और वह ऊपरी क्षेत्र में शीर्ष विलक्षण प्रतिभा के स्तर तक पहुंच जाएगा। धमाका। तभी सामने वाले कमरे से एक तेज आवाज सुनाई दी। सूर्य और ची याओ ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में घोर सदमा झलक रहा था। सामने वाला मुख्य कमरा नागलोक चैन का कमरा है। सूर्य जांच करने के लिए दौड़ी, लेकिन ची याओ ने उसे भी तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसका शरीर पलक झपकते ही प्रकट हुआ और उसकी खूबसूरत आंखों में प्रकाश की एक चमक दिखाई दी। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे सभी स्तब्ध रह गए। नागलोक चैन पालथी मारकर आंखें बंद करके बैठे थे और उनके चारों ओर अलौकिक अमर ऊर्जा व्याप्त थी। प्राचीन और रहस्यमय प्रतीक आपस में गूंथे हुए थे, जो एक चकाचौंध भरी रोशनी बिखेर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे साधना कर रहे किसी प्राचीन संत की होती है। आकाश में दिव्य दाव ने आशीर्वाद प्रदान किया और प्रकाश की धाराएं नीचे की ओर बहने लगी, एक के बाद एक दिव्य किरण, जैसे तारे बदलते और ड्रैगन में रूपांतरित होते जा रहे हों। फीनिक्स के प्रेत आपस में गूंथे हुए हैं। ये स्पष्ट रूप से स्वर्गीय दाव, ड्रैगन से प्राप्त सर्वोच्च आशीर्वाद है। फीनिक्स सौभाग्य लेकर आता है। ये कैसे संभव है? ची याओ ने अपने होंठ ढक दिए। उसकी खूबसूरत फीनिक्स जैसी आंखें विश्वास से भर गई। ये वास्तव में साधना से जुड़ी एक घटना है। क्या यह बच्चा दिव्य पदवी की साधना कर रहा है? कीर्ति की तकनीक। सूर्य चुप हो गए और याओची को गहरी नजरों से देखने लगी। क्या आपने अभी यह नहीं कहा कि निम्न लोक में दिव्य पद प्राप्त करना संभव है? क्या ये कोई कीर्ति की तकनीक है? तो फिर यह क्या है? ये देखकर कि नागलोक चैन को कोई चोट नहीं आई है, वे दोनों वापस कमरे में चले गए। हाँ, मुझे कहना पड़ेगा, इस बच्चे की किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। इसे तो डिवाइन रैंक भी मिल गई। इसमें सब कुछ है, साधना तकनीकें। ची याओ ने अंदर आते ही शर्माते हुए हल्की सी हंसी हंस दी। यहाँ तक कि उसे भी यह स्वीकार करना पड़ा कि निचले लोक में पहुंचने के बाद वह उस बच्चे से लगातार चकित रहती थी। उसे तो यह भी शक था कि नागलोक चैन वास्तव में निचले लोक में छुट्टियां मना रहा था, लेकिन अपनी पहचान छिपा रहा था। ची सचमुच एक सम्राट, दैवीय पदवी भी। उनके पास तो साधना की तकनीक भी नहीं है, लेकिन मेरे पति के पास पर्पल मेंशन है। सूर्य ने थोड़ी सी तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, फिर उसकी आंखों में प्रशंसा का भाव झलक उठा। जब ची याओ को पता चला कि उसे नीचा दिखाया जा रहा है, तो वह खुद का बचाव करने के लिए कुछ भी नहीं सोच पाए। उसे इस बात पर कुछ संदेह था कि क्या वह वास्तव में निम्नलोक में आई है। डॉट डॉट डॉट। अध्याय 41 नेवान स्पिरिट टैबलेट का रहस्य। अध्याय 41 नेवान स्पिरिट टैबलेट का रहस्य। काफी देर बाद नागलोक चैन ने अपनी आंखें खोली और उनके भीतर एक आकाशगंगा विकसित हुई और उनकी आभा लगातार बढ़ती रही। एक उत्कृष्ट जीवित से यही उम्मीद थी। साधना तकनीक जो उनके द्वारा पहले विकसित की गई स्वर्ग श्रेणी से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। कीर्ति की तकनीक कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ये स्वर्ग और पृथ्वी की तुलना करने जैसा है। महज एक रात में उसने पर्पल मेंशन रील में अपना एक पंथ स्थापित कर लिया। एक अपनी साधना के स्तर को दबा रहा था। अगर वह चाहता तो पल भर में महान शक्ति के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। पर्पल मेंशन क्षेत्र हमेशा से एक आधारभूत चरण रहा है। कुछ प्रतिभाशाली शिष्य साधना की गति बढ़ाने के चक्कर में पर्पल मेंशन क्षेत्र को जल्दी से पार कर लेते हैं और उनका भविष्य में आगे न बढ़ पाना नीति मात्र होता है। कुछ विलक्षण प्रतिभावान लोग पर्पल मेंशन क्षेत्र में अद्वितीय आधारशिला रखते हैं, जो भविष्य में अपने साथियों के बीच अजय बनने की मजबूत नींव रखते हैं। ऐसे विलक्षण प्रतिभावान लोग आमतौर पर भविष्य में बहुत आगे बढ़ते हैं और मूल रूप से जुआनिटियन डोमेन में प्रसिद्ध शक्तिशाली व्यक्ति इसी प्रकार के होते हैं। इसलिए नागलोक चैन भी ऐसा ही करने का इरादा रखता है और पर्पल मेंशन दायरे में एक अद्वितीय सुपर फाउंडेशन का निर्माण करना चाहता है। यदि वह भविष्य में इसे अपने 2 शिष्यों के साथ मिला ले तो दुनिया का कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इस 9 स्वर्गों के गुप्त क्षेत्र में जहां तक उसे पता है होंगमेंग दावफल नामक एक वस्तु है। ये वस्तु अत्यंत दिव्य है। ये वो दावफल है जो होंगमेंग प्राचीन वृक्ष के युगों तक बढ़ने के बाद ही उत्पन्न हो सकता है। इस फल का सेवन न केवल अस्थि मज्जा और हड्डियों को शुद्ध करता है, बल्कि बोध क्षमता को भी दिव्य स्तर तक बढ़ाता है। किंवदंती है कि सिखाने वाले कुछ लोग एक अत्यंत भयानक लोक में पहुंच गए और उन्होंने सम्राट के पौराणिक मार्ग पर भी विजय प्राप्त की। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि सिखाने से अमरता प्राप्त हो जाती है, जिससे कई भयानक और शक्तिशाली प्राचीन राक्षस के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए आकर्षित हुए और यह प्रतियोगिता अत्यंत भयंकर हो गई।
सौभाग्यवश हॉन्गवेंग दाओ फल नौस्वर गुप्त क्षेत्र में था। गुप्त क्षेत्र में कुछ प्रतिबंध होते हैं और यह आमतौर पर केवल विलक्षण प्रतिभा वाले किशोरों के लिए खुला होता है, जिसने ननगोन चेन को एक शानदार अवसर प्रदान किया। वो इस बार हॉन्गवेंग दाओ फल जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसे कोई नहीं रोक सकता। ये सोचते ही उसकी निगाहें और गहरी हो गई। उसके काले बाल बेतहाशा होने लगे और वह द्वितीय आत्मविश्वास से भर उठा। रोल, नागोंग चेन ने धीरे से पुकारा। अगले ही पल एक बेहद भयावह हवा वाला एक बुरा व्यक्ति उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। वह कोई और नहीं बल्कि उसका रक्षक मूशा नहीं था। सु ऑक्यान अब कैसी है? नीचे वाले लोग कड़ी निगरानी रख रहे हैं। युवा स्वामी के निर्देशों के अनुसार उन्हें आगामी 9 स्वर्ग गुप्त क्षेत्र की बैठक के बारे में पता चल चुका है और वे रवाना हो चुके हैं। उनके 2 दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। वो रोड ने दाव को आदरपूर्वक संबोधित किया। उसे यह महसूस हो रहा था कि नागोंग चेन पहले से कहीं अधिक मजबूत और दबंग हो गया था और उसके व्यक्तित्व से एक ऐसे स्वामी का आभास निकल रहा था जिससे उसे सीधे उसकी ओर देखने में भी डर लग रहा था। नागोंग चेन ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में चमक दे और फिर हाथ के इशारे से वो रोड की आकृति पल भर में गायब हो गई, मानो वो कभी वहां था ही नहीं। बहुत बढ़िया, मेरे प्यास की पत्तियां आखिरकार उगने लगी हैं। उसने सु ऑक्यान को इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसने अपनी 2 आंखों से देखा था कि सु ऑक्यान की किस्मत में अभी भी चमक की एक आखिरी किरण बाकी थी और वह पहले से भी अधिक चमक रही थी। शायद यही आखिरी किस्मत थी जो स्वर्ग ने उसे दी थी। इसलिए उसने सु ऑक्यान को सूचित करने की योजना बनाई, उसे 9 स्वर्गों के गुप्त क्षेत्र में लुभाने का इरादा रखते हुए, ताकि उसे वहां खजाना खोजने वाला बनाया जा सके। 9 स्वर्गों का गुप्त क्षेत्र प्रचुर अवसरों से भरा है, लेकिन साथ ही खतरों से भी भरपूर है। अगर खजाना खोजने वाला चूहा सु ऑक्यान यहाँ होता तो कुछ मुसीबतें टल जाती। नागोंग चेन ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और त्यानिवान स्पिरिट टैबलेट निकाल ली। फिर उसकी हथेली में एक छोटी दूध या सफेद रंग की पत्थर की शिला प्रकट हुई। ये काफी छोटा दिखता है, मुझे आश्चर्य है कि इसमें किस तरह का असाधारण अवसर छिपा है। नागोंग चेन ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने अपनी उंगली से झटका दिया और चमकीले लाल रंग की खून की एक बूंद गिरी। पल भर में त्यानिवान स्पिरिट टैबलेट से सफेद रोशनी की एक तेज किरण निकली और नागोंग चेन के दिमाग में एक गहरी स्मृति प्रकट हुई। एक लंबे समय यादों को आत्मसात करने के बाद नागोंग चेन की आंखों में अचानक एहसास का भाव दिखाई दिया। पता चला है कि त्यानिवान स्पिरिट टैबलेट एक दिव्य कलाकृति है जो साधना में सहायता करती है। इसमें एक लघु जगत समाहित है जो बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके उसे अमरता प्राप्ति के अमृत में परिवर्तित कर सकता है। यह हमारा आध्यात्मिक द्रव अत्यंत शक्तिशाली है जो स्वर्ग को भी चुनौती देने में सक्षम है। जब इसका प्रयोग किसी साधन पर किया जाता है तो इस साधना प्रक्रिया को तीव्र कर देता है। भले ही आप एक साधारण व्यक्ति हो, इस अमर आध्यात्मिक द्रव के आशीर्वाद से आप अद्वितीय प्रतिभावान बन सकते हैं। नागोंग चेन को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि अगर वह त्यानिवान स्पिरिट टैबलेट की छोटी दुनिया में आध्यात्मिक पौधों की खेती करे तो विकास की गति तेज हो जाएगी और अनगिनत बहुमूल्य औषधियां बड़ी मात्रा में पैदा की जा सकेंगी। यहाँ तक कि कुछ प्राचीन दिव्य औषधियां और शाही औषधियां भी बनाई जा सकेंगी। बहुत बढ़िया। इस समय नागोंग चेन के मन में केवल 2 शब्द थे। ये किसी व्यक्ति की शक्ति को बढ़ा सकता है और उसे आध्यात्मिक औषधि बेचकर लाभ कमाने में सक्षम बना सकता है। यदि ये किसी आम कार्यकर्ता के हाथ लग जाए तो इससे भाग्य में एक और नाटकीय बदलाव आ सकता है। नागोंग चेन को कुछ सूझा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। ऐसा लगता है कि त्यानिवान अकादमी की उनकी यात्रा से उन्हें काफी अवसर मिले हैं और वे इससे बहुत संतुष्ट हैं। उन्होंने न केवल संत स्तर की शक्ति प्राप्त की बल्कि उन्होंने सर्वोच्च खजाना त्यानिवान स्पिरिट टैबलेट भी हासिल कर लिया। ये सब सु ऑक्यान की कृपा से संभव हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि इस बार दाव नौस्वर गुप्त लोक में मेरे लिए क्या आश्चर्य लेकर आएगा। नागोंग चेन ने दूर तक अर्थपूर्ण निगाहों से देखा। डॉट 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 महान झोह राजवंश महल के अंदर। क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें आज यहाँ क्यों बुलाया है? महान झोह राजा ने नीचे घुटनों के बल बैठी लड़की की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें उदासीन थी और उसका लहजा तिरस्कारपूर्ण था, मानो वह किसी नौकर को आदेश दे रहा हो। ये सुनकर नीचे घुटनों के बल बैठी लड़की ने भावहीन होकर अपना सिर उठाया और शांत स्वर में कहा, मुझे नहीं पता। उसने एक लंबी काली पोशाक पहनी हुई थी, उसके चेहरे की बनावट बेहद खूबसूरत थी और वह बेहद आकर्षक लग रही थी। उसकी आभा बहुत ठंडी थी और उसकी आंखें मृत सागर की तरह काली थी जिनमें प्रकाश का कोई अंश नहीं था। अगर कोई इस दृश्य को अभी देख ले तो वह निश्चित रूप से पूरी तरह से स्तब्ध रह जाएगा, क्योंकि काली पोशाक वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि झोहवाना है, जो महान झोह की 7वीं राजकुमारी और महान झोह की 4 सुंदरियों में से एक है। अब जब तुम रक्तदानव बुढ़िया की शिष्या बन गई हो तो तुम्हारी हत्या करने की कला और भी निपुण हो गई है। बुरा नहीं, तुम्हारी मरी हुई निकम्मी मां से भी बेहतर। महान झोह राजा ने उसे ध्यान से देखा, फिर अचानक दाव की प्रशंसा की। उनके चाल जैसे चेहरे पर एक मुस्कान कर दी जो वातावरण में काफी रहस्यमय लग रही थी। ये सुनकर झोहवाना की काली आंखों में हत्या करने के इरादे की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उसने इसे अच्छी तरह से छिपा लिया। प्रशंसा के लिए धन्यवाद पिताजी। उसकी आवाज में अभी भी ठंडक थी। अगर वह नशे के प्रभाव में न होती तो वह अपने सामने खड़े इस तथाकथित पिता का सिर तुरंत काट देती और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती।